नमस्कार दोस्तों। सॉरी, थोड़ा डॉग्स को लेके चला गया था वेट के पास में, उसको इंजेक्शन लगवाने का था, इसलिए डिले हो गया। सॉरी फॉर द डिले। जय भारती साहब, आपका मैसेज मिला था, दादा का भी मैसेज मिला था। अब हम स्ट्रीम शुरू करते हैं, और स्ट्रीम शुरू करने से पहले मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप ज्वाइन कर लो। अचानक से वेट का फोन आ गया था कि आज आपका 11:30 पे अपॉइंटमेंट है, इसके लिए वहां निकल गया था। ये मैंने स्ट्रीम का लिंक दे दिया है, इसको शो भी कर देता हूँ। आ जाइए। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज पार्टीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जय भारती साहब, नमस्कार। जय भारती साहब, नमस्कार। प्रणाम दादा। अनम्यूट कर रहा था। कैसे हैं आप? अरे 11:30 पे वेट का फोन आ गया था कि आज डॉग्स को लेके आना है, उनका इंजेक्शन लगवाने के लिए लेप्टो और क्या क्या वो कुछ था उसका, इसलिए मैं निकल गया, उधर चला गया था। तो अभी लौट के आया, नहीं मैंने कहा दादा, चलो ठीक है, आधा घंटा डिले हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो भी दादाजी पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर है, उनका भी हम्म। चाहिए वो, तो ठीक है। मैं म्यूट करता हूँ। मैं 2 मिनट ब्रेक पे हूँ। आप एम दादा के नीचे मैं सुन रहा हूँ, और फिर मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। मैं सिर्फ म्यूट पे हूँ अभी। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो मदरलैंड है उसको इन लोगों ने 1947 की 14-15 तारीख को पार्टीशन कर दिया था। अब वो पार्टीशन क्यों हुआ था, उसमें हम लोगों ने पिछले एपिसोड में काफी कुछ डिस्कस किया है। आज मैं एक आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, और अगर सुनी भी है तो उसके बारे में बताइए। मजूमदार दादा, ज्वाइन करो, आ जाओ। नमस्कार। तो सॉरी, मैं बताया कि वो डॉक्टर के नो पास चला इश्यूज एट गया। ऑल सर, मैं सुना हूँ सर, नो इश्यूज एट ऑल। मैं भी कुत्ता पाला था पहले, तो प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं इस तरह के। फैमिली मेंबर ही है वो भी, हाँ, जरूरी था, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, इट वाज अनशेड्यूल्ड। उन्होंने मतलब पिछली बार हम लेके गए थे तो उन्होंने बोला कि आज हम लोग ज्यादा बिजी हैं, ज्यादा वहाँ पर पेशेंट्स हैं, तो हम बाद में बताते हैं। तो आज मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास फोन आया कि 11:30 पे आ जाओ, तो लेके चला गया था वहाँ पे। नहीं सर, मौका मिल गया, दिखा दिया, अच्छा हुआ सर। ये तो किसी इंडिया को में जाना लेप्टो ही। नहीं लगता है। मेरा जो डॉग है ना, वो मैं इंडिया से लेकर के आया था, वो जी 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 लेप्टोस्पिरेस का यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगता है। जी जी जी। तो इसीलिए पहली बार उसका लेप्टो लगाने का था, तो उनसे थोड़ा सा लगी थी भाई, किसका क्या आफ्टर इफेक्ट होंगे, कैसा होगा, ये है वो है। जी जी जी। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, दर्शक लोग थोड़ा सा लिखें, वीपी मेनन का नाम सुना है? दर्शक लोग बताएं, हम लोगों ने तो सुना है, वीपी मेनन कौन थे? थोड़ा कमेंट करके बताएं तो। कोई लिख रहा है? नहीं, नहीं कोई मिल नहीं रही। लिख रहा सर, कोई नहीं लिख रहा सर। होगा ही नहीं, कोई लिखेगा क्या है तो। एनीवे, ये भाई साहब हमारे पार्टीशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, जी और इनके बारे में मैं एक डॉक्यूमेंट है उसको शेयर करता हूँ। ये गार्जियन का डॉक्यूमेंट है, जिसमें कुछ छपा था, और पता नहीं कितनी पब्लिक को मालूम है या नहीं मालूम है, बट दिस इज वर्थ रीडिंग, एंड it will disclose many things which are hidden from the public, like
थोड़ा दिखा? जी सर, आ गया सर, आ गया सर. Now I wish you read this. क्या है ये? Yes sir. यहाँ से Lord, पढ़िए तो ये जो इंडिया से है ना, यहाँ से पढ़िए तो कैसे ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके बारे में बोल रहे हैं ये पार्टीशन इन कलर. पढ़ रहा हूँ सर. पढ़िए India तो. was the jewel in the crown. India 1947. Partition in cover channel 4 begins with these words. 2. But the tone of this taut and enraging two-parter is different, and not just because the archive footage has been colorized for the first time. More than color, it's saturated with clear-eyed truth, particularly the dignified rage born out of 75 years of seeing one's painful history co-opted, misrepresented and silenced. Using film, photo, and oral testimony that will break your heart, private documents that will fill it with anger, and stellar contributors as well as it as some unnecessary reconstructions. India 1947 Partition in color tears through the year leading up to one of the greatest catastrophes of the 20th century. On 20th February 1947, 6 months before partition, Very we see important. Viewers we should see note Brit- this. 20th February 1947 is very important. हाँ. On 20th February 1947, 6 months before partition, we see Britain appoint Lord Mountbatten as last Viceroy of India. On 6th May 1947, with 3 months to go, Mountbatten's Plan Balkan is approved in London. Plan Despite Balkan. not to break up the country, is approved in London despite not being discussed with any Indian leaders, namely Jawaharlal Nehru and Muhammad Ali Jinnah. The on-screen countdown is claustrophobic. फोन रिसीव कर लो, मैं पढ़ता हूँ. फोन रिसीव कर लो. On screen countdown is claustrophobic. हाँ, पढ़ो ठीक है, पढ़ो. And stressful, rightly so. We are talking about a tiny band of men who carved up one of the most diverse parts of the world in weeks, a roll of the dice that unleashed a tragedy in which 1 million Indians were killed and about 15 million were uprooted, although many estimates are closer to 17, even 20 million. Refreshingly, most of the talking heads are Indians and Pakistanis, professors, historians and authors, as well as Lakshman Menon, the silver-tongued grandson of V.P. Menon, Mountbatten's chief aide. Important. Mountbatten Chief aide. Correct, sir. All are unsparing in their assessment. Take the Stanford professor Priya Satia on the fact that it took the British governor in Bengal 5 days to deploy troops to quell the surge of violence sweeping through Calcutta, now Kolkata, in August 1946. It shows the lack of value of Indian life, she says. It's racist. Or Shruti Kapila, professor of Indian history at Cambridge, who points out that the bloodbath that ensued between Hindu and Muslim neighbors originated in the British colonial policy of divide and rule. Literally, the Indians are set free to kill each other, she says, without the British taking any responsibility for the civil war unleashed by their policies. As for Mountbatten's snap decision to create two new countries with different identities in just 10 weeks, broadcaster Anita Anand says, it sounds insane because it is insane. There are revelations which came to be known as the Mountbatten Plan. Very important. Very important. Wasn't his at all. It was V.P. Menon who hastily came up with the idea to transfer power to two countries rather than a dozen or more provincial governments. In point of fact, Lakshman Menon says Mountbatten had absolutely nothing to do with it at all. V.P. Menon was offered the highest level of knighthood in Mountbatten's last honours list. My grandfather very politely declined it, Lakshman says, his eyes glistening. He later on told his daughter-in-law, my mother, how can I accept a knighthood for being the man who caused the partition of my country?
In a tragedy this vast, as one contributor puts it, there is plenty of blame and trauma to go around. But there is the messy, politically expedient relationship between Mountbatten, his wife Edwina, and Nehru, the charismatic Indian National Congress leader with whom she was rumored to having an affair. Andrew Lowney, author of The Mountbattens, Their Lives and Loves, presents it as a fact, backed by the Nehru diaries. He says, he also says, they may have been a throuple, three people. Mountbatten and Nehru were attracted to each other on a romantic level. In any case, it's a widely inappropriate. It was widely inappropriate considering Mountbatten's impartial role. While it took him 2 weeks to meet with Nehru's great rival Jinnah, the head of the Muslim League, he met with Nehru immediately. They got on famously. After all, Nehru, who was steeped in English education, is ironically regarded as the last Englishman to have ruled over India, and both men sought a united India, whereas Jinnah, in the aftermath of the Second World War, demanded a homeland for the Indian Muslim minority to protect their lives. In a top secret memo, Mountbatten admits in taking advantage of my friendship with Nehru to ask his personal opinion of the new draft. A draft he showed to Nehru, but not to Jinnah, whom he described as a psychopathic case. The historian Adil Hussain says he has never seen a historical figure called a madman so frequently, though when you look at Jinnah's demands, they are rational and sober. The second part of 1947, Partition in Color, which covers the borderline drawn by Cyril Radcliff, a man who had never visited India, uses details from the unpublished memoirs of his private secretary, Christopher Beaumont. Vada emphasize again. The Cyril second part, he was an advocate, never visited. and he never visited India, and he was tasked to divide the India and Pakistan like. The second part of India, 1947, Partition in Color, which covers the borderline drawn by Cyril Radcliffe, a man who never visited India, uses details from an unpublished memoirs of his private secretary, Christopher Beaumont. The first part includes excerpts from Mountbatten's diaries and letters, which were saved for the nation in 2010. Yet, there are further documents, the publication of which was blocked last year by the Cabinet Office. This is how sensitive partition remains 75 years on. Sometimes, a documentary's greatest power is to remind us of how much we still do not know. That's it. Now, Yes, sir. Let viewer understand that VP Menon and Jawaharlal Nehru had vested interest. Correct. And they have provided the draft plan to Lord Mountbatten, who was very much interested to go back to London as soon as possible. Right. Now, let us see another plan. This has been printed on February 3rd, 2020 in print. Now, print is Shekhar Gupta. So we are not going to refer anything out of the context, but only those things which are available on the net, and the viewer can go and verify that what we are saying here is truth and absolute truth, nothing else. Correct, sir. So we are digging into the grave to find out the real reason of partition and real agony of 10 to 15 to 20 millions who have migrated and lost their life. Like, and knew nothing in advance. Yes, they were not unaware. Yes, they knew nothing. Mountbatten planned to partition India into many countries. Then VP Menon stepped in. India's future had been decided in a matter of 3 hours, between 7 a.m. and 10:30 p.m. by Nehru, Mountbatten. And it was VP Menon who drew up a draft. This is very important, sir. Viewers, you may not like what we are discussing, but the thing is, this is
very important aspect of history which every youth of India should know. He is VP Menon. दादा पढ़ो. Nehru was only shown Plan Balkan before he went to bed that night. What he read horrified him. According to Plan Balkan, India would not be partitioned into two countries, but vivisected into dozens of countries. Each province would have the right to secede. Each princely state the right to become independent. उफ, कितना बड़ा बदमाशी है. बाप रे. जय भारती साहब फ्री हो गए, थोड़ा कमेंट मारे इसके बारे में, आगे पढ़ते हैं. The map of India would have looked like a moth-eaten piece of cloth with holes all around. Had this fructified, this plan, then the map of India would have looked like it has been eaten in many places with holes. At about midnight, Krishna, हाँ पढ़ो तो ये. At about midnight, Krishna Menon's bedroom door burst open to admit Nehru, beside himself with rage and consternation. Menon was kept up until 4 o'clock that morning, while a distraught Nehru paced the floor, tearing the document verbally to shreds. But why? Asked Philip Ziegler, was it ever imagined that Nehru would ever accept the original plan when the new one gave him so much angst? There are so many versions of the story that the truth remains in question even today. In Ziegler's telling of the tale, VP's role is so minimal as to be expunged altogether. The credit is given instead to Mountbatten's resilient nature, which saw him shredding only a most cursory tear for all the spilt milk around him before he settled down to seeking a new and more satisfactory solution. As Mountbatten's authorized biographer, Ziegler's account has done much to solidify a version put about by the Viceroy himself. In any interview, recording, or archived source to which he has lent either his voice or his words, Mountbatten insisted that India's freedom could not have been gained without his hunch and without coming up with an alternative plan on his own. In the process, V.P. Menon's part in this drama, not the least of which is his role in presenting a successful alternative plan for India's future, has been relegated to a footnote in history. The reality was very different. In his official narrative, V.P. Menon tactfully suggests that Mountbatten showed Nehru the revised Plan Balkan because he had seen for himself the advantages of the V.P. Menon plan. That, he suggests, was the rationale behind the hunch. He was not wrong. However, the Viceroy had put his constitutional adviser in a disastrous position. Nehru was always high-strung and had predictably lost his temper at seeing a wholly different plan to the one that had been discussed with him just that morning. By not allowing VP to mention Plan Balkan's existence and by giving Nehru the wrong idea from the start, Mountbatten had trapped his constitutional adviser in such a position as to portray him as an untrustworthy liar. His reaction at the moment was laconically termed the Nehru bombshell by the Viceroy and others, including Ismay, who referred to Jawaharlal's reaction in vivid terms, saying that the future Prime Minister had blown up in fury. Mountbatten received an incendiary missive, means a note, from Nehru on the morning of 11th May. A harsh note. The Balkan plan was frightening implications for India, wrote Nehru. The present proposals virtually scrapped the Constituent Assembly and deprived the Assembly of its essential character, he wrote. Having dispatched this to Mountbatten to read over breakfast, Nehru sent for VP, completely unaware that Mountbatten had showed the Prime Minister the revised version of the Plan Balkan. VP arrived at the Viceregal Lodge at 8 a.m. and was promptly blindsided by Jawaharlal, who stormed around the study. The whole approach of this plan was wrong, Nehru raged.
How could anyone cut India into pieces like this? How can you blame Pandit ji, tell me? VP asked Hodgson years later, his voice quietly resigned. How could he believe that his constitutional advisor had never seen this plan? How could he believe that there was an alternative plan, that when an alternative plan was being argued, the same constitutional advisor had not said a word? You tell me, Harry, what would anyone think? I had to stand there and listen to him. When he could finally get a word in edgewise, BP tried to calm Nehru down. But I did not know that the plan Balkan had been shown to him, so whatever I was saying sounded unreal, and he knew it was unreal. VP was saved from further embarrassment only by the insistent ringing of the telephone in the hall. It was from the Viceregal Lodge. Mountbatten wanted to see VP at once. When I got to the Viceregal Lodge, Lady Mountbatten was there in the study, holding her husband's hand. I could see from their faces that this was disaster. Still, Mountbatten tried to brazen it out. He wasn't sorry. He had shown the plan to Jawaharlal, he said. Imagine what would have happened had he gone ahead with the conference of 17th May anyway. The question was, how did one now retrieve the situation? I told him, Sir, you have never listened to me before, but I beg of you to please listen to me now. BP repeated his plan, modifying it according to which he had heard from both Mountbatten and Nehru. He now urged the Viceroy to think about partition seriously, because it was the only way to ensure both the early demission of power and, as a result, obtain Congress approval. The only obstacle, as always, was Jinnah. Would he accept a mutilated version of his dream? I reminded Lord Mountbatten that he himself had gained the impression that Jinnah was reconciled to the idea of partition of the Punjab and Bengal, whereas the plan approved by His Majesty's government would break up the country into several units. My plan would retain the essential unity of India while allowing those areas to secede, which did not choose to remain part of it. There was nothing else Mountbatten could do, at least not in the face of the stingingly eloquent letter that Nehru had just sent him. Nehru was summoned for a mid-morning meeting, to which he arrived, still protesting violently. Mountbatten heard him out patiently, then signalled to BP. We explained to him our new plan would never meet its objections, BP remembered. But I could not tell him that Sardar approved of the bulk of it, especially partition, because Pandit ji might have thought that I was hiding things from him. Nehru listened suspiciously, but at last commented that though it sounded fine to him, he couldn't commit his colleagues to the plan without their approval. However, he said he wanted to see it in writing. All right, Mountbatten said. A draft would be ready for him to see by 6 p.m. It was at this point that a qualm struck BP. It was already lunchtime, 1:30 p.m. or thereabouts, he would recall. Nehru was leaving for Delhi at 7 p.m. that very evening. That left BP with precisely 4 hours in which to produce a draft compelling and comprehensive enough to determine the future of India and to change the history of South Asia forever. I know people have said to me that VP always had the plan ready, he told Hodgson years later. But at that time, what did I have? I had nothing. I had a few notes and some essential points scribbled on some sheets of paper. VP had worked under immense pressure before this, but this was something else. India's political future had been decided in a matter of 3 hectic hours between 7 a.m. and 10:30 a.m. that morning. But to put it in writing, Harry, that is another task altogether. कितना कम समय में 4 घंटे में हो गया सब कुछ, जी 3.5 घंटे में रादर. VP collared C. Ganeshan, his friend and stenographer, and disappeared in the direction of the government house. He had not yet eaten breakfast. He didn't have time to think of lunch. He also forgot his wife.
Kanakam had come up to Shimla as well and was staying with him at the government house. These were days in which hate mail used to arrive for VP. He never spoke of their contents and merely dismissed what must have been death threats as threatening letters. None of them survive and certainly have been destroyed by him on the spot. However, it is likely that Kanakam felt that it was necessary to keep an eye on Menoki, as she affectionately called her husband. She preferred that he inform her of any changes in his schedule or his whereabouts, which he invariably did. More than that, VP was beginning to suffer from a slight but persistent cough, and Kanakam kept a stern eye on his daily routine. She took care of his lunches, and if he was working late at office, a tiffin would always be delivered, along with a little note to remind him to take his medications. She also knew of the letters, although she took them in her stride, and in his absence, quite equably opened, read, and disposed of them as she thought of fit. With the chaos of the morning, though, VP had forgotten for the first time to call Kanakam to let her know that he had been held up at work. By the time he reached home, armed with packets of cigarettes and accompanied by Ganesan, Kanakam was, as VP politely called it, in a great huff. I didn't know whether to pacify her or to sit down and write this draft. Would he like to eat? Enquired Kanakam frostily. I said I couldn't eat. I was not hungry. Fine, his wife retorted. If he was not going to eat, she wouldn't eat either. And then she went into her room and went to sleep. However, there was no time to waste worrying about Kanakam's temper. VP sat down and began dictating from his notes. By 6 o'clock that evening, he had chain-smoked his way through nearly every packet of cigarettes that he had bought. He had a splitting migraine, and he was nearly faint with hunger and exhaustion. However, in his hand, VP held a draft, the first official draft of the terms of India's independence and the future of South Asia, the Menon Plan. There was no time to think of the enormity of what he had done. All he could think, as he stood there, was that it read passably well except for the grammar. Passably well except for the grammar, done hastily. Prepared hastily, rather. Later that evening, an exhausted VP took himself and Kanakam up to the Viceregal lodge to dine with the Mountbattens. The Viceregal couple were in an ebullient mood. Mountbatten was laughing and had regarded his buoyancy, and Edwina swept in and kissed the reticent Kanakam on both cheeks. The first thing he said to me was, VP, Nehru has accepted this plan, subject of course to the acceptance of the working committee, his colleagues and so on. This was excellent news, but VP needed, as he always did, the Sardar to sign off on it. पटेल जी का अप्रूवल चाहिए था. दादा कमेंट मारो. Sir, this thing was done in such a haste and with under so much of pressure. The original plan was to have a north-eastern India with holes all around, and the princely states were given the option to, go anywhere they pleased. As they had gained independence, sort of allowed to gain independence. So when Nehru said that this couldn't happen and he had to consult with his colleagues and all that, what is written here. So Menon was assigned only a few hours to quickly cook up a plan, hastily draft a plan in a hurried fashion, so as to, pave the way for partition in a pleasing manner to please everybody. क्या बोलते हैं सर आप? अरे दादा सेल्फ अपॉइंटेड लीड. जी सर. एम दादा सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स, ठीक है, आज भी वही पार्टी सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन ऑफ द नेशन. Anything done with haste, without thinking of the worries or the problems or the troubles which are to be faced by the public. कुछ भी ऐलान कर दें और किसी भी तरह cobble up करें कुछ भी in a hurry.
regardless of the fact that a lot of general people will go through a lot of trauma, and irreparable damage will be done in the process. These are what our leaders are, and they talk about एम the. Yes, sir. एक एक वीडियो देख रहा था इसी पार्टीशन पे, एक पंजाब से, शी मस्ट हैव बीन सिक, तो जब वो दिल्ली पहुंची, वो मस्ट बी एन ओल्डर वुमन, उसने पंजाबी बोला, जब करना ही सी ते 10 जाना सी, when you if you had to do it, I you should have been understand. gone. हाँ, वो, तो दिस इज व्हाट पीपल, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, पीपल हैड नो क्लू कि हो क्या रहा है. अरे करने वालों को भी नहीं मालूम था. ये शेखर गुप्ता जवाहरलाल नेहरू को और वीपी मेनन को बचा रहा है. द फैक्ट रिमेन्स कि अगर ऐसा हुआ था तो 3 जून को इन तीनों ने ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में, जिन्ना ने और माउंटबेटन ने और नेहरू ने क्यों फिर अनाउंस किया कि हाँ भाई ठीक है, हम मान लेते हैं इस प्लान को? ये ड्रामा क्यों? The only thing was that he wanted to become Prime Minister of India. यही मैंने पुष्पेंद्र कुलशेखर जी के उसमें सुना था कि he was so in a rush to become a prime minister. वो भी जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ के बता रहे थे कि he was such in a rush, I just want to be prime minister, और कि बस let me get on with, कि मैं भी एक वर्ल्ड लीडर हूँ. वो यूएस का भी मैं पढ़ रहा था, मैंने केम एंड मेट कैनेडी और उसकी वाइफ जैकी, वो यूएस के भी यहाँ पे आर्काइव्स में है कि ही वाज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ समथिंग लाइक ही इज समथिंग, और वो कैनेडी इसको देख रहा है कि यार ये ठीक है, इंडिया से आया है, बट ही थिंक्स ऑफ फुल ऑफ हिमसेल्फ. जैकी को पटाने के चक्कर में जयभारती साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि जिन्ना इज सफरिंग फ्रॉम टीबी एंड हिज लाइफ इज सो शॉर्ट दैट ही क्या बताऊं मैं. कल मैं पढ़ रहा था कहीं पर, अभी चलो ठीक है, आप पहले थोड़ा सा इसको पढ़ो फिर बताता हूँ. So distressing it is. Vallabhbhai Patel, Sardar Vallabhbhai Patel, the man who shaped India. Iron Man. Sardar Patel's legacy far exceeds his statue in Gujarat. He fought for famine-hit farmers, brought 500 princely states together. चल जा भाई. हाँ, और चलो. हाँ, ये जी. Vallabhbhai Jhaverbhai Patel, popularly known as Sardar Patel, was a freedom fighter with a difference. He was a supporter of self-reliance, not independence, and he believed India would have collapsed into civil war if not for the partition. The Iron Man's legacy far exceeds his 597 feet tall statue in Gujarat. He was the man who brought 500 princely states together, giving the idea of India a definite shape. Sorry. No problem at all, sir. Patel was born on 31st of October 1975. Leave it. I'll go scrolling down. ये नहीं पढ़ना अपने को, इसकी जिंदगी नहीं बतानी है अपने को. जी. ये पढ़ो. Role in integration. Patel served as India's first deputy prime minister and home minister following independence. He played a major role in integrating over 500 princely states with the Union of India and is therefore known as the Iron Man of India. The Indian Independence Act 1947, which provides for the lapse of paramountcy of the British Crown over Indian states, gave each of the states the option to join India or Pakistan or to continue
as independent sovereign entities. Some of these princely states, such as Jammu and Kashmir and Hyderabad, were larger than a few European countries. Others comprised only a few villages. Together, they accounted for about two-fifths of Indian territory. A new State Department was set up, which was headed by Patel and had VP Menon as the secretary, with the responsibility to bring together the princely states into the Indian Union. Although some states, such as Bikaner and Baroda, were quick to join the Union, a few, including Junagadh and Hyderabad, initially declined. Patel and his team, however, managed to integrate 565 princely states with the Union. बहुत शॉर्ट में बता रहा है, कहानी तो बहुत है सर, वो मौसली वाला किताब में मिल जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? पटेल died and so at Birla House. 15th of Birla House in Bombay, aged 75 after a massive heart attack. The government of India observed state mourning for a week following his death, and he was posthumously awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna, in 1991. And even Jawaharlal Nehru refused permission to Dr. Rajendra Prasad to visit him when he died. ये है इनकी कहानी, हम इनको बहुत बड़ा मानते हैं। जय भारती साहब, जय भारती साहब। हुक्म करिए दादा। तो क्या हुक्म करूं मैं, तो मतलब कल मैं उधर मैरीलैंड चला गया था, वो वहां पर एक मेरे दामाद कनाडा से आया, उसका अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं वहां चला गया था, तो कल नहीं कर पाया आज। सर रास्ते में हाँ जरूरी है दादा, आप यहाँ आए हैं, फिर आप अपने बच्चों के साथ जो है ना कॉलेज लाइन बताइए, ये तो हम करते रहेंगे, फैमिली फर्स्ट। एक और चीज दिखाते हैं आपको, जो जिसने हमारा भविष्य तय किया है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जरूरी है, ये पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए। कोई इनके बारे में अभी कल कोई लिख रहा था, डूरन लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है भाई, रेडक्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कल कोई परसों जो लिख रहा था उसको मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई ये डूरन लाइन नहीं है, ये रेडक्लिफ लाइन है। और ये भाई साहब कौन थे, क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ छिपाया जाता है, और इट इज अवर ड्यूटी, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम लोग अपनी मर्जी से अपना वॉलंटरी जो है, हमारे पास में जितना टाइम होता है आपके साथ में स्पेयर करते हैं। तो ये मत सोचना कि हमारे को कोई सुपर चैट चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए। हाँ जी सर, प्लीज डोंट think that way. We are voluntarily doing whatever we can do for the benefit of the young generations and for the benefit of India. जिनको हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई है उसके बारे में हम काफी देर तक रिसर्च करते रहते हैं, कहाँ पर क्या होने वाला है उसको बताते हैं। पता ये पढ़ो तुम, रेडक्लिफ लाइन। जी सर, the Radcliffe line. The Radcliffe line was the boundary demarcated between the Indian and the Pakistani portions of the Punjab province and Bengal presidency of British India. It was named after Cyril Radcliff, who, as the joint chairman of the two boundary commissions of the two provinces, had the ultimate responsibility to equitably divide 175,000 square miles, which means 450,000 square kilometers of territory with 88 million people. The demarcation line was published on 17th August 1947 upon the partition of British India. Today, its western side of the line is part of the Indian-Pakistan border, while its eastern side serves as the Bangladesh-India border. Bangladesh was earlier East Pakistan. Let Correct, viewer know it. Bangladesh was 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, और मैप में दिया हुआ है सर ईस्ट पाकिस्तान।
ये ईस्ट Events- पाकिस्तान है। जी सर। हाँ, Events leading up to the Radcliffe Boundary Commissions. On 18 July 1947, the Indian Independence Act 1947 of the Parliament of the United Kingdom stipulated that British rule in India would come to an end just 1 month later, on 15th August 1947. The Act also stipulated the partition of the presidencies and provinces of British India into two new sovereign dominions, India and Pakistan. Pakistan was intended as a Muslim homeland, while India remained secular. Muslim-majority British provinces in the northwest were to become the foundation of जैसे Pakistan. दादा सेकुलर, हाँ, इंडिया secular. रिमेन सेकुलर। हाँ, आगे जी. The provinces of Balochistan, comprising 91.8% Muslim before partition, and Sindh, comprising 72.7% Muslims, and northwestern frontier province, became entirely Pakistani territory. However, two provinces did not have an overwhelmingly Muslim majority. However, two provinces did not have an overwhelmingly Muslim majority. That is, Punjab in the northwest having 55.7% Muslim population, and Bengal in the northeast having 54.4% Muslim majority. After elaborate discussions, these two provinces ended up being partitioned between India and Pakistan. जय भारती साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। जी दादा। सिंध 72.7, बलूचिस्तान 91.8। बलूचिस्तान तो अपने इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसको तो पाकिस्तान ने जबरदस्ती ले लिया था। पंजाब पंजाब और बंगाल का 50 के आसपास ही था, मतलब थोड़ा सा इधर उधर, a little over 50. The Punjab population distribution was such that there was no line that could neatly divide the Hindus, Muslims, and the Sikhs. Likewise, no line could appease both the Muslim League headed by Jinnah and the Congress led by Jawaharlal Nehru and Vallabhbhai Patel. Moreover, any division based on religious communities was sure to entail cutting through road and rail communications, irrigation schemes, electric power systems, and even individual land holdings. Poor ideas of partition. Prior ideas of partition. The idea of partitioning the provinces of Bengal and Punjab had been present since the beginning of the 20th century. Bengal had in fact been partitioned by then Viceroy Lord Curzon in 1905, along with its adjoining regions. The resulting East Bengal and Assam province, with its capital at Dhaka, had a Muslim majority, and the West Bengal province, with its capital at Calcutta, had a Hindu majority. However, this partition of Bengal was reversed in 1911 in an effort to mollify Bengali nationalism, जो बाद में खत्म ही हो गया. Proposals for partitioning Punjab had been made starting in 1908. Its proponents include the Hindu leader Bhai Parmanand, Congress leader Lala Lajpat Rai, industrialist G.D. Birla, and various Sikh leaders. After the 1940 Lahore resolution of the Muslim League demanding Pakistan, दादा एक मिनट, सॉरी आपको रोक रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर। वीवी दादा, Lala Lajpat Rai was a Congress leader. Wow. Yes, sir. ठीक है दादा, that's all. क्या हुआ, क्यों पूछा? उनको थोड़ा डाउट था। मैं लाला लाजपत, ये तो लाला लाजपत राय नहीं था जिनको he was hit on a, हाँ 1919 में जिसको मारा था साउंडर्स ने, वही है ये। हाँ सर पे लाठी लगा ना। हाँ उसके बाद ही मौत हुई उनकी। तो अच्छा, ओके। अरे सर बहुत कुछ मिलेगा आपको, मतलब यही तो है। मतलब मैं तो इतना अंदर तक घुस जाता हूँ कि जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं उसको ही दिखाता हूँ, जो पब्लिक को नहीं मालूम होगी। मतलब जो मुझे नहीं मालूम है मैं सोचता हूँ पब्लिक को नहीं मालूम होगी, इसलिए मैं वो दिखाता हूँ कि जो मुझे नहीं मालूम है। इसीलिए नहीं पढ़ाते हिस्ट्री में, या हमारी जो प्रॉपर हिस्ट्री है इसका भी कुछ ज्यादा टेक्स्ट बुक्स का पार्ट नहीं है। अब सर बी आर अम्बेडकर के बारे में सुनिए क्या बोल रहा है।
demanding Pakistan. B.R. Ambedkar wrote a 400. After the 1940 Lahore resolution of the Muslim League demanding Pakistan, B.R. Ambedkar wrote a 400-page tract titled Thoughts on Pakistan. In the tract, he discussed the boundaries of Muslim and non-Muslim regions of Punjab and Bengal. His calculations showed a Muslim majority. What business Mr. B.R. Ambedkar has got to write the fate of Punjab and Bengal? Absolutely, it's a pertinent question, sir. नहीं, that means B.R. Ambedkar would have been paid. जो B.R. Ambedkar को आज की डेट में भगवान मानते हैं, B.R. Ambedkar would have been paid by British ना to write like this. किसको करवाइए? हाँ. फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हूँ, मेजोरिटी मुस्लिम, मेजोरिटी नॉन मुस्लिम, मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बता रहे हैं ताकि पार्टीशन करने में सुविधा हो. Absolutely correct, sir. Your analysis is absolutely correct. In the tract, we discussed the boundaries of Muslim and non-Muslim regions of Punjab and Bengal. His calculations showed a Muslim majority in 16 western districts of Punjab and non-Muslim majority in 13 eastern districts. In Bengal, he showed non-Muslim majority in 15 districts. He thought the Muslims could have no objection in redrawing provincial boundaries. If they did not understand the nature of their own demand. After the breakdown of the 1945 Shimla Conference of Viceroy Lord Wavell, the idea of Pakistan began to be contemplated seriously. Sir Evan Jenkins, the private secretary of the Viceroy, later the governor of Punjab, wrote a memorandum titled Pakistan and the Punjab, where he discussed the issues surrounding the partition of Punjab. K.M. Panikkar, the then Prime Minister of Bikaner State, sent a memorandum to the Viceroy titled Next Step in India, wherein he recommended that the principle of Muslim homeland be conceded, but territorial adjustments be made to the two provinces to meet the claims of the Hindus and the Sikhs. Based on these discussions, the Viceroy sent a note on the Pakistan theory to the Secretary of... Namaskar. Namaskar, sir. We are again retracing the history. क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किसने कौन सा रोल अदा किया था. See, the involvement of so many people are coming out now. जी नमस्कार जी, मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ, मैं सुनूंगा आपको. हाँ ठीक है, जहाँ मैं रुकूंगा आपसे बात करूंगा. थैंक यू. कौन जुड़ा मेरे को आपके बैनर के पीछे है? जी मैं संदीप. हाँ संदीप बाजवा साहब. हाँ जी, सत श्री अकाल जी. जी सत श्री अकाल, प्रणाम. बस मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं बीच में सुनता रहूंगा, बीच में मैं इनपुट दे दूंगा. थैंक यू. जी सर, थैंक यू सर. So I'll read again. just a minute, wait, sorry. हाँ, पनिकर, पंजाब, पनिकर. हाँ. जी. K.M. Panikkar, the then Prime Minister of the Bikaner State, sent a memorandum to the Viceroy titled Next Step in India, wherein he recommended that the principle of Muslim homeland be conceded, but territorial adjustments be made to the two provinces to meet the claims of the Hindus and the Sikhs. Based on these discussions, the Viceroy sent a note on the Pakistan theory to the Secretary of State for India. The Viceroy informed the Secretary of State that Jinnah envisages the full provinces of Bengal and Punjab going to Pakistan with only minor adjustments, whereas Congress was expecting almost half of these provinces to remain in India. This essentially framed the problem of partition. The Secretary of State responded by directing Lord Wavell to send action. The Viceroy informed Secretary of State that Jinnah envisaged the full provinces of Bengal and Punjab going to Pakistan. And then last में क्या बोलता है? This essentially framed the problem of partition. Isn't it? What is coming out, sir? There were many people involved. Yes. You had kept this as desert for the last. और भी होंगे चीजें. So we had a different idea when we were reading in the beginning, but now the involvement of other people also coming out who knew already what was happening, who had paved the way for this partition, so to speak, sir. The Secretary of State responded by directing Lord Wavell to send actual proposals for defining
genuine Muslim areas. The task fell on VP Menon, Very the Reforms important. Commissioner. Again, Yes, very sir. important. Huh? VP Menon. Yes, the Reforms Commissioner and his colleague, Sir B.N. Rao, in the Reforms Office. That They idiot. prepared. The person who has drafted our constitution. They prepared a note called Demarcation of Pakistani Areas, where they included the three western divisions of Punjab, Rawalpindi, Multan and Lahore in Pakistan, leaving two eastern divisions of Punjab in India, Jalandhar and Delhi. However, they noted that this allocation would leave 2.2 million Sikhs in the Pakistan area and about 1.5 million in India. Excluding the Amritsar and the Gurdaspur districts of the Lahore division from Pakistan, would put a majority of Sikhs in India. Amritsar had a non-Muslim majority and Gurdaspur a marginal Muslim majority. To compensate for the exclusion of the Gurdaspur district, they included the entire Dinajpur district in the eastern zone of Pakistan, मतलब Bengal part. Which similarly had a, कर दो भाई, क्या करके रखा आदमी मरे जो हो. They were tossing like shit. हाँ, पढ़ो. Which similarly had a marginal Muslim majority. However, receiving comments from John Thorne, member of the Executive Council in charge of Home Affairs, Wavell forwarded the proposal to the Secretary of State. He justified the exclusion of the Amritsar district because of its sacredness to the Sikhs, and that of Gurdaspur district because it still had to go with Amritsar for geographical reasons. The Secretary of State एक मिनट. Let us take comment of अपना क्या बोलते हैं, जय भारती जी. जय भारती साहब, दादा, योर वैल्यूएबल कमेंट. अमृतसर में अगर गोल्डन टेम्पल नहीं होता था तो इट हैड टू बी इन पाकिस्तान. ये तो फिर बिल्कुल आर्म्स लेंथ पे होता पाकिस्तान बॉर्डर. फिर तो यही कह रहा है ना, ये देखो क्या कह रहा है. जो मर्जी किया है. The Secretary of State commended the proposal and forwarded it to the Indian-Burma Committee, saying, I do not think that any better division than the one the Viceroy proposes is likely to be found. Sikhs' concerns. The Sikh leader, Master Tara Singh, could see that any division of Punjab would leave the Sikhs divided between Pakistan and Hindustan. He espoused the doctrine of self-reliance, opposed the partition of India, and called for independence on the grounds. भारती साहब पढ़ो, मास्टर तारा सिंह ने क्या बोला था. मास्टर तारा सिंह opposed the idea. He espoused the doctrine of self-reliance, opposed the partition of India, and called for independence on the grounds that no single religious community should control Punjab. Other Sikhs argued that just as Muslims feared Hindu domination, the Sikhs also feared Muslim domination. Sikhs warned the British government that the morale of Sikh troops in the British army would be affected if Pakistan was forced on them. Gyani Kartar Singh drafted a scheme of a separate Sikh state if India was to be divided. Stop. Now, खालिस्तान का आइडिया कहाँ से आया? यहीं से सर, यहीं से. तो अमृतपाल सिंह जो बोल रहा है या जो जनरल सिंह मंडर वाले बोलते थे, वो इनको फॉलो करते थे ना. जी. During the partition development. During the partition developments, एक मिनट दादा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ. नो प्रॉब्लम सर. तो दादा चलो हाइपोथेटिकली बात करते हैं. अभी संदीप अपना बात सुन रहे हैं, तो अगर इस थॉट को एंटरटेन किया जाता कि पंजाब शुड हैव बीन गवर्न्ड बाय सिख देमसेल्फ, ठीक है, तो क्या मास्टर तारा सिंह का इसमें लिखा नहीं? क्या उनका कोई फियर था कि हम भी हिंदू मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे? जिन्होंने तो कह दिया था कि वी कांट लिव विद मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी, ठीक है. क्या सिक्स का भी कोई ऐसे अप्रेजन था? कहीं ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. पता क्या था, उनका ये आइडिया ये था कि अगर मुसलमान कह रहे हैं, अगर सिख भी कहेंगे तो शायद मुसलमान ना कहें, तो मे बी पंजाब की डिवीजन ना हो. और एक सेकंड बाद आपको एक और बताऊं, जो ये कह रहे हैं ना कि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजोरिटी है,
इसमें वास्ट मेजोरिटी लोग हैं वो कादियानी अहमदिया मिर्जा है, मिर्जाई मुसलमान है, क्योंकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में मिर्जाई मुसलमानों की ही मेन जगह है। तो आज के दिन 2023 में उन्हें मुसलमान नहीं मानते। हाँ, ये तो है, ये पाकिस्तान में भी मार खा रहे हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। आगे चलो। ड्यूरिंग द पार्टीशन डेवलपमेंट, during the partition developments, Jinnah offered Sikhs to live in Pakistan with safeguards for their rights. Sikhs refused because they opposed the concept of Pakistan, and also because they did not want to become a small minority within the Muslim majority. Veer Singh Bhatti distributed pamphlets for the creation of a separate Sikh state called Khalistan. Master Tara Singh wanted the right for an independent Khalistan to federate with either Hindustan or Pakistan. However, the Sikh state being proposed was for an area where neither religion was in absolute majority. Negotiations for the independent Sikh state had commenced at the end of the World War II, and the British initially agreed, but the Sikhs withdrew this demand after pressure from Indian nationalists. The proposal of the cabinet mission plan had seriously jolted the Sikhs, because while both the Congress and League could be satisfied, the Sikhs saw nothing in it for themselves, as they would be subjected to a Muslim majority. Master Tara Singh protested this to Pathik Lawrence on 5th May. By early September, the Sikh leaders accepted both the long-term and interim proposals despite the earlier rejection. The Sikhs attached themselves to the Indian state with the promise of religious and cultural autonomy. जयभारती साहब, कमेंट। दादा यही दादा, आवाज ही नहीं निकल रही, क्या बोले अब? ये हिस्टोरिकल मतलब देखिए, जो यही ऑटोनॉमी की बात थी ना, इसी को पकड़ के ही तो बाद में 1966 में पंजाब को मुस्लिम सिख मेजोरिटी स्टेट बना दिया। नहीं तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तो आज भी पंजाबी कहलाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई मीन, चलो, व्हाटएवर द केस, बट पंजाब की पार्टीशन वाज इतनी इजी नहीं थी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। सब जगह पे लोग बिखरे हुए थे, और जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, दे वर मोस्टली बिजनेसमैन या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट, जज, जमींदार, और सब बिग ऑफिसेज में, और हर जगह पे थे। बाकी मुस्लिम से एक जगह पे कंसंट्रेटेड थे ना, क्योंकि उनको ज्यादातर लेबर क्लास है, या कभी कभी कोई जिम्मेदार हो गया। ये तो गेटो बना के रहते हैं ना, गेटो बना के रह रहे थे। हाँ जी। अरे दादा, मेरे दादाजी ने और नाना जी ने बिल्कुल अच्छा किया कि वहां से निकल गए। अगर बच भी जाते ना, तो कोई ना एजुकेशन मिलती ना कुछ मिलती, अगर बच भी जाते तो। नहीं, पेशावर में हिंदू तो अभी भी 8-10 साल पहले कोई वीडियोस देखे थे, एक लड़की कह रही थी बड़ी तशद्दुद है। तो मुझे पता है तशद्दुद का मतलब क्या होता है। तो पेशावर से, मतलब पेशावर में ये 8-10 साल पहले का वीडियो है। एक फैमिली उतरी रेलवे स्टेशन पे, वो मतलब अभी भी हिंदू हैं पेशावर में अभी भी। जयभारती जी, अभी पिछले हफ्ते एक डॉक्टर था, उसको मार दिया उन्होंने। पेशावर में लोगों का फ्री में इलाज कर रहा था, सरदार डॉक्टर। हाँ जी, ठीक है। दयाल हाँ जी, और एक आदमी को मारा गया, और एक आदमी कराची में मारा, एक और हिंदू को मारा है वहां पर। जी। आई मीन, अभी 2023 में भी ये कुछ हो रहा है, इमेजिन। In March 1946, the British government sent a cabinet mission to India to find a solution to resolve the conflicting demands of Congress and the Muslim League. Congress agreed to allow Pakistan to be formed with genuine Muslim areas. The Sikh leaders asked for a Sikh state with Ambala, Jalandhar, Lahore divisions, with some districts from the Multan division, which, however, did not meet the cabinet delegates' agreement. In discussions with Jinnah, the cabinet mission offered either a smaller Pakistan with all the Muslim majority districts except Gurdaspur, or a larger Pakistan under the sovereignty of the Indian Union. The cabinet mission came close to success with its proposal for an Indian Union under a federal scheme, but it fell apart in the end because of Nehru's opposition
to a heavily decentralized India. Very important, हाँ? जी सर, जी सर. कैबिनेट मिशन वाज एग्रीइंग दैट हम एक फेडरल बना देते हैं, फेडरल टाइप जैसे अमेरिका में है, लेकिन नेहरू ने नहीं, नेहरू को तो प्राइम मिनिस्टर बनना था ना, तो नेहरू हाँ, ने उसको उसको कंट्रोल भी चाहिए था पूरा. हाँ. और Now देखो see, नेहरू का कितने 10 साल रहा इंग्लैंड में पढ़ाई 64 में? तक किया ना साहब, 17 साल. नहीं, इंग्लैंड में जब ये पढ़ने गया कितने साल रहा नेहरू वहां पर? वो तो पूरा लॉ करके आया था ना, जब थर्ड स्टैंडर्ड पास किया तब गया था यहाँ से. तीसरी से लेकर के कितने साल रहा होगा, कम से कम ग्रेजुएशन करने के टाइम में तो करीब 20 साल तो रहा होगा वहां पे. चलो 15 से 20 साल. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दादा, एक आदमी ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में गया जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई, एंटरप्रेन्योरशिप थे, और वापस आकर सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी. जी सर, वहाँ तो उनका हॉबनॉबिंग कम्युनिस्ट लोगों के साथ ही था ना. नहीं, लेकिन ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी वाज वेरी एक्टिव देयर इन इंग्लैंड एट दैट टाइम. लेकिन आप देखो ना, ठीक है आप उनके साथ हो, लेकिन फिर भी आप स्टडी तो करते हो ना. एडम स्मिथ पढ़ा होगा इसने, जी जो जी, स्कॉट. इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते हैं एडम स्मिथ. हाँ, तो फिर एडम स्मिथ उसके बाद भी आकर आपने सारा सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी. इससे तो अच्छा मैं थोड़ा सा स्टीयर करता हूँ. देखो लीडर्स कैसे होते हैं. जिस वक्त माओ रोल्ड इन 49 चाइना में, ये ग्रुप ऑफ फोर था, कहते हैं गैंग ऑफ फोर. जनरल माओ करेक्ट सर. टॉप, उसका सेकंड था डेंग शाओपिंग जो माओ के बाद आया. देखो वो उस टाइम पे शाओपिंग के बाप ने उसको फ्रांस में पढ़ाया था, वो 4 साल फ्रांस पढ़ के आया था. माओ जब मरा और जब डेंग शाओपिंग आया, उसका विजन था, बिकॉज क्यों, वो फ्रांस में 4 साल पढ़ के आया था. उसे पता था अगर चाइना को आगे ले जाना है तो वी हैव टू ओपन द मार्केट, इंडस्ट्रियलाइज. उन्होंने कम्युनिज्म वे में किया, लेकिन ही हैड अ विजन. ठीक है. और ही स्टार्टेड वर्किंग विद अमेरिकन. हमारे यहाँ साहब 15-20 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली कंट्री में पढ़ के आए हैं, और सारा सेंट्रलाइज और लाइसेंस और ये सब वो बकवास क्या कर दिया इंडिया को एक आध में तक. हमारे यहाँ सर दुख का बात ये है कि कोई भिखारी को भी आप जमींदार बना दो ना, तो भी जो है भूल जाता है अपना पिछला जो कहानी है, भूल जाता है. वो भी टॉर्चर करने लगता है अपने सब्जेक्ट्स को. वही बात है. और दूसरा है कि माइंडसेट भी उनका एकदम लेफ्टिस्ट था पूरा. देखे कि लीडर बन रहा हूँ तो फिर जो मर्जी करूँगा, तो जल्दी जल्दी चाहिए मुझे. Things will agree or disagree, I do not know. This is what I feel, sir. The person who is not fit to be placed in a position of that stature or that higher stature will act in a very awkward way, unconceivable way rather. Singh sir, any comments sir? नहीं, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा है. टोटली एग्री विद यू. कोई वो है ही नहीं. In 1947, Lord Mountbatten arrived in India as the next Viceroy, with an explicit mandate to achieve the transfer of power before June 1948. Over 10 days, Mountbatten obtained the agreement of Congress to the Pakistan demand, except for the 13 eastern districts of Punjab, including Amritsar and Gurdaspur. However, Jinnah held out. Through a series of 6 meetings with Mountbatten, he continued to maintain that his demand was for 6 full provinces. He bitterly complained that the Viceroy was ruining his Pakistan by cutting Punjab and Bengal in half, as this would mean a moth-eaten Pakistan. The Gurdaspur district remained a key contentious issue for the non-Muslims. The members of the Punjab legislature made representations to Mountbatten's Chief of Staff Lord Ismay, as well as the governor, telling them that Gurdaspur was a non-Muslim district. They contended that even if they had a marginal Muslim majority of 51%, which they believed to be erroneous, the Muslim paid only 35% of the land revenue in the district. In April, the governor of Punjab, Evan Jenkins, wrote a note to Mountbatten proposing that Punjab be divided along the Muslim and non-Muslim majority districts, and proposed that a boundary commission be set up consisting of 2 Muslim and 2 non-Muslim members recommended by the Punjab Legislative Assembly.
He also proposed that a British judge of the High Court be appointed as the chairman of the commission. Jinnah and the Muslim League continued to oppose the idea of partitioning the provinces, and the Sikhs were disturbed about the possibility of getting only 12 districts without Gurdaspur. In this context, the partition plan of 3rd June was announced with a notional partition showing 17 districts of Punjab and Pakistan and 12 districts in India, along with the establishment of a boundary commission to decide the final boundary. In Sialkoti's view, this was done mainly to placate the Sikhs. कितना बेवकूफ बनाया जय भारती साहब, कितना बेवकूफ बनाया। तेज भारती, समझो इस चीज को। तेजवीर, समझो कितना बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। जी दादा, सुन रहे हैं। फिर से पढ़ो दादा इसको। In this context, the partition plan of 3rd June was announced with a notional partition showing Very important. Yes. Showing 17 districts of Punjab in Pakistan and 12 districts in India, along with establishment of boundary committee to decide the final boundary. Very important, sir. Final boundary. Notional and here final. Why didn't they fight for ननकाना साहब? मतलब क्यों नहीं ननकाना साहब को तो नहीं उस एरिया को नहीं छोड़ेंगे? क्यों जाने दिया? बिल्कुल बॉर्डर के पास है अपने। क्यों नहीं जाने दिया? They would have fought for this. वो आएगा साहब, वो रेडक्लिफ में आएगा, डीसी जब बाउंड्री खींचेगा ना तब आएगा ना, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। Process and key people. हाँ, accrued border has also been drawn up by Lord Wavell, the Viceroy. हाँ, पढ़ो। Accrued border had already been drawn up by Lord Wavell, the Viceroy of India, prior to his replacement as Viceroy in February 1947 by Lord Louis Mountbatten, in order to determine exactly which territories to assign to each country. In June 1947, Britain appointed Sir Cyril Radcliff to chair 2 boundary commissions, one for Bengal and one for Punjab. The commission was instructed to demarcate the boundaries of the 2 parts of the Punjab. Wait. Cyril John Radcliffe, 1st Viscount Radcliffe, was a British lawyer and law lord, best known for his role in the partition of India. He served as the first Chancellor of University of Warwick from its foundation in 1965 to 77. और इसके बारे में पता नहीं इस आर्टिकल में है कि नहीं है। He was so much disappointed with his work that 40,000 pound कुछ इसको मिलने वाला था, which he refused. बोला कि I never expected this. I was given 3 months time to draw, and I was never allowed to visit the area. तो पढ़ो इसके बाद. The commission was instructed to demarcate the boundaries of the 2 parts of the Punjab on the basis of ascertaining the contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims. In doing so, it will also take into account other factors. Other factors were undefined, giving Radcliffe leeway, but included decisions regarding natural boundaries, communications, water courses, and irrigation systems, as well as socio-political considerations. Each commission had 4 representatives, 2 from the Indian National Congress and 2 from the Muslim League. Given the deadlock between the interests of the 2 sides and their rancorous relationship, the final decision was essentially Radcliffe's. After arriving in India on 8 July 1947, Radcliffe was given just 5 weeks to decide on a border. He soon met with his fellow colleagues. Darshako, please note this date. He has arrived in India on 8 July and India was granted independence on 15th August. That means he was having hardly 1 month. 1 महीने में डिवाइड कर दिया पूरी इंडिया को उसने. पढ़ो आगे. जी सर. He soon met with his fellow colleague alumnus Mountbatten and travelled to Lahore and Calcutta to meet with commission members, chiefly Nehru from the Congress and Jinnah, president of the Muslim League. जी. तो दादा, emphasize this. Alumni एक साथ पढ़ा ना. College alumnus एक ही साथ पढ़े थे ये लोग. तो दादा अगर यहाँ पे ये भी जोड़ दूं स्पेकुलेशन कि ननकाना साहब का डेलिबरेटली केस को नहीं आने देना या भी कुछ भी कहता रहे, हाउ डू वी नो? ब्रिटिश का प्लान हो कि इट्स अ सेंसिटिव एरिया फॉर सिख और उनका जहाँ पे बर्थ प्लेस है पहले गुरु का उसी को काट दो.
Who knows, जी, Dada? जी, जी. Anything can जी, जी. happen. Correct, sir. Correct. And that was all deliberate. Yeah. Yeah. He objected to the short time frame, but all parties were insistent that the line be finished by. ये क्या बोल रहा है सर? He objected to the short time frame, but all parties were insistent that the line be finished by 15th August. गाड़ी छूट रही थी ना इन लोगों की, बेवकूफों की. British withdrawal from India. Mountbatten had accepted the post as Viceroy on the condition of an early deadline. Very important, sir. Of an early deadline. He accepted the post of Viceroy on the condition of an early deadline. The decision was completed just a couple of days before withdrawal, but due to political considerations was not published until 17th August 1947. Yes, this is also important, sir. Not जय published भारती until साहब, चाचा जी को बताइए कि कितना इनको जल्दी पड़ी हुई थी. माउंटबेटन had accepted the post of Viceroy on the condition of early deadline, and he, Mr. Radcliffe, said that इतना टाइम फ्रेम कम है मेरे लिए, तो फिर भी उसको बोला नहीं तुम करो. And the decision was completed just a couple of days before the withdrawal, but due to political consideration not published until 17th, 2 days after the grant of independence of India. लो. and Pakistan. पर दादा एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा ये मैं आई थिंक आई एम कोटिंग पुष्पेंद्र कुलशेष या पढ़ा था कि अर्लियर डिसीजन था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 48 में कभी को डिसाइड हुआ था? Yes. राइट. यस. क्लेमेंट एटली ने वही बोला था. हाँ, कि 48 पिछले में. बार आप बोले थे सर, दीदी सर बोले थे पिछले बार. हाँ, ठीक है, मेरे दिमाग से. हाँ, तो इसका मतलब कि हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, डिड दे पुश फॉर इट कि इसको प्रीपोन करके अगस्त में सर इसको करो? यहाँ पढ़ा ना मैं सर. या But all the parties were insistent that the line be finished by 15th August. इसको आप between the lines पढ़ी है या कुछ और थोड़ा सा blow up करके पढ़ी है, तो मतलब everybody was interested in this. जल्दी करो भाई, हमें जो देना दे दो, आप भागो, बाकी मरे सब. जय भारती साहब. जी दादा. I may be blamed as conspiracy theorist, but the thing is, अगस्त 1947 में इंडिया आजाद हो जाता है और जनवरी की 30th को महात्मा गांधी चले जाते हैं. नाउ अगर ओरिजिनल क्लेमेंट अटली का प्लान मान लेते तो महात्मा गांधी उड़ गए होते उस समय तक, क्योंकि पार्टीशन का प्रॉब्लम वो चल ही रहा था. मुसलमानों का हिंदुओं का दंगा तो चल ही रहा था. वोट से तो मार ही देता उसको कब मौका मिलता. तो उससे पहले भी उसके ऊपर अटैक हो ही चुके थे. And had Mahatma Gandhi not been there, who knows कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनता था कि नहीं बनता था. हाँ, ये भी है, ये भी ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि it was deliberate attempt to expedite the independence of India before something happens to Mahatma Gandhi. 1946 के ऊपर अटैक हो रहे थे उसको. जब उसने ये अपना क्या बोलते हैं, जिन्ना ने जो वो किया था ना एक्शन डे, उसके बाद ही गांधी के जो एक्टिविटीज थी और जो एटीट्यूड था, तो वो टारगेट पे आ गया था. सर ये इंटरनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो कि गांधी इज गोइंग टू बी किल्ड, सो एक्सपेडाइट इट एज सून एज पॉसिबल, निकल जाओ जल्दी से. There were 2 attempts earlier before Godse sir. हाँ, There were 2 attempts earlier which were foiled because there were people around, they could not fire. There were 2 attempts earlier. So दादा वो ही है ना, फिर इट मस्ट बी नैरोस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कि भाई मेरे को जो करना है इस. इसीलिए मैंने जय भारती साहब शुरू में शुरू किया था. इट वाज ऑल प्लॉट ऑफ BN राव, BP मेनन एंड जवाहरलाल नेहरू along with Lord Mountbatten and Edwina Mountbatten. बस जिन्ना को गाली देते हैं. जिन्ना was interested in getting Pakistan, but he was not in so much hurry. Anyway, Members of the commissions. Each boundary commission consisted of 5 people: a chairman, Radcliffe, 2 members nominated by the Indian National Congress, and 2 members nominated by the Muslim League. The Bengal Boundary Commission consisted of justices C.C. Biswas. हाँ. एक सेकंड सर, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ.
मैं करूं हाँ। उधर पे होता नहीं, है? हो गया सर। सीसी विश्वास, बीके मुखर्जी, Abu Saleh Muhammad Akram, and S.A. Rahman. The members of the Punjab Commission were Justices Meher Chand Mahajan, Teja Singh, Deen Mohammed, and Mohammad Munir. Problems in the process. Boundary making procedures. All lawyers by profession, Radcliffe and the other commissioners had all of the polish, and none of the specialized knowledge needed for the task. They had no advisors to inform them of the well-established procedures and information needed to draw a boundary, nor was there time to gather the survey and regional information. The absence of some experts and advisors, such as the United Nations, was deliberate to avoid delay. Britain's new Labour government, Very deep in important, very wartime, important again, very yes, sir. important. The absence of some some expert and advisors such as United Nations was deliberate to avoid delay. जय भारती साहब, to avoid delay. I never thought of this कि why United Nations तो बन गया था. तो उनको बुलाना चाहिए था ना. अरे जब जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम लेकर के जवाहरलाल नेहरू वहां जा सकता है तो उनको बुला लेता कि चलो ठीक है तुम भी आ जाओ यहाँ पर एडवाइस करने के लिए. तो कुछ दिन टल जाता ना चीज. 1945 में बन गई थी वो. Britain's Britain's new Labour government deep in wartime debt couldn't simply afford to hold on to its increasingly unstable empire. The absence of outside participants, for example, from the United Nations, also satisfied the British government's urgent desire to save face by avoiding the appearance that it required outside help to govern or stop governing its own empire. ये तो बकवास है, लेकिन they deliberately kept the UN away. Political representation. The equal representation given to politicians from Indian National Congress and the Muslim League appeared to provide balance, but instead created deadlock. The relationships were so tendentious that the judges could hardly bear to speak to each other, and the agendas so at odds that there seemed to be little point anyway. Even worse, the wife and the two children of the Sikh judge in Lahore had been murdered by Muslims in Rawalpindi a few weeks earlier. In fact, wait, ये क्या है? जय भारती साहब. Even worse, the wife and the two children of the Sikh judge in Lahore had been murdered by Muslims in Rawalpindi a few weeks earlier. तो दादा एक मिनट अमृतपाल को खालिस्तान चाहिए है. तो एम दादा एक मिनट रोकता हूँ थोड़ा सा. मैं आपको देखो भारत में किसी ने तो स्पाइन दिखाई और ये बीबी दादा ने अपना एक वीडियो बनाया था. आपके बंगाल से वो जस्टिस थे ना, जस्टिस पाल जो जापान गए थे, उनके वो जजमेंट थी ना 11-1. ही इज द वन हु रोट. He didn't given to all these whites, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, यूएस से हो, जो कि भाई के एक इंडियन जज भी वही बोलेगा जो हमने बोला है. क्यों बीपी दादा ठीक बोल रहे हो ना? एटलीस्ट हैट्स ऑफ टू आवर जस्टिस पॉल कि उन्होंने ही शोड द स्पाइन और कहा कि नहीं, who are you to decide, you know? But these are rare people, sir. Rare people, yeah. Pure trial. Yeah. उसका तो बेचारे की जिंदगी अजीब थी ना. वो तो उसके ऊपर तो ब्लेम लगाया ना. ही वाज कम्युनिस्ट लीनिंग दिस थिंग एंड दैट थिंग, दैट्स व्हाई ही डिड दिस एंड दैट. उसकी जिंदगी में तो क्या है, बेचारे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे. उसकी मम्मी खेतों में काम करती थी और वो जानवरों को चराता था. स्कूल में जाकर के वो झांकता था. वहां पर जब टीचर सवाल पूछता था तो उसका वो ऐसे ही सुन करके याद कर लेता था. एक दिन जब वहां पर इंस्पेक्टर आया था तो इंस्पेक्टर ने बच्चों से सवाल पूछा, वो बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो ये बंदा खिड़की से चिल्ला पड़ा, मेरे को मालूम है. तो फिर उसको अंदर बुलाया, बोला ठीक है जवाब दे. उन्होंने जवाब दिया सबके सब. तब बाद में फिर वो इंस्पेक्टर ने उसको एडमिशन दिलाया और स्कॉलरशिप दी, तब बेचारा पढ़ पाया था वो. अरे दादा इसकी तो वो देख बनी थी ना वो नेटफ्लिक्स पे पिक्चर, जो ये 3-4 साल पहले देखी थी मैंने. उसमें वो कौन सा हमारा मुस्लिम एक्टर था, कौन सा, जो अब ही इज डाइड, ही प्लेड द रोल. तब पता चला कि वी हैड सच अ ग्रेट पीपल. सिद्दीकी ना मर गया. हाँ इज अ ब्रिलियंट एक्टर. तो कैंसर हो गया था. हाँ, ब्रेन कैंसर. हाँ
In fact, minimizing the number of Hindus and Muslims on the wrong side of the line was not the only तेजवीर concern to. तेजवीर एक मिनट तेजवीर दुखी जी, मत सर। होना, मैं तुम्हारे को तुम्हारे यहाँ की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, प्लीज अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना किस तरीके से पढ़ रहे हैं, प्लीज बियर विद अस। दादा दादा नो प्रॉब्लम। हाँ, हिंदी में ट्रांसलेट करने जाएंगे तो बहुत देर लगेगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Minimizing the number of Hindus and Muslims on the wrong side of the line was not the only concern to balance. The Punjab Border Commission was to draw a border through the middle of an area home to the Sikh community. Lord Ismay was rueful for the British not to give more consideration to the community, who in his word had provided many thousands of splendid recruits in the Indian Army in its service to the Crown in the World War I. To appeasement again. तेजवीर सुन लो, तेजवीर आपके लिए है ये। जय भारती दादा तो पेशावर से आए थे। लॉर्ड इसले was dutiful for the British not to give more consideration to the community, who in his word had provided many thousands of splendid recruits for the Indian Army. अगर सरदार नहीं होते थे तो ये बहादुर शाह जफर को लाल किले से नहीं निकाल पाते थे, जो 1857 में निकाल के बाहर किया था ना, वो सरदारों की वजह से, गोरखों की वजह से किया था। जी दादा, ये डायरेक्ट एक्शन डे का सर देखिएगा, एक मैं लिंक भेजा था आपको गोपाल मुखर्जी का, उसमें देखिएगा सिख्स हैड हेल्प्ड हिम अ लॉट, नहीं तो काफी हिंदूज मारे जाते होंगे। अब समझ आया तेजवीर कि जब मैं कहता हूं, अगर तुमने कल मेरे चाचा जी ने जो शेयर किया, मेरे को तो, हमें तो बचपन से बताया गया कि हमारे जो पूर्वज और गुरु नानक जी, देवर अंडर सेम गुरु, वो गुरु भाई थे। अब मैं क्या बोलूं? तो आप तो सिख हैं, मेरे तो जो पूर्वज हैं देवर विद गुरु नानक जी एट दैट टाइम, अंडर सेम गुरु। अब आपको सब, जब मैं कहता हूं कि हिंदू और सिखों में ये जो खाई है इसको भरना चाहिए, ये आर्टिफिशियल खाई है सर। हाँ, नहीं, मैं जो पैशन से इतना बोलता हूँ बिकॉज ऑफ माई फैमिली हिस्ट्री के वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, हाउ वी आर अटैच्ड टू सिखिज्म। जो हम सिख नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज। मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन ठीक है, मेरे चाचा जी ने बोला। हिंदू से ही सिख बना सर। और हाँ, एक जमाने में जो बड़ा लड़का था ना, उसको गुरुद्वारे में दिया जाता था कि भाई इसको बना दो सिख, तो कम्युनिटी विल नॉट सर्वाइव। दिस वाज द पॉलिसी एट दैट टाइम फ्रॉम हिंदू फैमिलीज। द फर्स्ट चाइल्ड यूज्ड टू बी ऑफर्ड फॉर सिखिज्म। However, the Sikhs were militant in the opposition to any solution which would put the community in a Muslim-ruled state. However, many insisted on their own sovereign state, something no one else would agree to. Last of all were the communities without any representation. The Bengal Border Commission representatives were chiefly concerned with the question of who would get Calcutta. The Buddhist tribes in the Chittagong Hill Tracts in Bengal had no official representation and were left totally without information to prepare for their situation until 2 days after the partition. क्या मरा होगा? अरे बाप रे! Perceiving the situation as intractable and urgent, Radcliffe went on to make all the difficult decisions himself. This was impossible from inception, but Radcliffe seems to have had no doubt in himself and raised no official complaint or proposal to change the circumstances. Local knowledge. Before his appointment, Radcliffe could produce a line that would completely avoid conflict already. Sectarian. No amount Before of his appointment, Radcliffe had never visited. Visited India, knew no one there. To the British and the feuding politicians alike, this neutrality was looked upon as an asset. He was considered to be unbiased towards any of the parties, except, of course, Britain. जो आदमी का ज्ञान ही नहीं है तो unbiased ही होगा और क्या? Only his private secretary, Christopher Beaumont, was familiar with the administration and the life in Punjab. Wanting to preserve the appearance of impartiality, Radcliffe also kept his distance from Viceroy Mountbatten. This point is to be noted, sir.
No amount of knowledge could produce a line that would completely avoid conflict already. Sectarian riots in the Punjab and Bengal dimmed hopes for a quick and dignified British withdrawal. Many of the seeds of post-colonial disorder in South Asia were sown much earlier, in a century and a half of direct and indirect British control of a large part of the region. But, as book after book has demonstrated, nothing in the complex tragedy of partition was inevitable. Haste and indifference. Radcliffe justified the casual division with a truism that no matter what he did, people would suffer. The thinking behind this justification may never be known, since Radcliffe destroyed all his papers before he left India. He departed on Very important to note. independence. Very Yes, sir. important to note. He destroyed all his papers. He departed on Independence Day itself, even before the boundary awards were distributed. By his own admission, Radcliffe was heavily influenced by his lack of fitness for the Indian climate and his eagerness to depart India. The implementation was no less hasty than the process of drawing the border. On 16 August 1947 at 5 p.m., the Indian and Pakistani representatives were given 2 hours to study copies before the Radcliffe Award was published on 17th of August. जय भारती साहब, कमेंट। दादा वही कहूँगा कि 2 बिलियों की लड़ाई में जो बंदर वाला वो काम नहीं होता, पता नहीं एनोलॉजी ठीक है नहीं है। एक आदमी जो एक्लेमेट नहीं है इंडियन समर्स का, ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा था ये बंदे का। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, 15 अगस्त की रात को 14-15 की रात को जवाहरलाल नेहरू लाल किले से देश की आजादी की घोषणा कर देते हैं। ये 16 अगस्त को है। इंडियन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज एट द हेल्म। On 16th at 5 p.m., the India and Pakistan representative were given 2 hours to issue copies before Radcliffe Award was published on 17th. So that means it was having tacit support of Jawaharlal Nehru. तो यानी कि लोगों को पता नहीं था कि हम पाकिस्तान में हैं कि इंडिया में। अगर ये सारा Exactly, sir. पूरा 15 दादा पूरा 15 निकल गया दिन, रात निकल गई, 16 की रात निकली, 16 का दिन निकल गया, और अगर 17 को किया है तो लोगों को पता होता तो पहले निकल आते। जैसे मेरे दादाजी निकल आए, नाना जी निकल आए। करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ साहब। यहाँ पे कितने बेवकूफ बनाया पब्लिक का। हाँ, कैजुअलिटी कितनी कम हो जाती। पता नहीं हाउ कुड ही स्लीप कि इतने लोगों का खून है इसके हाथ पे। एंड दिस प्राइम मिनिस्टर इज काइंड ऑफ And not only prime minister, he was voted thrice, 1952, 57, 62. क्या चीज बोले दादा? तेजवीर जी कुछ बोल रहे थे। हेलो, एक मिनट, तेजवीर ने कुछ बोला, लेकिन दादा आपने 52 और क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद 1952 में इलेक्शन हुए, जीता ये आदमी। जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। हाँ, 57 में फिर जीता, 62 में तीसरी बार जीता। पता नहीं पीपल आर गिविंग हिम। हम लोग बेवकूफ थे ना, हम लोग हिंदू का भी दिमाग खराब है ना। नहीं, बेवकूफ नहीं थे, मजूमदार। उस समय वोटिंग मालूम है कैसे होती थी? दादागिरी से होती थी। कोई वोट देने जाता नहीं था, वहां पे कांग्रेसी बैठ करके पूरे टप्पे मार दिया करता था बैलेट पेपर पे। तुम्हारे वोट पड़ गए, जाओ घर में वापस। वो तो सेशन साहब ने थोड़ा ठीक किया मामला, नहीं तो पहले तो यही होता था। बैलेट पेपर पूरे उठा के लेके जाते थे, कहीं पर बक्सा रख दिया और वहां पर टप्पे मार के वापस लाके रख देते थे। वो लेट 80s में वीपी सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे हमें वो वीडियो दिखे थे कि वो कर रहे थे, बूथ कैप्चर से इंटरव्यू ले रहे थे। और उस समय कोई फेयर इलेक्शन थोड़े ना होते थे। एक मिनट, तेजवीर ने कुछ बोला। तेजवीर बोलो जी। जय भारती जी, मैं यही बोल रहा था कि देखिए कि अभी भी पंजाब के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो भी अभी भी कांग्रेस करती फिर रही है। अरे यही तो मेरा रोना है भाई, 84 के बाद सिख कांग्रेस को कैसे वोट दे सकता है भाई। मैं तो सड़कों पे था रजौरी गार्डन में, 3 रातें 3 दिन। दादा ने तो देखा है IIT से
मैंने Now तो we देखा नहीं we कि have got six eminent personalities in our panel. Come on, discuss this. This क्या deception of partition on Indian people like बाप रे बहुत दुख होता है यार मुझे। बाजवा साहब, See, हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ बाजवा रही है। साहब 15 तारीख हाँ जी। को हमारा देश आजाद हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 16 अगस्त की शाम तक में पब्लिक को मालूम ही नहीं कि हम कहाँ हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, ये तो, और लोगों को ये भी नहीं पता था कि, और ऊपर से ये भी कह रहे थे, नहीं मुझे सुन लिया, मैंने सुन रहा था मैं, ऊपर से ये भी कह रहे थे कि जिन्ना साहब शुरू हो गए थे कि जो यहाँ पे रहना चाहता है वो भी रहेगा, हम आपसे अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, और लोग डबल माइंडेड हो गए थे। तेजवीर, ईमानदारी से बताना, तुमको ये मालूम था ये कहानी? बिल्कुल नहीं दादा, आज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं ये चीज। तो अपने घर में जाके बताना अगर कोई बुजुर्ग आदमी है कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने और अंग्रेजों ने उल्लू बनाया था पब्लिक को। बिल्कुल दादा। हाँ जी, विजय जी, आप पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे लाला लाजपत राय की, तो गांधी मोहनदास गांधी के आने से पहले इंडिया में ना लाल, बाल और पाल, जी जी जी। बिपिन चंद्र पाल और लाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय पंजाब से, ये तीनों जो लीडर थे ना इंडिया के, ये कांग्रेस के टॉप के लीडर थे। जी जी इन तीनों को साइडलाइन करके तो मोहनदास गांधी ऊपर आ गए और अपने ही चलाने लग गए। हाँ, अब ठीक है, बड़ी सी बात कही। बाजवा एक साहब, मिनट दादा, एक बात दो। जो इन्होंने लाला लाजपत राय और अदर लीडर्स को साइड पे कराया, वैसे ही 91 के बाद मदर ऑफ सिंधिया और राजेश पायलट को लगा दिया ठिकाने। आप बोलिए। बाजवा साहब, हाँ जी, जय भारती साहब, आपके सामने एक मैं सबमिशन देना चाहता हूं, एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं तो, लेकिन मेरा अपना परसेप्शन ये है कि 1919 में लाला लाजपत राय को मरवाया गया था इन कांग्रेसियों के द्वारा, जिनको कांग्रेस के ऊपर अपना सिक्का जमाना था। अरे तो दादा, मैंने वही तो कहा ना कि वही गेम इन्होंने 91 के बाद मदर ऑफ सिंधिया और राजेश पायलट, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ राजीव गांधी के बाद, तो दे वर द टू प्रोमिनेंट लीडर। तो ये वही पुरानी ट्रिक है। तो वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे 100% आई एग्री विद यू। डंडा मारा देसी पुलिस वाले ने, वो जो भूरा आदमी था, लेकिन ऑर्डर पीछे से दिया गया कि इसको मारना है, खत्म करना है, कर दिया। ठीक कह रहे हो दादा। नहीं तो जब जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग होने के बाद तो सारा का सारा इंडिया एक हो गया था, जी 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 जी। है ना। उसके बाद ही लाल, बाल, पाल और तीनों ने सारे इंडिया में ऐसी मुहिम चलाई, और फिर भगत सिंह के साथ के पूरा इंडिया तभी आजाद हो जाता। ये तो इन्होंने जान के डिले किया, और फिर एकदम से जून 1948 को इंडिया ने आजाद होना था, एक साल पहले ही आजाद कर दिया। कुर्सी की जल्दी थी। To avoid disputes and delays, the division was done in secret. देखिए, to avoid disputes and delays, the division was done in secret. The final awards were ready on 9th and 12th August, but not published until 2 days after the partition. Very important. According to Reed and Fisher, there is some circumstantial evidence that Nehru and Patel were secretly informed of the Punjab Awards contents on 9th or 10th August, either through Mountbatten or Radcliffe's Indian Assistant Secretary. Regardless of how it transpired, the award was changed to put a salient portion of the non-Muslim majority Firozpur district, consisting of the two Muslim majority tehsils of Firozpur and Zira, east of the Satluj Canal, within India's domain instead of Pakistan's. There were two apparent reasons for the switch. The area housed an army arms depot and contained the headwaters of a canal which irrigated the princely state of Bikaner, which would accede to India. बाजवा साहब, कमेंट। हाँ जी, मैं आपका इलाका है, बोलिए।
फिरोजपुर, जैसे मैंने बताया ना कि ये फिरोजपुर और गुरदासपुर और अमृतसर, ये तीनों इलाके ना बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच थे। और उस टाइम की जो सेंसस है, मैं उन पे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेंसस भी गांव में आ गया। सर, जिस गांव में जो सरपंच होता था उससे पूछ लो जी कितने हैं, बस हो गया काम। सो आज ऐसे नहीं, ऐसे आजकल के सेंसस होते हैं घर घर में जाके। जी 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 मैंने तो अपने बुजुर्गों से पूछा हुआ, वो कहते हैं कि उस जमाने में तो वोट भी खास आदमी की बनती थी, हर आदमी की वोट नहीं बनती थी। ये आपने सही कहा सर, एकदम। अरे और जैसे भी थोड़ी बोलिए। देर पहले आप बात कर रहे थे कि कितने सालों तक जवाहरलाल नेहरू जीतते रहे, तो मेरे डैडी जो है उनकी पोस्टिंग हो गई थी बस्तर के इलाके में, जगदलपुर एक शहर है। हाँ जी हाँ जी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल में। तो उनके जगह जगह पे ऑडिट करने जाने जाते थे। तो आ, उनकी वहां पे लग गई ड्यूटी इलेक्शन पे। तो जो बस्तर के इलाके के लोग थे, वो एक आदमी आगे उनसे बस हर एक आदमी को कहता कि तुम कांग्रेस के ऊपर ठप्पे लगाते जाओ। तो मेरे पिताजी वहां पे थे, उन्होंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, जिनका मर्जी होगा उस पर लगाएंगे। तो वो बड़ी धमकी धमकियां देके चला गया। जिस गांव में वो पोस्टेड थे, वहां पे लोगों को पता ही नहीं, मेरे डैडी बता रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है हमने। हमें उनको ये भी नहीं पता था कि अपोजिशन क्या होती है, किसके ऊपर क्या करना है। सिंबल तो दिखाया जाता था कि देखो ये सिंबल देख लो, यहाँ थप्पा लगा देना। राइट, हाँ। तो उन्हें ये पता भी मैं नहीं भी था देखा हूँ कि बचपन में। कौन सा बचपन में अपोजिशन है, सर मैं कौन भी सा देखा हूँ। रूलिंग है, क्या है उनका। वोटिंग है राइट का मतलब ही नहीं पता लोगों को। और बीपी चलो, दादा, पहले कांग्रेस का सिंबल क्या होता था? देखो ये कैसे इन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया है। गाय और गाय बछड़ा गाय होता था ना, गाय, हाँ जी हाँ जी, गाय बछड़ा। दो बैलों कि की ये जोड़ी। हाँ, कि ये उसके बाद हिंदू, हाँ। इसीलिए ये जो तीनों पाल थे ना, बाल बाल क्या है, क्या नाम हो, बाल पाल। लाल बाल लाल पाल। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल एंड बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं ये बोल रहा हूँ सर, गांधी जी का साउथ अफ्रीका से वापस लाने का मकसद ही ब्रिटिश का यही था, इन तीन लोगों को साइडलाइन करना था। कभी आए थे गांधी जी यहाँ पे? 15 में ना। हाँ जी, या और 12 में ये वापस आया था बेवकूफ, जो हमारा पहला प्रधानमंत्री बना। हाँ जी, या 15 में आने के बाद में पैसे गांधी बस। जी ने बागडोर संभाली। और जब जब लाला लाजपत राय मर गए, उसके बाद में इसने कांग्रेस ज्वाइन की। साहब ये भी सुन लो, गांधी मतलब लाला लाजपत राय के मरने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन की है इसने, उससे पहले नहीं ज्वाइन की थी उसने। दैट मीन्स ही वाज फोर्स्ड और कंपेल्ड टू ज्वाइन। गांधी को तो यहाँ पे वहां से पैराशूट से ड्रॉप किया था, और इसको भी यहाँ से प्लांट किया था कि दे भाई तू भी बैठ जा यहाँ पे आके। और जो एक आखिरी लीडर था सुभाष चंद्र बोस, उसकी सिचुएशन ऐसी बना दी कि ही आल्सो लेफ्ट, फिर रह कौन गया? अजी सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ना, असल में प्राइम मिनिस्टर उन्हें बनना जी चाहिए था। जी जी उनको तो पहले ही नहीं भगवा दिया इंडिया से अंग्रेजों ने। आई मीन नेहरू को तो वोट भी नहीं मिले थे प्रेसिडेंट बनने के लिए कांग्रेस के। ये तो आई मीन रियल माने 39 में में किसे जीत वोट गए मिले थे थे वो तो। बाबू साहब, हाँ जी, 39 में जीत गए थे, और उसको गांधी ने माना नहीं था। बाद में फिर से इलेक्शन करवाए, फिर पुरुषोत्तम राज चंद्र जीते थे, एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट कांग्रेस। राइट। और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी उन्होंने फिर से उसके बाद में। दादा पढ़ो आगे। हाँ बहुत जी, implementation. बहुत हार्ट रेंचिंग है ये। After the partition, the fledgling governments of India and Pakistan were left with all the responsibility to implement the border. After visiting Lahore in August, Viceroy Mountbatten hastily arranged a Punjab boundary force to keep peace around Lahore, but 50,000 men was not enough to prevent thousands of killings, 77% of which were in the rural areas. Given the size of the territory, the force amounted to less than 1 soldier per square mile. This was not enough to protect the cities, much less the caravans of hundreds of thousands of refugees who were fleeing their homes in what would become Pakistan. Both India and Pakistan were loath to violate the agreement by supporting the rebellions of villages drawn on the wrong side of the border.
as this could prompt a loss of face on the international stage and require the British or the United Nations to intervene. Border conflicts led to 3 wars in 1947, 1965, and 1971, and the Kargil conflict of 1999. Dada, Yes, sir. comment on this sentence. As this could prompt a loss of Judicial analysis करो कि क्या मतलब इसका क्या what would have been this sentence implied like British के उसमें क्या फायदे के लिए था ये implication क्या हो सकता था loss of face on the international stage would require the British or the UN to intervene to prevent the intervention. This whole fiasco was created, but later on these wars happened because of this. Yes, intention of the British was to partition India was only to come back So that either directly or through UNO कि भाई ठीक है तुम संभाल नहीं पा रहे हो दंगे ज्यादा हो रहे हैं and ठीक है we are going and we will control it something like that as this could prompt a loss of face on the international stage ये तो बोल ही रहा सर and require the British or the UN to intervene. तो इंटरवेंशन का रास्ता भी छोड़ा गया था छोड़ के रखा था उन लोगों ने हाँ There were disputes. क्या बोल रहे हैं इसीलिए सर हर लड़ाई के बाद जो है बाकी यूएस हो जो भी हो बोलता है कि we will mediate. There were disputes regarding the Radcliff Lines award of the Chittagong Hill Tracts and the Gurdaspur district. Disputes also evolved around the districts of Malda, Khulna, and Murshidabad in Bengal, and the subdivision of Karimganj in Assam. In addition to Gurdaspur's Muslim majority tehsils, Radcliffe also gave the Muslim majority tehsils of Ajnala, Amritsar district, Zira, Firozpur in Firozpur district, Nakodar and Jalandhar in Jalandhar district to India instead of Pakistan. Wait. Now, Ajnala, याद है अजनाला तेजवीर याद है अजनाला क्या है ये अमृतसर के पास ही है ना नहीं अभी न्यूज में था ना अजनाला वाज इन द न्यूज अजनाला में अमृतपाल ने या गुरुद्वारे में वो अपना गुरु ग्रंथ साहब की थाने पे अटैक किया था ना वहां से छुड़ा के लेके गया था ना तूफान को So, in addition to Gurdaspur Muslim majority tehsil, Radcliffe also gave the Muslim majority tehsil of Ajnala, Zira, Firozpur, Nakodar and Jalandhar to India instead of Pakistan. ये उनके दिमाग में हमेशा रहता है यही सारे पाकिस्तानी जो है उंगली करते रहते हैं इन किनारों में कि ये तो हमारे को आना चाहिए था वो तो रेडक्लिफ ने गड़बड़ कर दिया अंग्रेजों ने गड़बड़ कर दिया इसलिए पाकिस्तान इंडिया में चला गया ये बोल रहे हैं ना वो लोग अभी तक उनके दिमाग में है ये चीज हाँ जी बिल्कुल ठीक वो तो कहते हैं कि इंडिया को गुरदासपुर इसलिए दिया क्योंकि इंडिया को कश्मीर चाहिए था अब ये क्या है पंजाब के बारे में क्या बोल रहा है पंजाब नहीं पंजाब के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है सर 70% कुछ मुस्लिम थे कितना हिंदू थे 64.4% बोल रहे हैं 70% मैंने सुना था देखो नहीं इसमें और एक चीज दिया गया इम्पोर्टेंट चीज लाहौर हैविंग मुस्लिम मेजॉरिटी विद अबाउट 64.5% बट हिंदूज एंड सिख्स कंट्रोल्ड approximately 80% of the city's assets. वही ना जो गांव में मुसलमान थे वो जैसे अभी बताया ना उस दिन बाजवा साहब ने कि हमारे खेतों में ये जो बलूचिस्तानी पठान लोग काम करते थे चाचा ने भी बताया ना किस तरीके से वो काम करते थे खेतों में गांव में काम करते होंगे बट जो एसेट था सिटी में लाहौर का जो मेजर एसेट था वो तो हिंदुओं के पास सत्ताधारों के पास था जी Radcliffe had originally planned to give Lahore to India. When speaking with journalist Kuldeep Nair, very good. देख लो, sir. He stated, when speaking with journalist Kuldeep Nair, he stated, "I nearly gave you Lahore, but then I realized that Pakistan would not have any large city. I had already earmarked Calcutta for India.
when Cyril Radcliff was told that the Muslims in Pakistan have a grievance that he favored India, he replied, "They should be thankful to me because I went out of the way to give them Lahore, which deserved to go to India." मतलब रेडक्लिफ का इरादा यह था कि या तो कलकत्ता ले लो या तो लाहौर ले लो, तो कलकत्ता को हिंदुस्तान को दे दिया, लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया। अदरवाइज व्हाट वाज द क्राइटेरिया ऑफ हिम? कुछ नहीं, आर्बिट्ररी, कुछ भी। नो क्राइटेरिया, आर्बिट्ररी सर। बाजवा साहब, योर कमेंट प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मैंने पहले कहा कि जो जिस सेंसस के ऊपर ये बेस्ड है, टोटली फॉल्टी सेंसस है। जो मुस्लिम मेजोरिटी लाके ये बता रहे हैं, उनको आज मुसलमान ही नहीं मानते, क्योंकि अहमदिया जो है उनका जो मेन इलाका गढ़ है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कादियां है, बटाला शहर के पास है। उनके अभी भी पाकिस्तान से उनका हर साल उर्स होता है और सारी दुनिया के अहमदिया मिर्ज़ाई वहाँ पे आते हैं। तो जितने भी अमृतसर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान जिन्हें मेजोरिटी कह रहे हैं, वो सारे अहमदिया मिर्ज़ाई हैं। और आज के टाइम में उन्हें वो मुसलमान ही नहीं मानता। भुगत रहे साले बहुत ज्यादा। तो उन्होंने तो खुरापात की थी, हमारे को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। जी, वही लोग। हमें तो मजा आता है अगर कराची में कोई मस्जिद तोड़ता है ना उनके, तो हमारे को मजा आता है कि तुमने साले पाकिस्तान मांगा था ना। राइट। अब सब इसको पढ़िए, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से दिया था। Indian historians now accept that Mountbatten probably did influence the Firozpur award in India's favor. The headworks of river Bias, which later joins river Satluj, flowing into Pakistan, were located in Firozpur. Congress leader Nehru and Viceroy Mountbatten had lobbied Radcliffe that headworks should not go to Pakistan. तो पानी हम संभालेंगे, पानी हम कंट्रोल करेंगे तुम्हारा सालो। ये एक थोड़ा सा सही काम किया था भाई, थोड़ा सा। और अब आपको एक और बात बताऊं कि जो सतलुज और ब्यास रिवर्स हैं वो तो टोटली इंडिया में है, पर जो रावी रिवर है ना, रावी रिवर उन्होंने ऐसा डिवाइड किया इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि पंजाब में आधे से गांव इधर कभी रावी उस तरफ चला जाता है, कभी रावी इस तरफ आ जाता है। तो बहुत सारे गांव जो है ना गुरदासपुर अमृतसर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में वो इस तरफ है, पर रावी दरिया उस तरफ है। कभी हम रावी इंडिया में, कभी पाकिस्तान में, कोई लाइन ही नहीं है सीधी। उसका बहाव जिस तरीके से होता है, कभी इंडिया में चली जाती है, कभी पाकिस्तान में चली जाती है। राइट। तो जिन लोगों की जमीन तो रावी उस तरफ है पाकिस्तान की तरफ, उनका बहुत बुरा हाल है। कोई पुल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है और तीनों तरफ से वो पाकिस्तान से घिर रहते हैं। और उनका टाइम होता है कि आप इतने बजे जा सकते हैं, वहां पे जाके अपनी जमीन पे जो भी खेती बाड़ी करनी कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान इधर है उनका भी यही हाल है। ऐसे हरियाणा यूपी का बॉर्डर है ना साहब। हाँ जी। ये जो अपना क्या है, फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद दिल्ली के पास में, वहां के किसानों का भी बुरा हाल होता है। यमुना कभी इधर भाग जाती है, कभी उधर भाग जाती है, तो उनको ये नहीं समझ में आता हमारे खेत किधर गए। तो कभी वो यूपी में चले जाते हैं, कभी यूपी वाले हरियाणा में आ जाते हैं, फिर लड़ाई होती है उनकी आपस में। बता गुरदासपुर। जी, the Gurdaspur district was administratively subdivided into 4 tehsils: Shakargarh and Pathankot tehsils to the north, and Gurdaspur and Batala tehsils to the south. Of the 4, only the Shakargarh tehsil, which was separated from the rest of the district by the Ravi River, was the biggest in size, was awarded to Pakistan. It was subsequently merged into the Narowal district of West Punjab. The Gurdaspur, Batala and Pathankot tehsils became part of India's East Punjab state. The division of the district was followed by a population transfer between the two nations, with Muslims leaving for Pakistan and Hindus and Sikhs arriving from there. The entire district of Gurdaspur had a bare majority of 50.2% Muslims. In the notional award attached to the Indian Independence Act, all of Gurdaspur district was marked as Pakistan with a 51.14% Muslim majority. In the 1901 census, the population of Gurdaspur district was 49% Muslim
40% Hindu and 10% Sikh. The Pathankot tehsil was predominantly Hindu, while the other three tehsils were Muslim majority. In the event, only Sakargarh was awarded to Pakistan. Radcliffe explained the reason for deviating from the notional award in the case of Gurdaspur was that the headwaters of the canals that irrigated the Amritsar district lay in Gurdaspur district, and it was important to keep them under one administration. Lord Wavell has stated in February 1946 that Gurdaspur had to go with the Amritsar district, and the latter could not be in Pakistan due to its Sikh religious shrines. In addition, the railway line from Amritsar to Pathankot passed through the Batala and the Gurdaspur tehsils. Wait, बाजवा साहब, हाँ जी, बाजवा साहब, हाँ जी, अगर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल नहीं होता था तो पाकिस्तान को दे देते थे ये लोग, राइट, हाँ जी, और अमृतसर को इंडिया को देना था, इस चक्कर में गुरदासपुर को इंडिया में रखा था, नहीं तो गुरदासपुर भी दे देते उनको। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। या क्या तमाशा है यार, कोई है नहीं, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं था। हाँ, और रेडक्लिफ को तो पता भी नहीं है, जो कुलदीप नगर का इंटरव्यूज में आप पूरा पढ़ के देखे ना, तो रेडक्लिफ तो कहता है कि अभी मैं इंडिया, उसके बाद कभी इंडिया नहीं हुआ आया, तो कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि बहुत सारे लोग मेरी जान के दुश्मन होंगे। अरे वो तो प्लान अनाउंस होने से पहले ही भाग गया था, 15 तारीख की रात में भाग गया वो। राइट, हाँ। Pakistanis have alleged that the award of the three tehsils to India was a manipulation of the award by Lord Mountbatten in an effort to provide a land route for India to Jammu and Kashmir. जो आप बोल रहे थे अभी। However, Shireen Ilahi points out that the land route to Kashmir was entirely within the Pathankot tehsil, which had a Hindu majority. The award of Batala and Gurdaspur tehsils to India did not affect Kashmir. Pakistan's view on the award of Gurdaspur to India. Pakistan maintains that the Radcliffe award was altered by Mountbatten. Gurdaspur was handed over to India and thus was manipulated the accession of Kashmir to India. In support of this view, some scholars claim the award to India had little to do with Sikh demands, but had much more to do with providing India a road link to Jammu and Kashmir. As per the notional award that had already been put into effect for purposes of administration ad interim, all of Gurdaspur district, owing to Muslim majority, was assigned to Pakistan. ये ad interim देखिए बीच का, all of Gurdaspur district, owing to Muslim majority, was assigned to Pakistan. From 14 to 17 August, Mushtaq Ahmed Chima acted as the deputy commissioner of the Gurdaspur district, but after a delay of 2 days, it was announced that the major portion of the district had been awarded to India instead of Pakistan. Chima left for Pakistan. The majority of Gurdaspur district, that is 3 of the 4 sub-districts, had been handed over to India, giving India practical land access to Kashmir. It came as a great blow to Pakistan. Jinnah and other leaders of Pakistan, and particularly its officials, criticized the award as extremely unjust and unfair. Muhammad Zafarullah, who represented the Muslim League in July 1947 before the Radcliffe Boundary Commission, stated that the Boundary Commission was a farce. A secret deal between Mountbatten and the Congress leaders had already been struck. Meher Chand Mahajan, one of the 2 non-Muslim members of the Boundary Commission, in his autobiography, has acknowledged that when he was selected for the Boundary Commission, he was not inclined to accept the invitation, as he believed that the commission was just a farce, and the decisions were actually to be taken by Mountbatten himself. But it was only under British pressure that the charges against Mountbatten of last-minute alterations in the Radcliffe award were not officially brought forward by the Pakistani government in the UN Security Council while presenting its case on Kashmir. Under British pressure, it was only under British pressure that the charges against Mountbatten of last-minute alteration in the Radcliffe award was not officially brought forward by Pakistani in the UN Security Council. It was only under British pressure.
ब्रिटिश ने प्रेस किया होगा कि भैया माउंटबेटन को चार्ज मत करो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, नहीं तो पाकिस्तान करने को तैयार था। Zafarullah Khan states that in fact, adopting the tehsil as a unit would have given Pakistan the Firozpur and Zirad tehsils of the Firozpur district, the Jalandhar and the Rahon tehsils of Jalandhar district, and Dasua tehsil of Hoshiarpur district. The line so drawn would also give Pakistan the princely state of Kapurthala, which had a Muslim majority, and would enclose within Pakistan the whole of Amritsar district, of which only one tehsil, Ajnala, had a Muslim majority. It would also give Pakistan the Chakargarh, Batala, and Gurdaspur tehsils of the Gurdaspur district. If the boundary went by Doabs, the Pakistan could get not only the 16 districts which had already under the notional partition been put into West Punjab, including the Gurdaspur district, but also get the Kangra district in the mountains, which was about 93% Hindu and was located to the north and east of Gurdaspur. Very important. One could go by the commissioner's divisions. Any of these units being adopted would have been more favorable to Pakistan than the present boundary line. The tehsil was the most favorable unit, but all of the aforementioned Muslim majority tehsils, with the exception of Shakargarh, were handed over to India, while Pakistan didn't receive any non-Muslim majority district or tehsil in Punjab. Zafarullah Khan states that Radcliffe used district, tehsil, thana, and even village boundaries to divide Punjab in such a way that the boundary line was drawn much to the prejudice of Pakistan. However, while Muslims formed about 53% of the total population of the Punjab in 1941, Pakistan received around 58% of the total area of Punjab, including most of the fertile parts. रुको दादा, एक मिनट रुको। Yes, sir. क्या इंक्लूडिंग मोर ऑफ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट्स? आज खाने को रोटी नहीं है इनके पास। सब्ज एंड राइट। वो जिहाद खा रहे हैं ना वो लोग। हाँ, खाए बिल्कुल, जाए ऊपर बतख के पास। हाँ हाँ जी, वो मोस्ट फर्टाइल पार्ट जो जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो इसीलिए थे ना कि वो नॉन मुस्लिम्स थे। ये सारा लालपुर की बेल्ट कॉटन की थी। आज जो इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और इधर जितने भी नए इलाके आबाद हुए थे, ये सब नॉन मुस्लिम्स ने किए थे। इनसे तो अभी तक सस्टेन ही नहीं हुए। बाजवा जी, इन्होंने जब 700-800 साल पहले इन्वेट करना शुरू किया, ओपन लैंड, फ्री हिंदू की पॉपुलेशन, लड़ना नहीं, ये जमींदार बन गए, चाहे मुगल थे, कुछ काम तो सारा कौन करता था। कल भी मैं एक डिबेट सुन रहा था, वो कादरी जो कश्मीर से है, कह रहा था कि हमारी मुगल के टाइम पे हमारी जीडीपी 25-30% वर्ल्ड की थी। अरे भाई, वो तो हिंदुओं का बिजनेस था ना सारा, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, स्टील। तुम तो गुंडों की तरह आके तुमने कब्जे कर लिए। तुमने क्या किया है? वो कहता ताजमहल बनाया, ये बनाया, वो बनाया, जिसके रेवेन्यू से यूपी चल रहा है। मतलब काम सारा हमारा, क्रेडिट तुम ले रहे हो। चलो ठीक है, तुमने ले लिया। पाकिस्तान क्या किया? अगर जीडीपी थी 30% मुगल के टाइम पे, पाकिस्तान तो शुड हैव बीन हब ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहां से तो लोग पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर लगे हुए हैं थ्रू आउट द कंट्रीज वर्ल्ड कि भाई हमें वीजा दो, हमें पाकिस्तान आना है। तो ये सारा जमींदार वही था, साहिब बीबी गुलाम वाला हिसाब इनका। हिंदू बैठा हुआ, मारो, इससे गुलाम है, इससे काम कराओ, और ये टांग पे टांग रखकर। आप देखो संदीप जी, आप कोई डकैत सारी जिंदगी डकैती की और उसने छोड़ दिया, पैसे से ले लिए, तीसरी उसकी जनरेशन है नवाब बन जाती है। फिर लोग भूल जाते हैं ना। वही हुआ, बाबर आया, हुमायूं आया, ठीक है, अब अकबर द ग्रेट हो गया, तीसरी जनरेशन। और ये जितने नवाब बैठे हुए हैं, चाहे नवाब पटौदी हो, ये सब, ये कौन थे? ये सारे उठाए गिरे चोर थे। और अब ये जोड़े रॉयल बने हुए हैं, इन्वेडर्स रॉयल बन गए हैं। राइट। According to Zafarullah Khan, the assertion that the award of the Batala and Gurdaspur tehsils to India did not affect Kashmir is far-fetched. If Batala and Gurdaspur had gone to Pakistan,
Pathankot tehsil would have been isolated and blocked. Even though it would have been possible for India to get access to Pathankot through the Hoshiarpur district, it would have taken quite a long time to construct the roads, bridges, and communications that would have been necessary for military movements. Assessment on the controversial award of Gurdaspur to इसको India नहीं and the पढ़ेंगे, Kashmir क्या dispute. जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, मैंने पढ़ा था हाँ, इसमें, ये ऐसे तो ही ये हम लोग जानते भी हैं वैसे हाँ, कश्मीर बेकार की बातें हैं ये। सब लोग हैं। अच्छा जो ये जफरुल्लाह खान है ना, ये भी अहमदिया था। अच्छा, एक मिनट बाजवा साहब, जय भारती जी। साहब, बंगाल का जो इशू है ना उसको कल पढ़ेंगे। आई थिंक 2 घंटे हो गए हैं। जी, लेट अस डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब इशू है। बंगाल इसको का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, बंगाल को बाद में इशू कल के करेंगे। हाँ जी, अभी मजूमदार दादा सही है? हाँ जी सही है सर, ठीक कह रहे दादा। तो मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे शेयरिंग बंद करता हूँ। लेट अस डिस्कस व्हाटएवर हैज डेफिनेटली सर, बीन डिस्कस्ड सो फार, लाइक ओके। let us recapitulate also many important things. चलो शुरू हो जाओ। नमस्कार दादा। नमस्कार दादा और जय दादा को भी नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। प्रवीण ऑडियंस नमस्कार। को भी नमस्कार। बधाई हो। किस चीज की? हैं? 4 विकेट गिर गए। किसके? हैं? एक्स मुस्लिम के। कौन कौन? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या गिरे दादा, दोबारा बोलना, मुझे समझ नहीं आया। 4 विकेट्स ऑफ एक्स मुस्लिम्स। अच्छा, एक तो वो है सच वाला, एक नंबर 2 मुन्ना भाई ना, दीमी भाई, दिनी भाई। हाँ, एक्स मुस्लिम एंजल, अच्छा, एक्स मुस्लिम रबानी। हाँ। अरे वो तो तो हिंदू बेटा- लड़की है। ये नहीं विकेट, थोड़ा elaborate करो। विकेट हिंदू है लेकिन कन्वर्टेड है ना, मुस्लिम बन गई थी शायद। नहीं बन गई ना, तो फिर आ गई उसमें ना, उसमें तो दादा विकेट गिरना मतलब क्या हुआ, थोड़ा मैं समझ नहीं आ रहा। मतलब उनका चैनल बंद हो गया। एक मिनट बताता हूँ क्या हुआ। चलो ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे, इसलिए मैंने बोला ना 2 घंटे हो गए, मस्ती मार लेते हैं। बहुत हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मस्ती मारना चाहिए सर। दिन भर तो लॉ का किताब पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है। बहुत सिर दर्द हो गया है भाई, बाप रे। सर ये सिंह साहब, एक बात बताऊं मैं, भाई बोलती है कि तुम क्या करते हो यार, इतना मजा आता है तुमको, रात को बड़े खुश रहते हो। मैं बोलता हूँ कि देखो, ये जो बैठते हैं ना हम लोग, तुम समझोगे नहीं हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, और कितना मतलब ब्रेन का जो है थकान जो दूर हो जाता है। दिन भर काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसा बैठना भी चाहिए। वो जो डिस्कशन हम लोग करते हैं, जैसे कल मैं इंतजार कर रहा था, मैं बाहर निकला था लेकिन मेरा नज़र फोन पे था, फिर मैं आपका मैसेज देखा कि रीशेड्यूल्ड फॉर टुमारो। मैं बोला चलो यार ठीक है, I won't be there also, so I won't be enjoying. I was eagerly waiting for today. तो मुझे तो पता नहीं था कि you had this veterinary issue with the dog. So anyway, sir, we were waiting. But ठीक है sir, the dog is also a member of the family. It has to be looked after also. So no issues at all. But I'm always very pleased to be with you all. अरे Look एम forward- दादा, मैं 7-8 महीने से एक्स मुस्लिम चैनल पे था, तो मेरी वाइफ शी वाज नॉट हैप्पी कि भाई वो ये नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, टाइम सारा। मैंने मेरे घर में भी वही हाल है। हाँ, अच्छा, फिर जो 5-6 हफ्ते पहले जब मैंने बोला कि आई एम डन, मेरे को जो सीखना था सीख लिया, तो देन काइंड ऑफ ओके, मैंने कहा लेकिन अब ये कि एक चैनल है ये बीबी दादा का, तो यहाँ पर बस जो नॉन मुस्लिम चीज़ें हैं, दैट्स व्हाट वी डिस्कस। नहीं तो आई स्पेंड सो मच टाइम वीकेंड्स पर। कसम से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आने के बाद जो है ना, ब्रेन एकदम जो है साफ हो जाता है। हाँ, पता नहीं आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, दिन भर जो है कोर्ट का ये सब लफड़ा जो रहता है ना, पूरा ब्रेन को यह जाम कर देता है। और क्या है ना, एक नैरो विजन बन जाता है हर चीज का। थोड़ा आपस में हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक करें, डिस्कस करें। हाँ जी। गुड इश्यूज लाइक दादा मैं बताता हूँ समस्या क्या हुआ। आपके पास केसेस आते होंगे दुनिया भर का, आपको लगता होगा साला सब जगह गलत हो रहा है क्या? जी गलती देखते हैं ना, कोई सही चीज हाँ, आता है वही कह रहा हूँ। बताइए, कोई एक्स अच्छा मुस्लिम चीज आता है। जी, एक्स मुस्लिम चैनल पे डिस्कशन भी बड़ी अजीब सी होती है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सरकमसिजन से HIV नहीं होती। हाँ, वो डॉक्टर साहब कौन है ना, वो क्या नाम है उनका, वकास
उनकी मिसेज आई फिर मुझे हंसी आ जाती है, उनके टॉपिक सुन के हंसी आ जाती है। नहीं संदीप, एक मिनट, मेरी गल सुनो। हाँ जी। एक चीज को कितनी बार सुनेंगे? सुन लिया, वही रोज रोज, बस हो गया यार। मैं तो इससे यार जो सीखना था, मेरा सेमेस्टर हो गया पूरा एंड आई वाज आउट। we have graduated with success. सक्सेस We have जितना सीखना graduated था। with success. It's इस्लाम like 101। ये जितने we बच्चे can वहां पर tackle पढ़ रहे हैं anybody. अभी पास होने वाले नहीं है, वहीं पर रहेंगे, उसी क्लास में पढ़ते अरे रहेंगे। हमारे प्रेम दादा जो है घूम रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ूंगा मैं। आप क्यों जाते हो? आई वॉच एवरीथिंग, आई डोंट एंटर। ऊपर मैं भी स्कीम करता हूँ। प्रेम दादा खूब घूम रहे हैं आजकल। प्रेम उनको दादा कौन? पकड़ूंगा। अरे हमारे प्रेम जी है ना, अरे जो लगा, प्रेम जी, अरे वो ये लाल किले वाले, प्रेम यूपी जी वाले, पंजाब। लाल किले वाले। हाँ, पंजाबी हैं। नहीं, एक तो प्रेम जी पंजाब से जुड़ते हैं, जो कल हाँ भी जुड़े थे। हाँ, अरे वो उनका ही बोल रहा हूँ ना, लाल किले का उनका लगा हुआ है टाइम ना पास लोगो। करते होंगे यार, क्या है कि वो करता है, तो उनका भी टाइम पास करने का होता होगा, इसलिए करते हैं। अरे टाइम पास तो दूसरे वे में भी तो कर सकते हैं। अभी वो परसों प्रॉमिस किए थे कि मैं आऊंगा, आज नहीं आए इधर की तरफ। हाँ नहीं, वो और कल भी जब आए उनको पता ही नहीं था कि डिस्कशन क्या हो रही है, इसलिए मैंने पीके से भी बोला। पीके तो भी चुप ही कर गया। मैंने कहा भाई डिस्कशन तुम शुरू से जुड़े नहीं, हम बोल क्या रहे हैं उस पे बोलो। मैं भी चुप, छोड़ो। फिर ये पीके डिस्कशन ले गया वो सही है चाचा के साथ। मैंने बोला, मैं कहा यार आई डोंट वांट टू पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, इसलिए बीबी दादा मैं निकल गया। नहीं, यू अच्छा, डिड ये द पढ़ो, करेक्ट थिंग। क्योंकि ये चैनल उड़ गए हैं इसलिए मैं वहां से नहीं ले रहा हूँ। ये कम्युनिटी पोस्ट में बाबू डायलॉग के Okay. एक्स मुस्लिम मंजिल क्या लिख रही है ये? हेलो एवरीवन, आज तक हम पे कोई सवाल नहीं उठा है, मगर इस मूवमेंट से जुड़े हुए सारे एक्स मुस्लिम्स का जीना हराम कर रखा है कुछ लोगों ने। जब इतने बड़े चैनल वाले और इतने पुराने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कल को मेरे साथ भी हो सकता है, और हम तो पहले से ही परेशान हैं। सिंगल मदर हैं, न घर है न परिवार है, इसलिए कल शाम के बाद से आप लोगों को ये चैनल नज़र नहीं आएगा। पहले हमें लगता था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस्लाम है, लेकिन अब लग रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या हम एक मुस्लिम ही हैं, एक्स मुस्लिम ही हैं। चलो यार, कम से कम सच तो बोलो। रब्बानी, हाँ, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। काम मैंने स्टार्ट किया था वो पूरा नहीं कर सकती। इस्लाम की असलियत और नहीं दिखा सकती, क्योंकि यह लोग इतने गिरे हुए हैं। बच्चों को भी ला रहे हैं इस मूवमेंट में। पहले जब मैंने एक आदमी का कम्युनिटी में डाला था बच्चों के लिए गलत बातें बोल रहा था, तब मैंने लाइट लिया था उसको। अब नाम लेकर कमेंट्स करना ही बच्चों के, और मैं सिंगल मदर हूँ, ये बढ़िया लिखती भी नहीं है। मेरे लिए मेरा दीन दुनिया। कॉपी पेस्ट है दादा, कहीं से उठाया है उसको वैसे कर दिया है उसने। देखो एंजिल वाला पढ़ा ना, वैसे ही वो मार रही है वो। मेरे लिए मेरा दीन दुनिया, मेरे बच्चे ही मेरी एक गलती। इस्लाम में आना और इस्लाम छोड़ना बहुत भारी पड़ गया मुझ पे। यह कोई अपना नहीं है, ये कोई अपना नहीं है। हर बार घर बदली, शहर बदलो, डिस्ट्रिक्ट बदलो, सबसे परेशान हो गए हैं। कल शाम के बाद से आप लोगों को ये चैनल नज़र नहीं आएगा। पहले हमें लगता था ठीक है, कि इस देश वही की वही सबसे बात, बड़ी वही समस्या। चीज है। और कुछ है? एक मिनट, इसमें और इधर कुछ दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुक। ये कौन है? एक्स मुस्लिम मंजिल। फिर वही पढ़ लिए इसको तो। ये है कौन है? ह्यूमनिस्ट मुर्तद। कल शाम के बाद से आप लोगों को ये चैनल नज़र नहीं आएगा। पहले हमें लगता था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस्लाम है, लेकिन अब लग रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या हम एक्स मुस्लिम ही हैं। अब दीनी भाई,
कल शाम के बाद से आप लोगों को ये चैनल नजर नहीं आएगा, ये कॉपी पेस्ट ही मारते हैं। नया कुछ लिखो यार। पहले हमें लगता था कि इस देश के, ये देश की सबसे बड़ी समस्या इस्लाम है, लेकिन अब लग रहा है कि हम इस देश की सबसे बड़ी समस्या हम एक मुस्लिम ही हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्या डिस्टोपिया टू रीजन, क्या जीएन गुंडासुर, ये कौन है भाई? उर्फ लवनासुर, हाँ हाँ, उर्फ लवनासुर। फिर मुन्ना भाई मुस्लिम, एक्स मुस्लिम ऑफिशियल, क्या गंजेड़ी, क्रिप्टो, हाँ समझ गया मैं, क्रिप्टो पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि बच्चे तुम्हारा ठिकाना जेल ही है। तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम तक का टाइम है। मेरी जितनी वीडियोस डाउनलोड करना है कर लो, और मेरा जो उखाड़ पाना है उखाड़ लेना। और @मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम ऑफिशियल गंजेड़ी 2 महीने के अंदर अगर मुझ तक पहुंच सकता है तो पहुंच ले। तेरा क्या गांजा, तेरा गांजा कहीं घुसेड़ दूंगा, समथिंग कह करके बोल रहा हूँ। एस 5 हो गए, फिर तो 4 की जगह 5 हो गए। 5 ये फैजू भी आ गया, फैजू भी आ गया। अच्छा, इसमें फर्जी भी होंगे शायद। नहीं, सबके सब ये चलते थे। अरे बड़ा तमाशा हुआ है। एक और वीडियो दिखाऊं क्या आज? उसमें जय भारती साहब भी कहीं घुसे हुए हैं। अच्छा, कौन सा बताइए सर? जय भारती साहब दिखाऊं? दिखा दो दादा, हमने तो लताड़ा के लोगों को। छोड़ दीजिए, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं ना। सर आप बोलिए, सर वीवी सर आप बोलिए। हाँ बोलिए ना, आप समरी बोल दीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं देना, मैं तो सिर्फ एक्सपेक्टेटर हूँ, सुनना है मुझे। मैंने तो जो मुझे रोल प्ले करना था मैंने कर दिया इसमें। जय भारती साहब बोलिए। एम दादा, मैंने अगर कन्हैया लाल का वीडियो करना होता ना तो मैं ना जुड़ता, क्योंकि उससे पहले भी अंकिता तोमर को उन्होंने उठाना, मारी उसको गोली कॉलेज के बाद। देखिए, मैं तो नुपुर शर्मा केस के बाद ही मुझे इंटरेस्ट लगने लगा। गलती से एक दफे हाथ लग गया था वहाँ, वो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार सही बात है, ये सब हरामी लोग ही करवा रहा है, और बीजेपी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अपना ही आदमी को। मतलब लेडी है, उसको सपोर्ट करना चाहिए ना, उसने कहाँ गलत कुछ बोला। मैंने भी आज तक वो बाहर नहीं आ पा रही है। नहीं, ये पॉसिबल है? बताइए आप, ये कोई देश के लिए अच्छा चीज है? कितने दिन हो गए? जी सर। दादा, मैं बड़े बड़े महानुभावों से यहाँ पे पूछता हूँ कि नुपुर शर्मा ने मई 2022 में टाइम्स नाउ के नवभारत वाले में नाविका के कहने पर कुछ बोल दिया था, और उसके ऊपर दुनिया पर बवाल हो गया। ये लोग साल भर से या 2 साल से बकवास किए जा रहे हैं। अप्रैल 2021 में साहिल ने चैनल खोला था और रोज मोहम्मद साहब ये करता है, मोहम्मद साहब वो करता है। इनका क्यों नहीं गलत? इनका नहीं होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। इनका कुछ they are in क्या बोलते हैं, connivance with those other views। वो मौलाना हरामी जो बैठा था उसने भड़काया ना, तभी तो नुपुर शर्मा बोली। हाँ, अभिजीत दादा आप ना अवगढ़ सिंह को भी ऐड कर लीजिए। कन्हैया लाल का मर्डर हो सकता है, लेकिन इनका कोई, ये लोग तो अपना चेहरा भी दिखाते हैं, इनका कोई किसी ने छुआ नहीं इनको। सर अवगढ़ जी आए हैं सर। हाँ जी, देखिए मैं तो इंटरनेट में ना, जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ। चलो अवगढ़ जी नमस्ते। जी नमस्ते जी नमस्कार दादा, सभी को नमस्कार। नमस्कार। देखिए मैं तो इंटरनेट पे 1996 98 से हूँ, 97 से हूँ। जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ ना तब से हूँ। चैट वगैरह, ईमेल वगैरह से पहले 100 कल्चर ग्रुप्स होते थे, यूजनेट ग्रुप्स जिन्हें कहते थे। फिर अभी 5 साल हो गए ये तुम्हारे गालिब कमाल और हैरिस सुल्तान, ये सब के थे, इनके चैनल पे भी मैं था। पर मुझे इनकी गेम समझ लग गई है। ज़्यादातर ना पहले ज़्यादातर तो पैसे कमाने के लिए हैं, शायद थोड़े बहुत जेन्युइन हो, पर इनका एक ही काम है, बस ऐसे करते रहो, लोग इन्हें पैसे देते रहेंगे। अब बहुत सारे लोग का प्रोफेशन ये बन गया है।
मैं तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, मुझे क्या बोलोगे आपको, एक पैसा नहीं दिया। मेरे से गलती हो गई, मैंने स्टार्टिंग में मैं नहीं दिया। हारिस सुल्तान को दे दिए थे मैंने पैसे। अरे ड्रेस दो ही को क्यों दिए थे? उसको जानते हैं, उसकी स्ट्रीम में जाके मैं उसको अंडू एथियस्ट बोल के आया था, मुझे ब्लॉक कर दिया है। कौन? हारिस? मत दिया करो उसको, पाकिस्तानी है वो, उसको हारिस वो टुन्नी बोल रहा था, मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये टुन्नी क्या होता है? कर रहा हूँ बीच में, ये आप जो दिखाए थे वापस से शो करेंगे। इस पे हमें चीज कहना है कि तुम भाई मुसलमान हो, तुम्हें इस्लाम से दिक्कत थी, तुम इस्लाम और मुसलमान को गाली दे रहे हो। तुम ये भगवा क्यों पहन के जो है ये शो करना चाह रहे हो कि तुम हिंदू हो? तुम्हारे कृतियों का जो रिजल्ट होगा, जब तुम्हारे हरकतों को जब पट्टी उत्तर देना शुरू करेंगे मुसलमान, तो वो तो हिंदू को ही गाली देंगे ना। ये क्या तुम भगवा को अपमान कर रहे हो? ये कैसी बेहूदगी है महाराज? क्या कहें सर, अभी असली यही तो है ना, जब आप दंगों के अभियुक्त हो, भंगार का धंधा करते हो, तो यही सब होगा। और मैं तो ये बोलूंगा कि दे रहे हैं, इसी की वजह से ये चीज चालू हुई है। तो और नहीं तो क्या। चलिए देखिए मजेदार चीज, मैं चाहूंगा डॉजी भाई आप पढ़ें, क्योंकि आपका भी पोस्ट आया था इस पे। जी, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 18 घंटा पहले की पोस्ट है। एस सुस्लीम डीनी भाई लिखते हैं, कल शाम के बाद से आप लोगों को ये चैनल नजर नहीं आएगा, पूर्ण विराम। हालांकि शाम हो चुकी है, उम्मीद करते हैं कि ये चैनल हमें नहीं दिख रही होगी, लेकिन फिर भी आगे पढ़ते हैं। आगे लिखते हैं, पहले हमें लगता था कोमा कि इस देश को, एक मिनट, हाँ, इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस्लाम है, लेकिन अब लग रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या हम एक्स मुस्लिम ही हैं। अजी बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, द स्टोपिया टू रीजन बीप उर्फ लवनासुर, मुन्ना भाई गंजेरी, क्रिप्टो बीप, तुम्हारा ठिकाना जेली है। तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम तक का टाइम है, मेरी जितनी वीडियोस डाउनलोड करना है कर लो, पूर्ण विराम, और मेरा जो उखाड़ पाना उखाड़ लेना। और मुन्ना भाई गंजेरी, 2 महीने के अंदर अंदर अगर मुझ तक पहुंच सकता है तो पहुंच ले, कोमा, तेरा गंजा तेरे पिछवाड़े में भरने की बड़ी ख्वाहिश है मुझे। माशाअल्लाह, ये लिखते हैं एक्स सुस्लीम डीनी भाई। माशाअल्लाह, एक डायलॉग याद आ रहा है सर, बोले? जी महाराज। है साला, जितना खून का घूंट मैंने पिया है ना, तुम हलीम खिलाएंगे आपको क्या? आपको पिछवाड़े पे लात पड़े, बहुत कमीना पड़ा चल रहा है आपको। ये यहाँ पे हम सुबह से शाम तक गालियां सुनते रहते हैं। आप You जो think है every Sanatani, every Hindu is a fucking illiterate in Dharma and Sanatan? Come here. Let us debate in Sanskrit. I shall start with the opening shlokas. Whom do you want? Ramcharitmanas? Let us begin. Come on, dude. भाई तुमको स्ट्रीम दी है, come on stream. ये And ओम की let ले रहे me हैं, ask ओम you की your ले रहे हैं। qualifications. And after that, Lavnashu is going to give you your qualifications as well as his. Being a professor at a prestigious university, having done PhDs, I shall be willing to talk to you about my qualifications and degrees. Would you be willing to do that, sir? Would you be? वहां अंग्रेजी बोलते हो. You are not able to answer my question.
हाँ बेबी आइए इधर राज भाई, आइए, आपके Are you a क्वेश्चंस का graduate, Om? आंसर दी जाएगी। Are you a graduate, मुझे Om? याद आया, Did you रिलेशनशिप complete your किए post थे। graduation? Did you do that? And after that, have you applied for your PhD right now? How many languages do you speak, Om? Hmm? Don't do this. Just because सामने वाला डिफेंड करने के लिए नहीं है, you shall run your mouth. That's not acceptable. हाँ, It is not. ओम भाई आप यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप आ जाइए प्लीज ऊपर। सर इनको स्ट्रीम का लिंक दे दीजिए, ओम भाई से थोड़ा बात करते हैं। This is not done. एक महाकमीना आया है। दादा ये हलीम खिलाएंगे डिस्कशन आपको हो रहा है। क्या? आपको पिछवाड़े पे लात मारे, बहुत कमीना पना चल रहा है आपको। ये यहाँ सर पे हम अपने सुबह से शाम तक गालियां सुनते रहते हैं. आप You जो think है every Sanatani, every Hindu is a fucking illiterate in Dharma and Sanatan? Come here. Let us debate in Sanskrit. I shall start with the opening shlokas. Whom do you want? Ramcharitmanas? Let us begin. Come on, dude. You think we are fools? We're not educated? राज भाई एक कमीना जोड़ा है अपने पास, प्रेम चोपड़ा। Nonsense. दादा Not able to answer. एक मिनट इसे रोकिए। जहां जहां बैठते हो ना मेरे भाई, छोटे भाई, फिर बोल रहा हूं छोटे भाई, उनको एक बार जाके पूछना उनकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है? एंड यू आर हियर इन असुरलो, यहां जो भी बैठते हैं ना बिना मास्टर्स के नहीं बैठते। हम भांड नहीं है नाचने गाने वाले, समझे क्या? और ना ही ना तेल बेचते हैं, ना तेल लगाते हैं, कुछ नहीं करते। कहाँ गया कमीना? चले गया सर टीटू, बुलाया जाए इसको, प्रेम चोपड़ा। कहाँ गया है प्रेम चोपड़ा? यही है। हु इज दिस चुन्नी बाबू? ये चुन्नी बाबू के चैट कहीं टीटू है? हेलो कौन है भाई? जी जी चुन्नू, क्या नाम है आपका? चुन्नी जी। मजा आ रहा है। आवाज और आपकी हम बारा सर आप म्यूट करिए, आपकी तरफ से एको आता है। अरे दादा इसे मेरी तरफ रोकिए से तो एक मिनट, मुझे कुछ आपका समझ नाम में नहीं आ कोहराम रहा नहीं है। है ना? बोला ना वो कोहराम सर, आप बोलिए चुन्नी बाबू। जी मैं बोलूं? जी जरूर। राज भाई ऐसा है, सचिवालय की स्कीम तो मैं भी देखता था, और राज भाई आप वहाँ प्रेजेंट रहते थे और बड़ा अच्छे से ड्राइव करते थे। हेलो, यू मीन ऑपरेट? ये देखिए, इतना बड़ी चीज जो ये है ना। एक मिनट होल्ड करिए। ओम 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 डिड 5 years इन एज अ फैकल्टी फॉर व्हाट? तुम्हारी लैंग्वेज तो फैकल्टी की तरह नहीं लगती। एंड बाय द वे, सिंस यू आर अ फैकल्टी, respect your seniors. I have 20+ years as teaching experience in various universities, including BHU, Banaras Hindu University. ठीक है? You are very, very junior to me. कॉलेज में रहोगे तो you won't be even able to walk inside my chamber. So relax. तो दादा एक मिनट पॉज करो। ये लवना सुर अगर अपने सर आप को इससे ज्यादा तो मैंने टीचिंग। एक मिनट पॉज करो। इसकी लेवल ऑफ एरोगेंस देखिए, ये है टिपिकल इंडियन माइंडसेट। मैंने भी अमेरिका में दोबारा आके पढ़ा, संदीप इज एजुकेशन है।
यहाँ पर यू कैन वॉक इनटू, चाहे अगर आप जूनियर भी हो, अगर पढ़ा रहे हो, इसका लेवल ऑफ एरोगेंस देखो कि तुम मेरे उसमें आ नहीं सकते, तुम जूनियर हो। ये वही जमींदारों वाली वो है माइंडसेट, क्या बकवास कर रहा है। सामंतवादी। ये कौन बोल रहा था मुंह में पान लेकर? दादा, अरे दादा क्या नाम? सुनिए तो, इन लोगों को क्या दिखा रहे हैं, ये लोग सब पैसे के खेल में हैं, एक दूसरे को लात मार रहे हैं, मुझे पूरा समझ में आ गया है। लोगों को फालतू हटाइए, इन लोगों पे डिस्कस क्या करना। और रही एक्स मुस्लिम मूवमेंट, मैं जो बोल रहा था ना, लग रहा था कि वो मुंह में पान लेके बात कर रहे हैं। सुपारी अरे पता नहीं वो डाल- मुंह में सुपारी दबा के बोला करता है, डॉगे डॉगे नाम है उसका। मतलब तुम ये इस टीचर्स तरह। की भाषा होती है। नहीं नहीं सर, देखिए सर, मास्टर्स डिग्री होल्डर तो हम भी हैं सब, हम भी बाहर पढ़े हैं, लोगों से मिले हैं, कोई टीचर इस तरह बोलता ही नहीं। नहीं, अमेरिका में संदीप would say, संदीप, you went to university here, right? हाँ जी, या बिल्कुल। मैं जब स्कूल में था, वो कहते यार ये PhD is like a degree, go get one. राइट। कोई, मैं जिस स्टेट में रहा, न्यू मैक्सिको में, यहाँ पर लॉस एलमोस लैब है जहाँ पे न्यूक्लियर बम बना था, ये ऊपर सेंटर पे, जो ऊपर जाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग मेरे पड़ोस में थे, ही इज अ PhD इन द लेजर समथिंग, हम्बलनेस पता ही नहीं। इससे ऐसे लोग मिले न्यू मैक्सिको में, एम दादा, कि उनकी क्वालिफिकेशन देखो, एक तो PhD का वो बन गया हैंडीमैन, प्लम्बर बन गया, इलेक्ट्रिशियन बन गया, और आके कह यार आई दिस इज व्हाट एंजॉय, कोई बात ही नहीं। काम होता है ना सर। काम होता है। ये मुझे आप बोलिए ना, कोई भी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे कोई डिग्रियां ले ली। अरे एक दिन मैं बताऊं आपको, एक दिन ये पड़ोसी देख लिया मैं सामने झाड़ू लगा रहा था, क्योंकि जो सवेरे जो कचरा वाला आता है ना, तो हड़बड़ी में कुछ कचरा वगैरह फेंक दिया था घर के सामने। तो ठीक है, मैं झाड़ू लगाने लगा। बोला वकील होकर के झाड़ू लगा रहे हो? मैं बोला इसमें मेरा ही घर है भाई, आपको क्या तकलीफ है? नहीं कोई आदमी रख लो ना, बुला लो किसी को। मैं बोला मेरे को जरूरत नहीं है अभी, मुझे साफ चाहिए जगह, मैं कर रहा हूँ। उसको प्रॉब्लम ये है कि उसकी वाइफ देखेगी कि देखो जो एम दादा काम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? ये एकदम सही पकड़ो। उसको ये प्रॉब्लम है। हम लोग घर में काम आपस में बांट लिए हैं कि ये काम मुझे करना है, वाइफ ये करेगी, बच्चे लोग ये करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेड आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए, मैं ना पिछले 4 साल से घर से काम कर रहा हूँ। पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मेरी वाइफ बाहर काम करती है, बच्चे तो कॉलेज में है, तो अब मुझे खाना बनाना भी आ गया, घर के कपड़े धोने भी आ गए, बर्तन धोने भी आ गए। सर यूट्यूब में सब मिल जाता सर, बढ़िया खाना का रेसिपी जो आपको यूट्यूब में आराम से एकदम बहुत जल्दी बनाने का जो आप सीख लोगे। घर में आप घर से अगर काम करते हैं, आपको टाइम बहुत मिल जाता है। भारती साहब 2 मिनट के लिए देखो ना थोड़ा प्लीज, इसको देखो ना, उसके बाद दिखाइए। अरे दादा ये सब मत दिखाइए, इन लोगों से क्या लेना देना हमारा। जय भारती साहब का मजा मार रहे हैं, थोड़ा सा मजा ले रहा है ना क्या? मैंने स्क्रीन शेयर किया, ये वही बंदा है। हाँ तो देखो, थोड़ा सर का लगाओ, कुछ नहीं है सर। बैठाते हैं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सनातनी है, वो आजाद ग्राउंड करके बंदा बैठा है, वो उसी में ये जो एक्स मुस्लिम को बर्बाद करने के चक्कर में था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इनको पहले जानता था, ये शुरू में हमारे सनातन में कुछ फूट डाल रहे हो, मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैं अभी इस समय उसमें बोल देता हूँ, इसलिए नहीं जाता। अब मैं किसी में खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग मैं सुना है आरकुट जो का चैनल है, तो ये बहुत ही तो दोनों है, सनातन बोरियत है, सोच रखते हैं, तो थोड़ा सा को पता नहीं क्या है, वो समझ नहीं आ रहा है। इनका भी कहानी जानता है, खैर मैं एक्सक्लूसिव वाला जानता नहीं तो बात करूंगा नहीं, बस ये कि अपने हिंदी में ज्यादा फोकस करें। आप लोग सुने सबकी, पर अपना जो है हिंदुइज्म जो है उसको आप बेसिक जानकारी जरूर रखिए। बस ये क्वेश्चन आप सबसे। ये आपकी बात सच है, ये मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। बस इतना मैं कहूँगा कि आर पुत्र जी के आप चैनल में जाते हैं तो आर पुत्र जी को सावधान जरूर कर दीजिएगा। और KR जी के चैनल पे तो मैं आज गया था, सावधान करने के लिए गया था, लेकिन आज क्या नवरात्रि का है ना, नवा वर्ष है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोला। तो हाँ मैं बता एक बात, एक्स मुस्लिम भले अंदर से दिल से सही होंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ या खराब, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जय मुर्गी राष्ट्र। जय मुर्गी राष्ट्र।
अरे हालेलुया हालेलुया। मिस्टर ए रोजे जी सर, हालेलुया सर, हालेलुया। मिस्टर ए, कभी आप पुणे आएंगे ना सूरज? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो चलो कोई बात नहीं। तो मेरे को एक टीम भी बोला था कि मैं पाकिस्तान भी जाके आया हूँ। एक मिनट अब ये देखो ये क्या होता है, ये क्या है? इंसुलिन का इंजेक्शन चढ़ रहा है ना ओम भाई। बस खत्म। इसमें तो मैंने बोला था कि जो एलिगेशन लगाई हैं, आप कैसे कह सकते हो वो ड्रग ले रही है? ड्रग तो वेनस में जाता है भाई। मैंने अपने दादाजी को 5 साल इंसुलिन का इंजेक्शन दिया है और 4 साल टिल डाइड। उस इंसुलिन का इंजेक्शन आप बिल्कुल स्किन के बिल्कुल ऊपर हिस्से में आप दे देते हो, उसकी नीडल बड़ी छोटी होती है। ड्रग्स के लिए मोस्ट ऑफ इट आपको वेन में लगाना पड़ता है, इट गोज डायरेक्टली इनटू। मैं उस बात पे कह रहा था कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, इट्स नॉट आई वाज डिफेंडिंग समीर और एनीथिंग, कि हाउ कैन यू से कि ये ड्रग ले रही है? बोलने तो कुछ भी बोल दो। अरे भारती जी, मैंने जहाँ तक जाना है सब खेल है पैसों का। हाँ। सब अपनी अपनी होशियारी दिखा रहे हैं, तो हम लोगों को भी होशियारी दिखानी चाहिए। जितना निचोड़ लेना हो इस्लाम का लो इनके चैनलों से, अपने आप को अवेयर करो और जो सोसाइटी में हो रहा है उसके प्रति सतर्क रहो। अपनी अपनी कहानी बना रहे हैं, बनाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। अरे भाई, मैं तो खुल के कहा कि मैं सिर्फ समीर के चैनल पे होता था। मैं पाला कि भाई उसने हिंदुज़म किया है तो चलो लेट मी सपोर्ट हिम, और मैं आज भी उसको सपोर्ट करता हूँ, हालांकि मैं चैनल पर जाता। 5-6 हफ्ते पहले मैं समीर के चैनल पे मैंने कहा समीर कुछ चल रहा है, तुम्हारे बारे में भी बहुत बोला है, सच वाला जी सब के गंद खुल गया। मैंने कहा आई हैड इनफ यार, मेरे को अब आप किसी अपने चैनल पे अगर नहीं देखो तो ये नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अब आऊँगा नहीं, मेरे लिए बहुत हो गया। वही बातें सुन के उसने कहा हाँ ये सब चल रहा है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब भी हम कहेंगे कभी आप मॉरल सपोर्ट के, मैं कहा ठीक है, कभी बैक स्टेज पे कुछ है तो आई विल कम। हालांकि अभी तक नोबडी कॉल्ड मी और ना मैं जाता हूँ, मैंने बड़े सारे चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, सही बताओ। और भारती जी, ये मूवमेंट जरूरी है। एक्स मुस्लिम भले ही रोते गाते चले, टूटते चले, पर जरूरी है भाई। ये आज की डेट में जिस तरह की ये लोग जहनी बीमार लोग हैं, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता आसमानी किताब के अलावा, कोई प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। तो मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, भले डायरेक्ट तौर पे ना करूँ तो इनडायरेक्ट तौर पे तो करता हूँ कि चलता रहे, कम से कम एटलीस्ट नए लोग जुड़ते जाएं। कम से कम 20-25 करोड़ लोग हिंदू जब अवेयर हो जाएंगे तो अपने आप इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भाई मदरसा बंद करो, मदरसे में ये तुम्हारे पढ़ाया जा रहा है, या तो सिलेबस चेंज करो अपना। इस बात से मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चैनल चलने चाहिए, कम से कम ये एक्सपोज कर रहे हैं। मेरा वहाँ जाना मेरे लिए कुछ नया नहीं है, बड़ा गाली गलोच है, वही चीज़ें बार बार। मतलब मैं अपने घर में इस तरह की हमने बातें नहीं सुनी, जब हम बड़े हो रहे थे इस तरह की गाली गलोच हमने कभी सुना नहीं। तो जब मेरे लिए भी शुरू में जब ये कुरान में क्या लिखा है जब ये बोलते थे, मैं कहा यार ये कैसे कह सकते हैं, ऐसी बातें ये क्या कैसे सकते हैं। फिर एक्सेप्ट करते हो कि चलो भाई ठीक है। फिर एक टाइम आया यार वही चीज़ रोज़ सो मैंने जो है समीर के चैनल में था, मैं कहा समीर यार आई एम आउट ऑफ दिस, बट इफ़ यू नीड मी एनी टाइम जस्ट बैक स्टेज पे कुछ डिस्कशन करनी है, ठीक है, आई विल बी अवेलेबल। अब मुझे कितने हो गए, 5-6 हफ्ते हो गए मैं किसी एक्स मुस्लिम चैनल को सुनता ही नहीं। जब से हाँ, मैंने भारत को इतना कह दिया था कि यार भारत, एक्स मुस्लिम भारत, कि यार तुम्हारा बड़ा धन्यवाद कि तुमने हमें बीबी दादा से मिला दिया। अरे मैं बीबी दादा के साथ हूँ, छोटा अब हमें एम दादा मिल गए, इनसे भी हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म 8 संदीप साहब मिल गए, ये भी यूएस में है, तेजवीर है, अकबर साहब आप हो, पीके से तो मैं भारत के चैनल पे मिला था। तो एक छोटा सा ग्रुप है जो दादा को लगता है ठीक है हम उस पर बात कर लेंगे। आप लोग जो यंग हो, बेस्ड ऑन जो हम थोड़ा डिस्कशन अपना लिव्ड एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपको उससे कुछ सीखना है सीख लो, नहीं तो आपकी वो है कि भाई यू मेक योर ओन डिसीजन और फाइंड आउट कि उसके जो परिणाम है अच्छे होंगे ठीक होंगे, वो भी आपके हैं। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बिल्कुल ठीक कहा आपने ना। मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत सालों से सुन रहा हूं इनको, और मुझे तो ये लगा कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, अगर इनको देखा जाए
तो ये दूसरी तीसरी लैंग्वेज, दूसरी तीसरी क्लास के बराबर होंगे। और जो हमारे जी। सनातनी धर्म है, इनको तो वेद पढ़ने लिखने में सुनने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। इनमें तो कुछ संदीप सीधा समझने कुछ है ही नहीं, मुझे तो ये लग संदीप रहा है। बस दादा, ये एंटरटेनमेंट जब के लिए मैंने लोग जाते हैं। संदीप दादा जब मैंने पहली बार पढ़ी ना कुरान, हाँ जी। सूरह निसा पढ़ रहा था, ऐसा लगा कोई दूसरी तीसरी चौथी का बच्चा अपनी सारी भड़ास निकाले दे रहा है। हाँ। कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं। बात भी रेपिटेटिव हो रही है, जैसे अगर बच्चा तलबा भूल नहीं जाता बीच बीच में कि यार मैंने क्या बोला था वो भूल गया, अगली बात कॉन्ट्रडिक्टरी ही बोले दे रहा है वहाँ। अगर वही तो जी अभी हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ने में जिंदगी लग जाती है पूरी पूरी समझने में, कंपैरिजन ही नहीं है कोई। अरे संदीप बाजवा दादा, साहब, एक आप आयुर्वेद एक दर्शन है सांख्य दर्शन, तो उसमें कर्ता कारण और कर्म का इतना तगड़ा लॉजिक दिया है, उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया उसमें फील होगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी। और कहीं शंकराचार्य के अद्वैत वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, अद्वैत वाले इस तरह पढ़ राइट। लीजिए, तो हाँ और जी। आपका माइंड खुलेगा। अवगढ़ भाई, जब ये पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई एनकोडेड लैंग्वेज यूज करी है इन्होंने, शब्दों को ऐसे यूज करा है, एक कोडिंग की तरीके से है, वो रिवील होके अलग अलग मीनिंग्स देती है जी जी बिल्कुल और सही कहा बहुत आपने। बहुत डीप इन डेप्थ मीनिंग देती है। जब कभी मैं देखता हूँ ना चीज़ों को, उसके बाद साइंटिस्टों को, कौन सा साइंटिस्ट आपने देखा होगा जो कहता होगा हाँ जी क्रिश्चियनिटी से मुझे ये आइडिया मिल गया, फलाना कॉस्मोलॉजी हो गई, ढिमाकी हो गई, कभी आपको नहीं दिखेगा। कभी इस्लाम से बोला होगा कि हाँ जी फलानी चीज हो गई, ये वाला सूत्र उसमें छुपा हुआ है। जो भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे वो यही कहेंगे कि फलाना वेदांता से मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है, कि उसमें जो है क्या कहते हैं उसको, क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, क्वांटम जी जी मैकेनिक्स के 19 और सूत्र। 18 सेंचुरी के जितने भी जर्मन फिलोसफर साइंटिस्ट थे, तो सारे वो वेदों और वेदांत और उपनिषदों का अपने में ट्रांसलेशन करवा के खूब रीड करते थे, क्योंकि वो कहते नहीं थे कि मतलब इस ये कहते हैं ना इनसे कि मुझे सोचने के विचार मिलते हैं, कि मेरी थिंकिंग ब्रॉड होती है, हम नए नए आइडियाज सोच पाते हैं, क्योंकि उनकी बाइबल में ये सब इतना ब्रॉड माइंडेड कोई चीज़ थी ही नहीं। नहीं, अभी ये कहते हैं जी वो धरती और आसमान को अलग करते हैं जी, बिग बैंग हो गया, ठीक है। मतलब यार हद ही हो गई, इतनी प्रिमिटिव लैंग्वेज, कुछ उसकी डिटेल नहीं, सोलर सिस्टम की डिटेल नहीं, ठीक है, उसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि पोल्स भी कोई चीज होती है और पोल्स में 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं, कोई नॉलेज नहीं। और बोलते पृथ्वी हैं जी चपटी है तो पृथ्वी चपटी है तो फिर कैसे पोल्स का कॉन्सेप्ट होगा? हाँ जी, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे यहाँ। तो हमें बताया जाता है कि हर चीज को क्वेश्चन करो, बात करो, डिलिबरेट करो, डिबेट करो। और उनका कह दिया था बस हमने कह दिया बस होगा, जो बात करेगा उसका सिर अलग हो जाएगा। बाजवा जी जब आप शास्त्र तो है ही है ना, बाजवा जी जब आप जी जी संगम लिटरेचर का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जैसे कोई विद्वान आए, या बौद्ध धर्म या जैन धर्म इस तरह करके, या फिर द्वैत अद्वैत वाले आए, तो आपस में डिबेट होती थी ब्राह्मणों की, और जो भी ज्ञानी लोग रहते थे, ऋषि महर्षि, और जो जीतता था चलो राजा बोलता था, जो किंग रहता था कि ठीक है आज से यही फिलॉसफी मानेंगे। मतलब कोई मार काट वाला सीन नहीं था कि नहीं मार के काट के तुमको अलग कर देंगे और अपनी आइडियोलॉजी थोपेंगे। यहाँ पे हमेशा धर्म शास्त्र का वो क्या कहते हैं शास्त्रार्थ का कॉन्सेप्ट था कि चलिए आप बातचीत करिए और डिबेट करिए, जहाँ पे निष्कर्ष पहुंचा जाएगा वही डिस्कस किया जाएगा, वही मान लिया जाएगा। अगर भाई कई जगह तो मैं साइंटिस्टों को भी बहुत प्रिमिटिव देखता हूँ, उनके जी जो जी लॉजिक्स होते हैं कई बार तो वो भी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या ये बिन सिर पैर की बातें कर रहे हैं। जी जी और मैंने अभी परसों पढ़ा था इंडियन टू जी चारवाक दर्शन का कुछ मुझे मिला था, तो उसमें ये था कि चारवाक भाई नास्तिक दर्शन है। एथियस्ट और नास्तिक में डिफरेंस है भाई। नास्तिक का मतलब जो है वेदों और संस्कृत में जो मिलता है कि उनकी खोज जारी, अभी उन्हें मिला नहीं है। और तो जो चारवाक बोलते थे, कहते थे कि यावत जिए सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पीवेत, कि मतलब जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेके घी पीना पड़े।
तो ये कॉन्सेप्ट बोलते थे और साथ में ये भी बोलते थे, मजाक उड़ाते थे जो आस्तिक लोग रहते थे, कर्मकांड करते थे, कहते थे ये लोग इतने पाप करते हैं कि ये लोग शर्म से ये अपने आप मतलब इतने कुकर्म करते हैं, ये शर्म से ही अपने आप को भगवान मतलब भगवान इन्होंने ही बनाया है ताकि हमें माफ़ी मिल जाए। इंसान ने भगवान को इसीलिए बनाया है क्योंकि वो गलती करता है तो उसे माफ़ी भी मिलनी चाहिए किसी से। तो आप सोच सकते हैं कि चारवाक भी जो थे वो कितने ब्रॉड माइंडेड थे। अगर नवीन आए, नवीन को तो स्वागत करो और उनसे सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। जी नवीन भाई, नमस्कार नवीन जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलो। नमस्ते नवीन भाई। नमस्ते जी। सर मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं सर खाने खा रहा हूँ, पता नहीं हो ही गया। तो अवगढ़ ये जो चार वाक्य बता रहे हो ना, मेरी जो समझ आई इसे कहते हैं हराम की खाना, और हमारे पेशावर की अगर भाषा में बोलें लोग कहते हैं गाली, इसे कहते हैं हराम खोर, जो हराम की खाता है। जी 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 इनमें भी कोई मक्खन लाल करके थे, एक नहीं मच्छी लाल करके थे, इनमें भी कई सारे वो थे सेक्ट। तो जो इसमें बेस्ट सेक्ट था वो जो क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी थी, उस पर वो लोग विश्वास करते थे कि जो चारवाक दर्शन है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर रहें और जो इंसानियत के लिए बेस्ट चीज़ की जा सके वो करें। तो इसमें भी जैसे कुछ लोग थे जैसे इस तरह मजाक उड़ाते थे कि ये इंसान लोग ईश्वर को इसलिए बनाए ताकि इनको माफ़ी मिल सके इनके कुकर्मों की, जो ये लोग कुकर्म करते हैं। तो जो ब्राह्मण लोग थे उनका ये मजाक उड़ाया करते थे। तो कुछ लोग इस तरह भी थे, पर इन सबको एक ही उससे देखा जाता था कि ये सब चारवाक हैं। यही सब नवबोध बने क्या बाद में अवतारित? वो थोड़ा सा फिर वैसी साइड पे हो गया, क्या नाम है, चारवाक जो जिस तरीके से आप बता रहे हो फिलॉसफी, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक साइड पे हो गई वो। हाँ, मटेरियलिस्टिक साइड भी हो गया था। असल में इनके दर्शनों को ज़्यादातर मिटा दिया गया या पता नहीं क्या एक्सटेंट हो गए। और जैसे कुछ एविडेंस पाए जाते हैं बौद्धिज्म में कि जैसे कई राजा अपने साथ ये चारवाक लोगों को रखते थे। तो अब जब रखते थे तो कुछ चारवाक इनमें ये होते थे कि राजा की ही जो बेटियां होती थी, रिश्तेदार या उनकी घर की औरतें, उन्हीं से शादी कर लेते थे, क्योंकि कुछ लोग एथिक्स पे विश्वास नहीं रखते थे या मोरलिटी पे। तो ये भी चीज़ पाई गई है बौद्ध दर्शनों में, ये भी है एक चीज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, जो ये अभी कर्मकांड की बात चली है, हवन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं, तो ये उनको नॉलेज की कमी की वजह से ये बात कह रहे थे, या फिर ऐसा था कि क्योंकि बताया नहीं गया था कि ये जो हवन करा जाता है इससे रिजल्ट्स क्या आते हैं, इस वजह से वो इस तरीके से सोच रहे थे, या वो सोच ही उनकी ऐसी थी? अब इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता है क्योंकि ज़्यादा कुछ मिलता नहीं इनका लिटरेचर। पर आप ये कह सकते हैं कि इंडियन जो सोसाइटी थी, सिविलाइजेशन, इसमें जो थॉट्स थे लोगों के उसकी महत्वता एक अलग थी और सारी चीज़ें एक साथ को एग्जिस्टेंस में थी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि किसी के ऊपर किसी को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये नहीं, चीज़ आप क्योंकि हवन को तो आज तक भी लोग समझते नहीं है। हवन एक्चुअली होता क्या है, ऐसी जड़ी बूटियों का यूसेज है जो कि घी के साथ मिलके आपकी एयर को प्यूरिफाई कर देती है। उसकी जो है टॉक्सिटी जो होती है, अगर टॉक्सिक एयर है आपके यहाँ तो उसको भी वो प्यूरिफाई कर देगी, आपको जो है सही एयर मिलेगी। इवन रेडिएशन तक को वो प्यूरिफाई कर देता है। जो ये रेडिएशन यहाँ भोपाल में हुआ था, गैस लीकेज का, पूरी टॉक्सिक एयर फैल गई थी, उसको भी उसने उस रेडिएशन को भी कंट्रोल कर लिया था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो है ये रीजन। फिर ये ध्वनि शास्त्र है ना, जैसे शंख बजाते हैं, ये मंदिर में जो घंटी बजती है या जो भी हो, मतलब उस तरह के, तो आवाज से तो मतलब ब्रेन पे इफेक्ट तो आता ही है उसमें। अगर प्लेजेंट आवाज हो जो ब्रेन तक जाए और नर्व्स को स्टिमुलेट करे तो उससे तो फायदा मिलता ही है। एक्सपेरिमेंट बताते हैं इस चीज को। कहाँ कलकत्ता से और पेशावर पहुंच रहे हो भाई?
टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करो ना। ये हवन का क्या फर्क पड़ेगा, बारिश कब होगी और कब होगी, इससे क्या लेना देना यहाँ पर। सॉरी सर माफी। हाँ यार अजीब तमाशा है। मैं बंद करता हूँ अपने स्ट्रीम को। सॉरी डाइवर्ट हो गए टॉपिक पढ़ लिया मैं सर। यार कम से कम देखो क्या मतलब कहाँ पे शुरू किया था वो एक्स मुस्लिम से लेकर के उधर चले गए कि हाँ हवन कब होगा और किस तरीके से होगा, क्या होगा। आर वी सिटिंग हियर फॉर दिस? नहीं तो दादा देखिए, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट मेरी समझ से जारी रहनी चाहिए। और जहाँ तक ठीक है जाके बैठो ना वहाँ पर, तुम मत आया करो, मैं तुम्हारे थोड़ा बुला रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, मत आया करो यहाँ पे। अरे दादा मुझे क्यों बड़ा कराए, मैं तो आपके टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। मुझे नहीं आना है यहाँ पे, पार्टीशन पे आना है तो आओ, इसके अलावा मत आओ। तुम एक्स मुस्लिम के बारे में बात नहीं करोगे। मैंने सिर्फ थोड़ा सा मुझे बोला था 6 लोग चले गए हैं, बस उतना ही था। इसके अलावा मेरे को ना एक्स मुस्लिम से प्यार है ना किसी से प्यार है। जिसको जाके कुएं में कूदना है, जहर खाना है, खा लेना, चला जाए। अरे दादा जी विजय दादा, आपको पार्टीशन मुझे लगा 3 दिन से रात दिन हम ज्यादा मेहनत करते रहते कि चलो पार्टीशन के ऊपर कोई आर्टिकल करें, ये करें वो करें। उसके बाद में मौका मिला तो सीधा वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर आ जाते हो तुम लोग। अजीब तमाशे। विजय दादा, जो पार्टीशन में जो डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ज्यादा अच्छा है। मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है मुझे। यहाँ पे आकर के जो बात करनी है उसको करो और जो टॉपिक रहता है। अदरवाइज यू आर वेरी मच वेलकम नॉट टू कम हियर। ये सब करने के लिए नहीं आना है। जो पार्टीशन में जो चीजें डिवाइड हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो भी बड़ी अनफेयर थी। आई थिंक वो उसके लिए संदीप जी, हम वहीं पर अगर रहते तो कम से कम ठीक था। अभी ये बताओ कि नेहरू का रोल क्या था। अगर नेहरू के रोल में कोई डिस्कशन किया जाता है, माउंटबेटन के रोल में कुछ डिस्कशन किया जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई चलो ठीक है उधर चल के जा रहे हैं। हवन करने से, जड़ी बूटियों से क्या लेना देना मेरे को यहाँ पे। मैं तो सारा कभी मंदिर नहीं जाता हूँ। सीधी बात तो ये है, जिंदगी में मंदिर नहीं गया। बीबीएस बहुत गाली खाई है मैंने। मैं जाता ही नहीं, मंदिर के बाहर खड़ा है तो चले जाओ। सबसे बड़ा धर्म काम है सर, काम सबसे बड़ी बात ये है। अरे यार अगर तुम्हारे हाथ पैर चलेगा, तुम्हारे पेट में दाना रहेगा तभी तुम मंदिर जा सकते हो। अदरवाइज तुम पहले, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता मंदिर जाता है क्या? वो तो हमेशा खाना ढूंढता रहता है यहाँ पे। जिनके पेट भर जाते हैं वो मंदिरों की तरफ देखते हैं कि चलो ठीक है मंदिर जाते हैं। और इसीलिए हिंदू धर्म का सत्यानाश हुआ है, इसीलिए बुद्धा ने अपना धर्म बनाया था। ठीक है रे दादा, मैं भी मंदिर नहीं जाता। मैं इंडिया से भी बस अरे क्या मतलब है? सोमवार को व्रत रखो, मंगलवार को गाली दो किसी को, क्या मतलब है इससे? बिल्कुल शास्त्री ये कहने नहीं, शास्त्री पाखंडी आदमी ज्यादा मंदिर जाता है, गाली देते हैं। मैंने 4 दिन पहले पूछा था, मनु स्मृति किसके किसके घर में है बताओ मेरे को। मेरे घर में नहीं है दादा। मनुस्मृति नहीं है तो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बात नहीं करने का, खत्म हो गया। दादा मनुस्मृति मेरे घर में भी नहीं है। रामायण है और एक मैं सांख्य दर्शन लेके आया हूं। आदमी ने सब कुछ लिखा है, एक बता दिया किसी को। अब हमें क्या मालूम कि उस समय राम भगवान भी कोई आदमी रहे जिनको बाद में भगवान बनाया जाए। जैसे बुद्ध को आज भगवान बनाया जा रहा है, गौतम ये क्या अम्बेडकर को भगवान बनाया जा रहा है। अरे मेरा तो एक सवाल है, मैं पूछूं यहाँ पे बड़े हिंदुओं को आग लग जाएगी। ये मैं सवाल मैंने अपनी माता जी से पूछा था कभी लेट 90s में। उन्होंने कहा बेटा मैं अब मुझे तो पता नहीं, मैं पूछूं यह सवाल। अब देखो दादा बताओ। चलो मैं सवाल पूछता हूँ। चलो बोलो पीके। हाँ ठीक है बोलो यार। नहीं दादा बताएंगे विवेक दादा, फिर टॉपिक फिर डाइवर्ट नहीं होगा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं पीके, कल भी जो मैं एक मिनट बुरा मत मानना पीके, कल भी वो सैयद चाचा से मैंने ये कहते कि यार थोड़ा मैंने भी लगा कि मेरे को उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर तुमने उसको एंगेज कर लिया इसलिए मैं छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये सैयद यहाँ भी आ गया। वही बातें सैयद से मैं 8-9 महीने मेरी झड़प हुई है सैयद से, सच वाला रिकॉर्डेड है। ये भी गर्मी से बोला, ये अभी आके बोलता ना सैयद अरे राम राम, अरे ये बड़ा तीखा आदमी है, इससे मेरी झड़प हुई है 2-3 बार। जब ये पेशावर का हुआ था, जो तुमको जब पेशावर से भगा दिया था, मैंने अब झाड़ मारी इसने भी बोला, मैंने बोला, मुझे पता लग गया भेड़ की खाल में भेड़िया है, सुन रहा होगा कोई बात नहीं। अब आके राम राम कर रहा है, सब कर रहा है। मैं तालिबान का ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है सैयद,
जो भेड़ की खाल में भेड़िया है, वकास खान भेड़ की खाल में भेड़िया है। मैंने उसके मुंह पे बोला था वकास खान के। अब थोड़ी बात डाइवर्ट हो रही है, तो इसीलिए कल मैं छोड़ दिया था। मैं कहा छोड़ो यार प्रवीण, अब तुमने इसको सैयद नहीं को दादा, गेस कर रहा है, वो छोड़ो, मैंने मैं निकल गया। इस वजह से एंटरटेन किया कि जो है ऐसी सोच के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो देश के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि वो जो है हिंदुओं को अवेयर नहीं होना देना चाहते। कंट्री के रूप में भी आप देखोगे, अगर अगर किसी कंट्री के लोग अवेयर नहीं है तो वो कंट्री प्रॉस्पर नहीं करता। पीके, यू आर स्टिल नॉट गेटिंग माय पॉइंट। तुमने सैयद चाचा से एक ही चीज पर 8-9 मिनट से डिस्कशन हो रही है, इट विल नॉट गेट यू एनीवेयर। तो इसीलिए मैं उस टॉपिक से सैयद को अगर तक अभी तक उसे पता है, उसको सब पता है। अब एक ही टॉपिक पे एक ही आदमी से, वकास से, अब्बास जो इंग्लैंड से आता है, उसका फायदा नहीं है। एक कादियानी अभी भी पाकिस्तान से वो जुड़ता है, हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, हम ये है, हम वो है। पता है किसकी बात कर रहा हूँ? कादियानी है। हाँ, वो एक कभी कादियानी है, अहमदिया, कादियान है। वो जुड़ता है, और जबकि वो खुद काफिर है इस्लाम के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान में तो कभी सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी अहमदिया ही है। और वो सुबह उस पे बात कर रहा था दारा शिकोह चैनल पे। मैं कहा यार ये लोग अभी तक इनसे बातें कर रहे हैं। वो कभी यूएस में होता है, कभी इसलिए भाई मैंने सब, जैसे दादा कह रहे हैं, मैंने भी छोड़ दिया सारे एक्स मुस्लिम चैनल, बहुत हो गया, फायदा नहीं है। बीबी सर वो नेहरू वाला लाइए ना। हाँ वो आर्टिकल लगाइए नेहरू वाला। बीबी सर ये एक ही पूछी थी कि ये जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद यहाँ पे जो लोग गए थे, ऐसा सुनता हूँ कि कराची के पास उन लोगों जिस जिले से आए थे, स्पेशली यूपी से या बिहार से, चाहे दिल्ली के इलाकों से, तो उस जिले के नाम पे उन लोगों की कॉलोनी बसी हुई है, सही है क्या ये? जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गाजीपुर कॉलोनी है, बलिया कॉलोनी है, आजमगढ़ कॉलोनी है। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ है बिल्कुल। और मुहाजिर का एक बात और आपको बता दूं, बिफोर पार्टीशन कराची हिंदू मेजोरिटी सिटी थी। आज हाँ, मुझे एक 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 आंसर का जवाब कभी नहीं मिलता। जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए तो इंडिया के ऊपर जो नेशनल डेट था, इंडिया का जो कर्ज था, वो 2400 करोड़ था। पाकिस्तान का कुछ पता नहीं किसको कितना कर्ज था उस टाइम। ये फिगर कहीं से भी नहीं मिलती। और ये कैसे डिसाइड किया उन्होंने कि इंडिया का इतना, अगर पाकिस्तान का था कितना था, अंग्रेजों ने कैसे डिसाइड किया? किसी के पास है इसका कोई रेफरेंस, कोई आंसर होगा? अरे जब हमारे महात्मा जी उनको पैसा देने को तैयार थे पाकिस्तान को, हो तो गिफ्ट भी तो इंडिया ने दिया ना सर, पाकिस्तान ने थोड़ा दिया कुछ। यही तो, अभी जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई तो ये कर्ज भी तो पार्टीशन होना चाहिए ना। जब बाकी सब कुछ उन्होंने पार्टीशन कर दिया, मैंने तो सुना डिक्शनरीज तक डिवाइड कर दी थी। बहुत बड़ा एहसान किया था अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना करके, तो महात्मा गांधी ने उनको इनाम दिया था कि लो भाई इतना पैसा ले लो हमारे से। मतलब पैसे में तो मैं पढ़ रहा था सर, वो एक बुक पढ़ रहा था कि वही पैसा लेके उन्होंने कश्मीर से अटैक किया था। राइट, हाँ। और जब 48 में ट्राइबल लोग उसी पैसे को लेकर के आए थे वो लोग वहां पे। बिल्कुल ठीक। हाँ, वो जस्टिस का बुक है ना, पोते वाला, जिसमें जजमेंट वो हियरिंग कर रहा था, उसने जो बाद में दिया था, तो वो कह रहा था कि ये जो है उसी को लेके उसके बाद अटैक चालू हुआ था, जो 48 में जनवरी में आया, जो 4-5 महीने के बाद अटैक कर दिया। ये वैसा सीन नहीं होगा कि बच्चे को आप ज्यादा पैसे दे दो तो वो उड़ाने लग जाता है, उल्टे सीधे काम करने लग जाता है? प्रदीप कल एक सवाल पूछ रहे थे तुम परसों, मैं उसका एक जवाब देता हूँ। 2 दिन से मैं सवाल का जवाब पाने के उसमें हूँ कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए तो क्या उनकी मजबूरी, शायद ये अवगढ़ का सवाल था मेरे का, तो क्या होगा? तो मैं उसका जवाब ढूंढ रहा था कि अगर हम सिंध को अलग कर दें, बलूचिस्तान को अलग कर दें और पंजाब को अलग कर दें, और जो इनका ये खैबर पख्तूनख्वा है ना उसको अलग कर दें, तो मैं अपने हिसाब से सोचता हूं कि शायद पंजाब की ये जो पाकिस्तान की जिहादी प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी।
जी दादा सही कहा आपने। दादा इस पे मैं तो शायद ही एग्री करता हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे मेरा। वो इसलिए क्योंकि ये कोई लैंड से बेस्ड आइडिया नहीं है कि लैंड से उपजा हुआ कोई आइडिया हो। यानी एक होता ना कि किसी जगह के कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसमें से एक आइडिया उत्पन्न हुआ हो। ये एक आइडियोलॉजी से निकला हुआ आइडिया है। वो आइडियोलॉजी जब तक वहाँ एग्जिस्ट करेगी तब तक वो आइडिया भी एग्जिस्ट करेगा। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बात सुनो। इफ सिंध इज अ सेपरेट कंट्री, एक दिन अज्यूम कर लो सिंध सेपरेट कंट्री हो गया। हाँ, अभी जो आप बोल रहे हो अज्यूम करते चलते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। बलूचिस्तान अगर अलग कंट्री हो गया, पंजाब अलग से कंट्री हो गया, जो कि इंडिया प्लान कर रहा है, हो सकता है कि वो 2050 में हो या 3000 में हो, पता नहीं कब होगा, लेकिन वो चाह रहा है। तो उसे क्या होगा, पंजाब जो मतलब जो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस है ना, द आइडिया पाकिस्तान जिसको बना के लिए बनाया था, वो चला जाएगा एक तरफ। जियाउल हक के सारे सपने एक तरफ चले, बिकॉज कराची विल नॉट बी अवेलेबल टू देम, दैट मींस सी पोर्ट इज नॉट देयर। बलूचिस्तान से जो जितना ये पूरा रॉ मटेरियल उठाते हैं और वहां से जितना भी ओर लेकर के आते हैं, बलूचिस्तान इज द रिचेस्ट इन मिनरल ओर, वहां से ला करके ये अपना पूरा आगे पीछे करते रहते हैं। बलूचिस्तान को काट दो तो पंजाब में क्या ये लोग भैंसे और गधे बेचेंगे? जिहाद के लिए भी भाई साहब पीछे से फाइनेंस चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। जी दादा बिल्कुल सही कहा आपने, मैं एग्री करता हूँ। पंजाब ही बचेगा। पंजाब की इनकी पॉपुलेशन 7.5 करोड़ है, 7.5 करोड़ 8 करोड़ ज्यादा इतने हरामी होते हैं, सॉरी मैं उधर वाले पंजाबियों की बात कर रहा हूँ, इतने हरामी होते हैं वो एक दूसरे का गला काट करके मर जाएंगे आपस में। देखिए जो पाकिस्तान में जो भी इलेक्शंस होते हैं ना, तो जो पंजाब में जीता है वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई दूसरी स्टेट का कोई बन जाए। मेजोरिटी 65% हुआ है। दे रहा हूँ कि इस बारे में सोचो कि अगर पंजाब मतलब बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो जाए तो पाकिस्तान विल नॉट बी इन एग्जिस्टेंस एंड द इंटरनेशनल जिहाद का जो प्रॉब्लम है ना, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल दादा। और इसी में मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, पंजाबी जो होते हैं वो बहुत हरामी होते हैं, जो आपने कहा। जो अभी सोहेला बेवरमैन और ऋषि सुनक का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी जो हैं जो क्या पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, यही सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग गैंग में इन्वॉल्व हैं और इंग्लैंड की छोटी छोटी बच्चियों का अपना वो क्या बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। तो हम इनके खिलाफ अच्छे से टैकल करेंगे, वो पूरा वो एक टीम तैयार कर रहे हैं। तो आपने सही कहा है कि ये साले ब्रेन वॉश्ड होते हैं बिल्कुल, जिहाद मानसिकता वाली, कि ये हमारी सुन्नत है, ये है वो है। इनके पीछे मौलवी लोग रहते हैं इनका माइंडसेट बदलने के लिए। बीबी दादा, अगर आप मेजर गौरव आर्या का चैनल, उसको मैं सुनता हूँ, कुछ महीने पहले बता रहा था कि प्रॉब्लम क्या है कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, एलीट्स हैं, वो तो हैं सारे पंजाबी, ठीक है ना, नीचे हैं कोई बलोच है, कोई कुछ है, मरते वो है। उसने ये कहा था कि जब तक इनको नहीं ठोकोगे, ये इनके जो कर्नल शर्नल इस रैंक के, तब तक डेंट नहीं पड़ेगा। उसने तो बोला था। तो तभी उसको सुन के पाकिस्तान ने कहा कि हम यूएन में जाएंगे, ये कह रहा है। तो गोरा वाला तो ये कह रहा था, इतने वहां पर मोटरसाइकिल पे आते जाते गोलियां लोग मारते हैं, कहना पैसे दो किसी को। ये जब कैप्टन मेजर वेजर के लेवल का मारे, ये गोरा वाले अपने उस पर बोल रहे हैं सोल्यूशन, कह वहां डेंट पड़ेगा। जब तक पंजाबी हिट नहीं होगा वहां पर, तब तक कुछ नहीं होने का। जी भारती जी, यही तो हुआ है अभी बलूचिस्तान में। इनके ब्रिगेडियर और कर्नल मारे गए हैं अभी पिछले महीने, लगभग 3-4 ऑफिसर लेवल के ऑफिसर निपटा दिए गए हैं। यही चीज़ इनको अगर पंजाब में करना शुरू कर दें, इतनी बेरोजगारी है वहाँ का। खुद ही अभी डेटा आया था कि हर 4 में से 1 आदमी चोरी कर रहा है और डकैती डाल रहा है। देखिए, मैं ना भारत रक्षक फोरम में मैंने पता क्या बताया था, इससे जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, सिंपल सोल्यूशन है। लाहौर जो शहर है ना, अगर आप उनका डिफेंस एरिया देखें ना, तो इंडिया के आर्टिलरी रेंज के बीच में है, 25 किलोमीटर है। अगर पार्लियामेंट में अटैक किया, वहां पर आर्टिलरी लगा के चला देते गोले, 4-5 उनके अफसर जनरल मर जाते, तो अकल ठिकाने पे आ जाती। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करके 6 महीने लगा दिए और पता नहीं क्या क्या किया
कितने अपने खुद के लोग मर गए, कितने पैसा लग गया। सर ये अगर ये डिवाइड हो गया ये अपनी सूबों में, तो सर ये सीरिया की तरह ऐसा तो नहीं कि फिर यूरोप में फिर रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम खड़ी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए जो पाकिस्तानी पंजाबीज है ना, उन्होंने अपने इलाके में कभी भी रूल नहीं किया पाकिस्तान बनने से पहले। या हमेशा यहाँ पे अफगान रूल करते रहे हैं, या मुगल, या सिख, या हिंदू पंजाबी सिख्स। तो इस इलाके में मुसलमानों को सबसे पहले पावर अभी मिली 47 में। संदीप दादा, जो वीवी दादा ने बोला ना अभी बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हाँ, तो एक कुछ जो बेस्ट आइडियाज हैं उनमें से एक है, ठीक है, कि उसको बाल्कनाइज करो तो आप उसके जो थ्रैश है जो जिहाद की, उसको कम कर पाओगे। लेकिन देखिए बिल्कुल ठीक, बाल्कनाइजेशन करना ये हमारे अपने राइट्स, हमारे अपने क्या कहते हैं उसे, हमारे लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, क्यों। हाँ, लेकिन मैं आगे भी चल रहा हूँ, देखिए आगे भी बढ़ रहा हूँ, इससे आगे ये बढ़ रहा हूँ कि बाल्कनाइजेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो जहनी बीमार लोग हैं, ठीक है, वहाँ जहनी बीमारी है, वहाँ ये नहीं है कि जैसे ही पेट भरेगा, जैसे आप बांग्लादेश ले लो, जैसे ही पेट भरा जिहाद याद आ गई उनको। जब तक ये भूखे रहेंगे तब तक बाल्कनाइजेशन करके आप उसका थ्रैश बहुत कम कर दोगे, ये मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इनको फिर एक साथ मिलने में, क्योंकि एक बार बाल्कनाइजेशन हुआ, दोबारा एक साथ मिलने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो थ्रैश कम हो जाएगा। बट क्या है कि आप पता क्या बोल रहे हैं, जिनके इनके जितने भी बड़े वाले हाफिज सैयद, ये जितने भी मुश्ताक ज़रदार, उमर सैयद शेख, ये खुद टेररिज्म नहीं करते, इनके बच्चे भी नहीं करते। ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, सब जैसे, ये इनको आगे कर देते हैं, इनको पैसे देके, ये कहते हैं हम मर जाएंगे, चलो। अगर ये जो ऊपर के लोग खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कि अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है तो फिर वो जो फाइनेंस कर रहे हैं उनको तो फिर और सस्ता जिहादी मिलने शुरू हो जाएगा, खाने के लाले पड़े ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर ये और प्रॉब्लम बढ़ जाए। नवीन भाई, ये भी तो होगा, ये फिर अगर बल्कनाइज हो जाएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे। सिंधी कहेंगे साले पंजाबियों तुमने हमारा बजट खाया है, तुमने हमारी लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय किया है, कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है। बलूची कहेंगे साले तुम लोग हमारे मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आपस में मार्केट का तो वो तो सर वो उनका पुराना उनका ओरिजिन ही देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका कुछ खेत है, खलियान है, दुकान है, परिवार है, वो एक बार को नहीं जाता है तो भैया चलो हम इनको संभाल लेंगे, हमने अच्छे से उगाएंगे, खाएंगे। अब ये है कि भाई कुछ करना ही नहीं है, डिसइंटीग्रेट हो गया, कुछ करो नहीं तो मरो। तो जो अब 5 रुपए में जहाँ भी मिलता था वो 1 रुपये में मिलने लगेगा। तो देखिए फाइनेंशियली वीक होंगे। और जहाँ तक आपने संदीप जी ने वो जो एलिट्स की बात करी कि वो जिहाद नहीं करते हैं, बट क्या है वो इन्फ्यूज़ करते हैं आइडिया का एक सोर्स है, ठीक है। ये थोड़े दिन तक जब तक भूख रहेगी इनके पास तब तक ये शांत रहेंगे, लेकिन इन केस पेट में रोटी पड़ गई तो जैसे बांग्लादेश ने करा है, ये क्या है, लोग ही तो आके करते कि गवर्नमेंट के साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ना, इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस बांग्लादेश गवर्नमेंट, इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत इजीली अच्छे रिलेशंस है। लेकिन क्या है, लोग क्या करते हैं यहाँ आके वो यहाँ के मुस्लिम्स के साथ तो दोस्ती होती है उनकी भी, हिंदू के साथ नहीं होती लगभग, और किसी कम्युनिटी के साथ नहीं होती उनकी। ये है पेट भरने के बाद जो आइडिया है, पाकिस्तान बना ही क्यों, कोई आइडिया पे ही बना है ना वो। एक बात मैं बोलूं, ये जो लाहौरी इसमें कौम है, ये तो कुछ करने वाली है नहीं, तो पार्टी मनाने वाली कौम है, न लड़ने वाली है, न मेहनत करने वाली कौम है। चढ़ाने वाले हैं और ऊपर खैबर से टूट के चले आते हैं, कराची से टूट के आते हैं, इनको बमबाज जोड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो यहाँ से सस्ते पड़ जाएंगे, दूसरे मिलकर लड़ने वाला तो कोई काम नहीं है। तो इनके पास जमीन जायदाद में सबसे महंगी जमीन तो खैर इन्हीं के पास है, सबसे ज्यादा पैसा तो इन्हीं के पास है।
अपना देश लेके ये भागेंगे तो हो सकता है यूरोप में फिर से वोट प्राइस को पड़े। और ये भी तो हो सकता है कि आने वाले साल में, एक साल का 5 साल में 25 करोड़ की जनसंख्या है, भुखमरी की हालत खराब है उनकी। ऐसा नहीं होता सर, 1 करोड़ से वोट होना चाहिए, अरे मतलब होगा 1 करोड़ के रिकॉर्डेड डेथ हो भुखमरी की वजह से। ये सब चीजें तो बढ़ सकती है ना सर। चीजें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है हमारे पास कि बाल्कनाइजेशन हो जाएगा तो उसके फ्यूचर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो तो हम लोगों को एनालाइज करने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में हर कोई एनालाइज करके उसकी पूरी प्रिडिक्शन कर देगा। लेकिन मैं थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पे चल रहा हूँ, वो ये कि आदमी सोचता कैसे है, ठीक है। वो सोच ही जो है संगठित होके जिहाद बनती है, ठीक है। सोच निकलेगी तो बाल्कनाइजेशन हो और चाहे नहीं हो, ठीक है, काम बन जाना है। बट बाल्कनाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बाल्कनाइजेशन नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप ही होता है ना सारी चीज़। आप एक कंट्री को पूरी तरीके से उसकी सोच नहीं चेंज कर सकते। बाल्कनाइज होगा, अलग अलग कम से कम थॉट उभर पाएंगे, तो शायद कोई थॉट ऐसा हो जो हमारे थॉट के साथ मिल जाए। पीके एक मिनट रुको बीबी दादा, हम यहाँ पर अभी 8 लोग हैं। यहाँ पर एक पोल कर लेते हैं, कौन फेवर में आए कि पाकिस्तान बाल्कनाइज हो, कौन फेवर में नहीं, और उसका अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं चाहते। हाउ अबाउट दैट? अभी 8 डिफरेंट वर्जन आ जाएंगे और देखते हैं क्या कंसेंसस है। मेरा जो फियर है मैं बता दूंगा कि बाल्कनाइज हो ना हो। दादा आपसे शुरू करते हैं। लेट मी कॉल आउट, लेट मी डू दिस, ठीक है दादा? बाल्कनाइज होना चाहिए, यस और नो? मेरा बोल रहा हूँ, हाँ जी, आपसे शुरू करता हूँ। यस। ओके, 1 मिनट मैं लिख रहा हूँ इसको। 1 मिनट, मैं पेपर मेरे पास है। बीबी दादा यस, एम दादा आप बताओ। मैं तो यस ही बोलूंगा। यस, ठीक है। उसके बाद है, मैं अपना सबसे बाद में बोलूंगा। प्रवीण बोलो। नॉट डिसाइडेड। नो नहीं होना चाहिए, नो। अच्छा नहीं, ठीक है। प्रवीण नहीं, 1 मिनट, ये शायद संदीप ने बोला है। प्रवीण यस और नो? प्रदीप नहीं बोला शायद नो। अच्छा प्रदीप ने, सॉरी नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला ना। मैंने हाँ संदीप। नहीं, प्रदीप बोलो पहले, यस और नो? नहीं, ये तो यस है। अच्छा यस है, बस ठीक है, बस ठीक है, 3 आ गए। हाँ जी संदीप। मैं तो हूँ ही बाल्कनाइजेशन के फेवर में 100%। यस। उसके बाद है तेजवीर। यस। ओके तेज, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अवगढ़ सिंह बोलो। अरे बिल्कुल होना चाहिए, मेरा तो सपना पूरा हो जाएगा। ओके, अब है जय भारती, मैं कहता हूँ नो। अरे अभी एक और है, नवीन। और सॉरी, हाँ नवीन बोलो। नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 1 मिनट, मैं भी आपको काउंट दे देता हूँ। तो 6 is 2 है, 1 2 3 4, ठीक है, 6 to 2। दिया नहीं ना? हाँ आपने अपना तो दिया नहीं। दे दिया, मैंने दे दिया। नो, चलो हम अब जो माइनॉरिटी में है हम बोलते हैं। पहले मैं बोलता हूँ, फिर नवीन के क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप सब यस कहते हो। आप एक कंसेंसस देना। मेरा जो सिर्फ एप्रीहेंशन है इसकी बाल्कनाइजेशन का, कि अगर बांग्लादेश वाली प्रॉब्लम होगी, रेफ्यूजी अगर आ गए और हमने रोक ना पाए, मेरा सिर्फ ये कंसर्न है, इसलिए मैं कहता हूँ नो। नवीन आप बोलो क्यों नहीं होना चाहिए? पहला तो नीति वाला है। दूसरी चीज है कि अगर आप कोई राष्ट्र को नया बनाते हो तो उसको एक फ्रेश तरीके से हमने उसको देखना शुरू करते हैं। उसको फिर उसको अपने चीजों को संभालने के लिए, अपने ऑपरेटर के रन करने के लिए उसको फिर हेल्प मिलना शुरू होता है, उसको एड मिलना शुरू होता है, उसको कई तरह के सपोर्ट मिलना शुरू होते हैं। जैसा कि शुरू में एक तरीके से पाकिस्तान माना जाता है। अब इन भिखमंगों के हाथ में फिर से एक नई एनर्जी आ जाएगी और इसको कैसे चलाना उसका पूरा विल इनके हाथ में आ जाएगा।
अगर उनके पास मान ले कि ऐसा कुछ ना हो, तो अगर वो 5% भी चीज अपने वो एजेंडे पे लगा देते हैं तो फिर हमारे बॉर्डर की होना शुरू हो और हमारा इंटरनल सिक्योरिटी जो थ्रेट है फिर वो बढ़ जाए। इसलिए नहीं होना चाहिए। जुड़े रहें, आपस में मारे जाते हैं, अपनी पॉपुलेशन को आधा कर दें, वो चलेगा, लेकिन ये टूट के कुछ नहीं गड़बड़। उनमें भाई एक वोटिंग हुई है हिरोन अरे में मैं भाई। म्यूट हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ हिरोन में भाई एक वोटिंग हुई है कि क्या पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा अगर हम बाल्कनाइज करते हैं, क्या ऐसा होना हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहले तो वो वोट दे दो। यस और नो। मैं ये पूछ लूं कि बाल्कनाइजेशन का मतलब पाकिस्तान का टूट जाना होगा क्या? टुकड़े, हाँ 4 टुकड़े। मेरे ख्याल से यस होगा। यस चलो ठीक है, ये भी एक यस आ गया। ठीक है पीके गो अहेड। जय भारती सर, मैं Yes, जरा sir. बोलूं सर, जैसे आप हाँ, बोला आप बोलिए। कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं बोलता हूँ कि आप बाउंड्री बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री जो उसको स्ट्रॉन्ग करें। और जब हमारे यहाँ जब पार्टीशन हुई तो हम किसी दूसरे देश में थोड़ी ना गए, आपस में एक्सचेंज किए, लेकिन बर्मा थोड़ी ना जाके बस गए या कोई दूसरे देश में घुस गए। उनको रहना दिए, मरने दिए आपस में लड़के। थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल गवर्नमेंट हमारे तरफ से भी होना चाहिए ना, उनको घुसने ही नहीं देंगे। लड़ो, तुम लोग मरो आपस में। रिफ्यूजी प्रॉब्लम पता क्यों होगी? जब तक तो पाकिस्तान की आर्मी इंटैक्ट है तब वो लोग मारेंगे, लोग भागेंगे इधर उधर। अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को टोटली डिफीट कर दे, उनको डिमिलिटराइज कर दे, तो कोई रिफ्यूजी प्रॉब्लम नहीं होगी, पीपल वहीं पे रह जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल गवर्नमेंट की तरफ से भी चाहिए ना हमारा। यदि हम खोल दे सकते, आओ भाई इंडिया में, जैसे बांग्लादेश के टाइम में हम लोग किए थे, आज वही लोग गाली दे रहे हैं ना। आज हर बांग्लादेशी इंडियन को गाली देता है। कोई बोलता है कि इंडियन आर्मी के चलते हमें इंडिपेंडेंस मिला? कोई नहीं बोलता है। ऐसा दिखाने के लिए तो क्या होता है, बांग्लादेश डे या कौन सा ईस्टर्न कमांड वाले सेलिब्रेट करते हैं, ये नौटंकी दिखाने के लिए। पूछिए कोई बांग्लादेशी को, यंगर जनरेशन तो मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और बाकी लोग छिपाते रहते हैं जिसको। नहीं भाई, हम मुक्ति वाहिनी जो है वही लड़कर जो है बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस करवाया। इंडियन आर्मी का तो मिनिमल रोल था, ट्रेनिंग दिया गया सिर्फ। ये मैं बता रहा हूँ, अपना एरिया का बात है, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। कोई बांग्लादेशी मानता ही नहीं। हम लोग तो बहुत किए उन लोगों के लिए, क्या फायदा हुआ? थोड़ा सा मतलब जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने ना। रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी कहा कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम तब होगी ना अगर अब पंजाबी आर्मी जाके सिंधियों को मारने लग जाए और सिंधी इधर आ जाए राजस्थान गुजरात में, ओपन बॉर्डर सर शायद गुजरात साइड में है ना, थोड़ा सा राइट। हाँ जी, कोस्टल एरियाज में है, तो पेट्रोलिंग कीजिए, घुसना ही मत दिए ना किसी को। यूएन वाले क्या बोले जाए भाड़ में वो। पंजाब कश्मीर बॉर्डर तो इतना ज्यादा हेविली माइंड है, आप सोच नहीं सकते। वहाँ पशु मरते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ, तो तो माइंस ही इतनी ज्यादा। वहाँ से तो घुस नहीं पाएंगे। एक मिनट जाए यूएन सर, एक मिनट बाजवा जी, इंडिया ने एक सेकंड सर, एक सेकंड। इजरायली लोग मानते हैं यूएन को? जब इनका 100 बंदा मरता है, जाके रॉकेट मार देता है, पूरा बिल्डिंग उड़ा देता है पैलेस्टीनियन एरिया में जाकर, वहाँ यूएन क्यों नहीं कुछ बोलता? दादा हम ही लोग जो है मतलब हाथ फैला करके आओ भाई, आओ गोरखा, आओ कोई साला चीनी, आओ श्रीलंकन, आओ। ये पूरा सराय खाना बना के रख दिया है इंडिया को। दादा देखिए, यूएन का भी रोल समझना पड़ेगा। यूएन बैठा ही इसलिए है कि रिफ्यूजी क्राइसिस करे, वो इसीलिए बैठा है वो, बस। तो मत मानिए ना, एक लाइन क्या कर लेगा? एक लाइन और जोड़ देता हूँ इस सपोर्ट में कि अगर ऐसे है अभी एक सब यूनाइटेड रहेंगे तो एक पाकिस्तान रहेगा, बढ़ जाएंगे तो 4 पाकिस्तान। नहीं, बाल्कनाइजेशन से हमारा मतलब था
बैल्कनाइजेशन से हमारा मतलब था कि उसको कमजोर करना, डिसयूनाइट करना। मैं बता दे रहा हूँ अभी सर ने सही बताया, ये जो बांग्लादेश। अच्छा नवीन भाई ये वाला तो हो गया। हाँ जी। जो नो वाले थे उन्होंने बोल दिया, अब यस वालों को भी मौका दिया जाए ना, फिर उसके बाद फिर फाइनल कंक्लूसिव डिस्कशन फिर ही होगा ना, दोनों पक्ष आ जाएंगे। एक चीज मैं और बोल दूं, संदीप सिंह है चैट में, उनका भी है कि नो। ठीक है, गो हेड। तो अब 3 नो हो गए, चलो ठीक है जी। अब वीपी दादा आप सब, या पीके यू गो हेड, यू कंडक्ट नाउ। पहले वीबी दादा को बोलने दो। चलिए दादा बोलिए, आप म्यूट है। मेरे से आइडिया उधार लेना है क्या? है, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। देखो, अभी मैंने इस सवाल को इसीलिए उठाया था बिकॉज सिंस मॉर्निंग वी आर डिस्कसिंग दैट बाल्कन, मतलब क्या था वो प्लान ऑफ बाल्कन, इंडिया को बाल्कन करने के लिए माउंटबेटन ने जो प्लान बनाया था। नाउ दैट वाज, अभी जो प्रदीप ने बोला, दैट वाज ओनली टू वीकेन इंडिया। एक तरफ को एक आर्म बना दो, दूसरी तरफ को दूसरी आर्म बना दो, बीच में इनको कर दो, आपस में झगड़ा करवा दो। हाँ, अभी ये है कि उसी चक्कर में ये बोल रहा हूँ कि balkanization of Pakistan is important in the sense they are already suffering from internal strife. बलूचिस्तान जो आर्मी है, लिबरेशन आर्मी है, वो रोज कुछ ना कुछ आर्मी वालों को मारती रहती है। सिंध वाले अलग से इधर से उधर गड़बड़ कर रहे हो, उधर से जो कौन है भाई, जो पठान लोग हैं जो उधर से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर पंजाबी राज करें। और जहां तक पंजाब का प्रॉब्लम है, यही है जो मैं समझ रहा हूं कि जो बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में जो प्रॉब्लम हो रही थी कि दीज पंजाबी पीपल वर इम्पोजिंग देयर विम्स एंड फैंसी ऑन बांग्लादेशीज इंक्लूडिंग द लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज वो कर रहे थे, एंड दैट वाज द मेन कॉज कि बांग्लादेश जो है अलग हो गया। अब अगर आज की डेट में जो उसकी सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, कि वो हमेशा कटोरा लेके कभी सऊदीया जाता है, कभी चाइना जाता है, कभी कहीं जाता है, कोई हमको दे दे जिससे कि हम सरवाइव कर जाए। तो मेरा अपना सोचना ये है कि द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज डिफीटेड, दे कैन नॉट सस्टेन। अब ये है कि अगर उसका एडवांटेज लेकर के सिंध अलग हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ से जो पब्लिक माइग्रेशन करके जो पाकिस्तान में गई है, जिनको मुजाहिर बोलते हैं, और जो वहाँ के लोकल हैं, उनके बीच में जो एक सोशल रिफ्ट है, जिसको यहाँ वालों को समझते हैं कि ये लोग तो भगोड़े हैं, यहाँ पर आए हैं, ऐसा है वैसा है, और हम लोग यहाँ पर सामंतवादी हैं, एक वो है। तो अगर सिंध अलग हो जाता है, पाकिस्तान पंजाब अकेले में अगर अपने आप को पाकिस्तान समझता है, तो होगा क्या कि उनके बीच में आपस में जो स्क्वेबल होंगे ना, दैट विल नॉट पर्कुलेट डाउन टू इंडिया। वहां पर कुछ भी गड़बड़ होगी तो इतना ज्यादा तो हमारे पास में, मतलब अगर इतना वहां पे हम एक्चुअली बाल्कनाइजेशन इज बीइंग इंजीनियर्ड बाय इंडिया ओनली, और ये हमारे एनएसए का लॉन्ग टर्म प्लान है, उनका सपना है। मैं उसी प्लान को डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हमारी तरफ आएगी तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और राजस्थान गुजरात बॉर्डर तक हमारी फौजें स्ट्रांग है। वी विल नॉट अलाउ अ सिंगल रिफ्यूजी फ्रॉम देयर। कि तुम्हारे को वहीं पे रहना है, तुम अपने आपस में लड़ाई कर रहे हो कि सिंध को अलग बना दो, पंजाब को अलग बना दो, बलूचिस्तान को अलग बना दो। तो पंजाब एज ए सिंगल स्टेट, जहां से कि मेजर जो टेररिस्ट निकल के बाहर जा रहा है और वो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, वो कम हो जाएगा। अब 4 स्टेट जब ये बन जाएंगे तो इनका एक अलग से एक एंटिटी होगा। दे विल आल्सो सीक फॉर सर्वाइवल कि हाँ भाई ठीक है, हमारे को कहाँ से क्या मिलना चाहिए, हम किस तरीके से एज ए कंट्री सर्वाइव करें, एज ए स्टेट सर्वाइव करें। तो कुछ दिन तक, यानी 40-50 साल तक उनको, हमारा इरादा ये है ऐसे बैकलाइजेशन करके इनको 40-50 या 100 साल पीछे धकेल दो कि वो सांस ही ना ले सके। अभी जो हमारी ये, जैसे अभी दादा ने बताया कि बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कि बांग्लादेश में इतने दिन से गड़बड़ चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, वहां का जो, अभी मैं फंडामेंटलिज्म के लिए तरफ नहीं जा रहा हूँ। जब मैंने फिर से बोला, आदमी मंदिर तभी जाता है जब उसका पेट भरा होता है। जिहादी चाहे वो कसाब क्यों ना हो, जब तक उसको ISI उसके बाप को, उसकी माँ को या उसकी फैमिली को
कुछ पैसा नहीं दे देती तब तक वो कराची से निकलने को तैयार नहीं होता है। तो जब ये चारों स्टेट अलग अलग हो जाएंगी तो इनके पास में कितना पैसा रहेगा जिहाद फैलाने के लिए, और क्या कर लेंगे ये लोग आगे पीछे। मेरा क्या कहना था, इकोनॉमिकली इनको वीक कर दो, और इनका जो लैंड है का जो इनका जो सपना था ना कि हम गजवाए हिंद करेंगे, वो गजवाए हिंद के चक्कर में ही अपने आप ही गजवाए पाकिस्तान करते रहेंगे फिर। ये मेरा कहना था, उस तरीके से मैं सोच रहा था। दादा एक चीज मैं और ऐड कर दूं, इंडिया ने यूएन के रिफ्यूजीज जो वो क्या था रेजोल्यूशन था उसको साइन नहीं किया है कि हम रिफ्यूजीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंडिया ने पहले ही डिनाई कर रखा है। और दूसरी चीज इंडिया की जो इस समय माइंडसेट है लोगों का, वो बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। भले बॉर्डर उस पार तुम लोग अपना कैंप बनाओ रहो, वैसे भी हम साला 1.5-2 साल का अपना अनाज उगा के स्टॉक में रखते हैं अपने लिए खुद के लिए, तो चलो ठीक है 20-22 करोड़ पॉपुलेशन है, 3-4 महीने का अपना दे देंगे, खाओ जियो तुम लोग, लड़ो आपस में, क्यों घुसे हैं। जी, अब मैं बात करता हूँ। जो दादा ने बोला काफ़ी स्ट्रैटेजिकली ही बोला है। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा, ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि उनसे वो आइडिया ऑफ गजवा छीन नहीं जाता है। ठीक है, इकोनॉमी की फिनेंशियली जो है अनस्टेबल रहेंगे, आइडिया दबा रहेगा, बस छीनेगा नहीं। छीनने के लिए वहाँ की लोकल सिविलाइजेशन में, यानी वो जो उस लैंड की रियल सिविलाइजेशन रही है, जब तक उस सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ को वो नहीं उठाएंगे तब तक हमारा ये प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा, ये दबा रहेगा फिनेंशियली जब तक वीक हैं। तो इनको सिविलाइजेशन पे आना पड़ेगा। तो अब ये बाल्कनाइजेशन के बाद इनको धीरे धीरे इंजेक्ट करा जाए कि भाई अब अपनी लोकल सिविलाइजेशन से जुड़ो, ये आपके ऊपर इम्पोर्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेड सिविलाइजेशन, ना कि आपकी उस लोकल लैंड की। जब ये इस स्टेज पे पहुंचेंगे तब जाके आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। पीकेजी मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% है, मात्र 60%। तो जो वहाँ का एक जो एलिट क्लास है उन लोगों को समझ में आ गई कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। जो आप अगर थोड़ा रिएक्शन वीडियो जो पाकिस्तान वगैरह के देखते हैं तो वो लोग ऐसी उनकी बातों से मालूम चलता है कि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है। जैसे वो कहते हैं कि किसी से बात करें, पहले भी तो हम हिंदू ही थे ना, तो जो बात कर रहा था वो भी सोचने लगा हाँ शायद हम भी हिंदू ही थे। तो जब हाँ, इस तरह इसीलिए के मैं कह रहा हूँ कि जब ये रियलाइजेशन जो है बहुत सीवियर हो जाए और मासेस में फैल जाए, तब एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये आपका हमेशा के लिए जिहाद का कॉन्सेप्ट उस जगह से खत्म हो जाएगा। आइडिया ही छीन लो, जो आइडिया ड्राइव करता ना इनको जिहाद के लिए, वो आइडिया ही छीन लो, तब आप सॉल्व कर पाओगे। और वो आइडिया छीनने का मतलब यही है कि जो उनकी ओरिजिनल सिविलाइजेशन है वो उनको रियलाइज हो जाए, और बहुत सीवियरली रियलाइज हो, माइल्ड रियलाइजेशन नहीं हो। माइल्ड टू मॉडरेट रियलाइजेशन काम नहीं करेगा, एग्जैक्ट उनको सीवियर रियलाइजेशन हो कि हाँ ये है हमारी रूट्स। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बगल में ये अफगानिस्तान है, इसका क्या होगा फिर? इतना लंबा कर रहे हो यार, अफगानिस्तान अब आगे चलो। एक एक्सपेरिमेंट कर लो, उसको इम्प्लीमेंट कर देना बाद में, पहले एक्सपेरिमेंट तो कर लो। अगर पाकिस्तान फॉल हो गया और वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से रिलेट कर पाया, तो जितने हैं बांग्लादेश और आपके क्या कहते हैं अफगानिस्तान, ये अपने आप मूव कर जाएंगे। रिपल इफेक्ट। जी जी जी, वो क्या कहते हैं डोमिनो इफेक्ट की तरीके। यहाँ तक कि सऊदीया अब जान गया वो अपने आप को किस तरह से लाइटली बिल्कुल अलग करते जा रहे हैं इस्लाम से। मैंने अभी एक वो देखा था वीडियो, वो किसकी कब्र थी, वो खदीजा की किसकी, वहां पे जाके वो टॉयलेट बनवा दिया तोड़वा उड़वा के। मैंने कहा टॉयलेट भाई, मतलब अगर इस्लामिक तरीके से सोचोगे तो ये तो कुफ्र है, ये मतलब काफिर इस तरह की हरकतें कर सकता है, और जबकि एमबीएस ने किया है वहां के। नहीं, इसमें कई वो चीजें अभी मदद करेंगी, क्योंकि बहुत सारा एक्सकेवेशन हो रहा है, बहुत सारा मटेरियल निकल रहा है। जी जी जी, तो वो ऐसा अभी नहीं है कि रिलीज भी ये नहीं जो कर है रहे हैं जयपाठी पीकेजी। साहब, योर इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड प्लीज। मेरे से पूछा आपने?
अरे जय नहीं, भारती जय साहब दादा को बोल साहब। रहा हूँ कि वो पूरा जय पूरा भारती जी, आगे ओके। को खत्म करे ना। वो प्रदीप और अवगढ़ आपस में बात कर रहे हैं, समस्या ये हो रही है, तेजवीर का नंबर ही नहीं आया। अब हाँ ये चलो, प्रदीप अब इतना पैशनेट है, अब ये बातें उधर ले आता है, यंग लड़का है। अब मैं क्या करूं, इसको कहा कि प्रदीप स्टे ऑन कोर्स। लेकिन एक बात बता, मैं बताऊं, ये मेरा सजेशन है, चैनल आपका है। आप जितने भी प्रोग्राम करोगे उसके बाद हमें एक पोलिंग करनी चाहिए कि संगत की राय क्या है, और उसके बाद छोड़ देना चाहिए। जस्ट एन आइडिया, चैनल आपका, यू ये डिसाइड। तो बिना टॉपिक का हमने सर्वे करवा दिया ना, ये टॉपिक थोड़े रहता। हम तो पार्टीशन, नहीं हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर 47 में हमारा देश टुकड़े टुकड़े करके और 70 साल से हम लोग भुगत रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी 70 साल भुगताओ ना, पार्टीशन करवा करके, उनके 4 टुकड़े करके। नहीं तो दादा, ये डिस्कशन तो रेलेवेंट है ना, चाहे हमने पोलिंग भी करवाई। अब ये यंग जनरेशन है, ये क्या सोचती है भाई? मैंने बताया कि बांग्लादेश क्राइसिस 6 साल की उम्र में मैंने देखा, कितनी लाइनों में। जो आप सोचने को मजबूर करेंगे, ये सोचेंगे जैसा आप खाना खिलाओगे, इनकी सोच वैसे ही बनेगी। सीधी बात तो ये है, इनकी कोई सोच अलग नहीं होती है। नहीं दादा, आपने जो है एक लेवल आगे बढ़ के बताया, ठीक है। हमने बस एक लेवल और आगे बढ़ के बोल दिए वो बात, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए दादा, टॉपिक से। मैं इसलिए देखो, मैं आपसे 3-4 साल छोटा हूँ, एम दादा भी, और भी हम उस स्टेज पे आ गए हैं। वी हैव सीन समथिंग। अगर ये सिचुएशन हुई आगे, दिस इज व्हाट वी आर शेयरिंग कि भाई हमने जब छोटे थे हमने ऐसा देखा है। आप सोच लो, डिबेट करो कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि हाँ नहीं कर दो, तोड़ दो, मार दो, फोड़ दो। अरे भैया जरा एनालाइज कर लो बिफोर दैट्स इट। ठीक है, सर मैं आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपका पेट भरा ना हो तो आपका मन करेगा मस्जिद और मंदिर जाने का या गिरजाघर जाने का? हमारे तो ये अवगढ़ सिंह जी हैं, ज्ञानी आदमी जो। और जी आप बता देना, भूखे पेट ना भजन गोपाला, उसके आगे क्या होती है? तो बात वही है। हाँ जी, नहीं दादा, विजय दादा, पता क्या है, जो पाकिस्तान के जो मदरसे है ना, बच्चे वो पढ़ने इसीलिए जाते हैं, वहाँ खाना मिलता है और वहाँ पे इन्हें बोर्डिंग शेल्टर सब कुछ मिलता है, और गरीब भी लोग बच्चों को मदरसे इसीलिए भेजते हैं। और ये मदरसे चलते कहाँ से हैं? ये उनके वही सऊदी मनी से चलते हैं। बाजवा साहब, मैं वही बोल रहा हूँ कि 2016 के बाद में जब से हमारे यहाँ पर नोटबंदी चालू हुई है, तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बंटाढार होना शुरू हो गया है। राइट, उसके हाँ बाद जी। में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसके चक्कर में उनको कर्जा वर्जा लेना भी बंद कर दिया है। अब ये है कि अगर धीरे धीरे जो उनको बाहर से फॉरेन फंडिंग होती है, अगर वो बंद कर देंगे तो कितने मदरसे चलाएंगे नालायक लोग? नहीं चला सकते, बिल्कुल ठीक है आपने। और नहीं, अरब कंट्रीज ने तो काफी कुछ फंडिंग बंद भी कर दी है ये वहाबी विचारधारा के लिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो फाउंटेन हेड है, जो अभी अभी बात कर रहे थे, फंडामेंटलिज्म नहीं जाता है। जहां से फंडामेंटलिज्म शुरू होता था, काबा और क्या जो है वो मक्का मदीना, वहां पर वो सारे के सारे बोल रहा है कि हदीसें पढ़ोगे तो मैंने वो जेल में डाल दूंगा। नमाज अगर ये क्या बोलते हैं, रमजान के टाइम में अगर लाउड स्पीकर लगाओगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जब वो गड़बड़ कर रहा है तो ये कितना फेनेटिक बन के रहेंगे? हर चीज के लिए तो इनको सऊदिया को देखना होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इनको वीक कर दोगे तो इनको कौन सा कंट्री सपोर्ट करेगा कि हाँ तुम जाके जिहाद फैलाओ? मेरा कहने का मतलब यह है, बल्कनाइजेशन टू एंड जिहाद, वो मेरा प्रपोजल था। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, जो जितनी भी जिहादी मेंटालिटी है ना, वो पंजाबी लोगों के बीच में या पठान के बीच में है, ठीक है। तो सिंधी के लोग और बलोच के लोग तो वैसे भी पीसफुल है। और संदीप, आपको मालूम है, आप तो यहाँ बैठे हो, वर्ल्ड में कितने मुस्लिम कंट्री है? 57 है। उधर की तरफ मोरक्को के साइड में और यमन साइड में दुनिया भर के, वहां से कितने जिहादी जाते हैं जाकर के फ्रांस में और इटली में और अमेरिका में पटने के लिए? बहुत कम जाते हैं, इनकी तरह नहीं है। फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनको वीक कर दोगे कि ये तो क्या बोलते हैं, गधे पे चलना भी भूल जाएंगे, वो तो हवाई जहाज पे चढ़ना तो दूर की बात है। जी और फंडामेंटलिज्म कभी आता, मैं बता दूं, अगर जियाउल हक साला नहीं आता था वहां पर, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि वहां पर कोई जिहादी पैदा होता ही नहीं था। जियाउल हक आया, रशिया की फोर्सेस घुसी अफगानिस्तान में और इसको दबा के पैसा मिलना शुरू हुआ और उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया जिहाद के लिए। राइट। जिहाद भी पैसे से शुरू होता है, पैसा ही पीछे पीछे होता है। अरे मैं बोलता हूँ ना, मेरे गांव के बगल में मुसलमानों का पूरा गांव है। हमारी जो ग्राम सभा है वो मुसलमानों की है। वहां का मुसलमान
बेचारा आकर के हमारे खेतों में हल चलाता है, उसको नहीं मालूम कि कब नमाज पढ़ी जाती है। वो बोलता है ठीक है लाला घर से खाना लेके आ जाओ, आपका खाना दे दो, खाना खाए का है, ये बोलता है वो। जी जी ये बिल्कुल जो सही गए कहा हैं आपने। सऊदीया कमाने के लिए और यूएई कमाने के लिए और क्या क्या बोलते हैं उसको, ये दोहा एंड ऑल, कतार, दुबई। ये वहां से आए हैं, वहां से मैसेजों में फ्राइडे को भाषण सुन करके जब गांव में आए हैं तो उन्होंने बकवास की है वहां पे आकर। नहीं तो किसी को कुरान का क्यों नहीं मालूम था कि क्यों क्या होता है। और दादा एक चीज और मैं बता दूं, आज भी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इतना इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप डिस्कस भी कर देंगे कि मोहम्मद साहब ऐसे थे वैसे थे, तो वो लोग लाइटली एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इस तरह वो करके वो नहीं मानते, क्योंकि उनको इतना फंडामेंटली इनका कुरान का मालूम ही नहीं होता क्या है। और दादा दूसरी चीज एक, हाँ ये तो खैर ये जो कह रहे हैं कि गांव में नहीं मालूम होता है वो सही है। दूसरी चीज आपने जिया उल हक का बोला कि वो नहीं आता, तो ये जो है फंडामेंटलिज्म नहीं आता, ठीक है, लेकिन अगर तबलीगी जमात नहीं आता तो भी तो ये नहीं, इस चीज तक पहुंचते ही नहीं। फिर ये जब 1920s में तबलीगी जमात आई, ठीक है, वो बेसिकली यही था कि वो हिंदू तरीके से जी रहे थे सारे, तो उनको मुस्लिम अरे बनाने के यार लिए ही ये जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश राज कर रहे थे उन्होंने कितना हमारे यहाँ पे गंदगी फैलाई है, सोसाइटी को कितना डिवाइड कर दिया, उसके बारे में हमारा कंट्रोल ही नहीं था ना। हम तो अभी की बात करते हैं। जी 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 तेजवीर जी नहीं, को भी समय वही दे मैंने बोलने एक के लिए, वो तो सुन ही रहे हैं उतनी देर से। चल बोलिए तेजवीर जी। 3 hours 32 minutes. We are going to close now because अभी हमको कल फिर से बांग्लादेश के बारे में बात करनी है, रेड लाइन के बारे में बात करनी है, और जो भी देखना है उधर आगे देखेंगे। उधर की तरफ को है अपना चिटगांव है, फिर मालदा है, खुलना है, करीमगंज है। असम को क्यों नहीं अलग किया, मतलब इंडिया के साथ में क्यों रखा, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जी दादा एक चीज मैं कह दूं दादा कि तबलीगी जमात बहुत सारे कंट्रीज में बैन है, स्पेशली सऊदी ने तो बोल दिया कि तबलीगी जमात का कोई भी यहाँ पे इंटर नहीं करना चाहिए। और वह यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल के रखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पढ़ा हुआ इमाम और मौलवी भी नहीं इंटर होना चाहिए हमारे कंट्री। हमारे यहाँ बैन कराइए ना। अरे क्या अपने यहाँ बैन होने में अभी समय लगेगा एम साहब। बस दूसरा ही करेगा, हम लोग बैठे रहेंगे। डोभाल साहब का तबलीगी जमात से बहुत अच्छा संबंध है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ, समझने वालों की सारा काफी है। बस समझ लिया, ठीक है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे ना रिफ्यूजी आएंगे इंडिया में, तो देखिए जो पाकिस्तान का जो कॉम्पोजिशन है ना वो है कि जो सिंध है ना, जो जितने भी इंडिया से मुसलमान गए थे उन्होंने सिंध पे उनको इस्टेब्लिश कर दिया। तो जो कराची शहर है वो इक्वली डिवाइडेड है, सिंधियों में, जो इंडिया से गए मुहाजिर मुसलमानों में और पठानों में, और वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि गुजरात और राजस्थान में रिफ्यूजी आने के, वहाँ से लोग जो इंडिया से गए हुए हैं वो वापस आने के ज़्यादा उनके चांसेस हैं। इधर से नॉर्थ में तो पंजाब तो टोटली लैंडलॉक हो जाएगा ना, इनका तो इकोनॉमी चलेगी ही नहीं। एक लैंडलॉक कंट्री जिसकी 10-12 करोड़ पॉपुलेशन है, वो क्या चलेगा, सोचो। पंजाब को ही तो बर्बाद करना है सर, इंडिया को और क्या करना है, बस राइट। तो हाँ सबकी दोस्ती है हमारे। अच्छा, बाल्कनाइजेशन पे 2 जनों के कमेंट रह गए हैं, तेजवीर भाई और हिरोनमय भाई के, इनके भी कमेंट ले लिए जाए तो ये जो जय जी का जो है, जय दादा का वो है पोल, वो पूरा हो जाएगा। चलो तेजवीर भाई पहले आप बोल लो, फिर हिरोनमय भाई आप बोल देना, ठीक है जी। देखिए अपना इन पे सख्ती बरतनी पड़ेगी, जैसे कि अपना मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इस पे अगर देना भी है तो पूरा कंट्रोल रहेगा। और बाकी चीजें जैसे अपना इसमें बाउंड्री खिंच जाएगी एक अपनी, पाकिस्तान वाले आ नहीं सकेंगे, तो ये अपना ट्रेवल ना कर पाए दूसरे देशों में, जैसे अपना हवाई ट्रेवल। तो इनको बिठाल के रखो और इन पे एनालाइज करो भैया अब क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद ही अपना धीरे धीरे जब इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए तो फिर अपना आगे मिलाने की कोशिश की जाए। जो भी बाउंड्री बीच में बनाई गई है उसको हटाया जा सकता है। जी। हिरोनमय भाई आपका मेरा कहना है हमें सिंध और बलूचिस्तान को भारत के साथ मर्ज कर देना चाहिए, सिंध और बलूचिस्तान को।
क्योंकि बलूचिस्तान के लिए उनके तो मर्ज करने से बहुत मतलब वो एक स्ट्रेटेजिकली वो ट्रेडिंग एरिया है, तो अगर वो एरिया रहेगा, वहाँ पे एक बढ़िया सा पोर्ट है, मोहम्मद बिन कसीम पोर्ट, तो उस पोर्ट को अगर हमें यूटिलाइज करना चाहिए कि वो हमारे क्या कहते हैं, हमारे इकोनॉमिक बूम के लिए बहुत आवश्यकता है उसकी। हिरणमय डेमोग्राफी चेंज कर देगा वो, अगर मर्जर हुआ तो। हिरणमय भाई डेमोग्राफी चेंज कर देगा वो। हाँ। जो सिंध की पॉपुलेशन है मुस्लिम की और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन दोनों मिल यहाँ पर मेजॉरिटी में आ जाएंगे, और फिर 1857 के पहले अनाज आ जाएगा यहाँ पर। मर्जर नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मर्जर नहीं हिरणमय चाहिए। भाई घर वापसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मर्जन में। मर जाओ, उनको- भूखे मर जाओ, हाँ जी। शरीर में कंकाल ही बचे ना तो ना। भूटान की तरह ना उनको आर्मी एयरफोर्स डिफेंस नहीं अलाउड होनी चाहिए। डिफेंस के अलावा फॉरेन अफेयर्स भी इंडिया से बिना नहीं होने चाहिए। तो उनका जितना भी, जैसे भूटान की आर्मी इंडिया के अंडर है, इस तरह का कुछ होना चाहिए, पर मर्जर नहीं होना चाहिए। संदीप जी, डेमोक्रेसी का ये मैं पंगा कह रहा है। था मर्जर होना चाहिए एज ए यूनियन टेरिटरी। उनका मतलब कोई फायदा नहीं होगा उससे। कोई हिरणमय फायदा भाई, नहीं भाई। थोड़ा सा डेमोक्रेटिक ऊपर सिस्टम का में लेवल क्या बिना होता घर है? वापसी बिना घर वापसी के कोई भी मर्जर नहीं होना चाहिए। वो भी उनका पार्लियामेंट में एमपी नहीं चाहिए। एक मिनट, तो कह रहे घर वापसी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा 100% घर वापसी इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। 100% घर वापसी पॉसिबल है। सबसे अच्छा है कि वो अपना रहें अपने तरह, कोई मदद घर चाहिए भाई वापसी देते रहेंगे। पॉसिबल ही नहीं है ऐसे जहाँ पर उन लोगों को डिटेंशन कैंप में डालना एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन घर वापसी नहीं। मुझे सिर्फ एक इलाका दिख रहा है इंडिया के साथ मर्जर होने का, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो इंडिया के साथ मर्जर हो सकता है। उसके अलावा बाकी सब टोटली या तो प्रोटेक्टेड बन के रहे, उनको कोई आर्मी आर्म फोर्स नहीं होना चाहिए, और उनके एक भी एमपी एमएलए इंडियन पार्लियामेंट में नहीं अलाउड होना चाहिए। बाजवा जी, एक और मर्जर हो सकता है इलाका, जो अपना ये थार का इलाका नहीं है जहाँ उमरकोट वगैरह है पाकिस्तान का, सिंध हाँ, का। ये उमरकोट हिंदू में मेजोरिटी बदमाश में है बैठा ये। ना हिंदू। उमरकोट में बदमाश हिंदू जो अपने आप को राजपूत कहता है और बोलता है कि जयपुर राज परिवार के साथ मेरा संबंध है, ये वो है। क्या नाम भूल रहा हूँ मैं। हाँ, उसके अच्छा, मुझे पूर्वज लालच के चक्कर में वहीं पे रुक गए थे कि हाँ, हमारी मैं एक प्रॉपर्टीज क्वेश्चन हमसे नहीं छीनी जाएंगी। ये मैं एक वाला क्वेश्चन एरिया पूछ हम रहा हूँ। मर्ज कर सकते हैं अपने कंट्री में। अरे वो कोई नहीं है, ये जो भुट्टो है ना, भुट्टो, ये भी भारतीय राजपूत ही है शायद। हाँ, भाटी अच्छा, राजपूत। हाँ, मैं एक भाटी क्वेश्चन हाँ, पूछ रहा हूँ। इनकी और इनकी बातें सुन लीजिए। तो वहां जाके अब सब एक बार इंफेक्शन हो गया है, वो इरिवर्सिबल है। तो जनरेशन लगेगी, 70 साल हो गए, नेक्स्ट 70 साल तक उनको ऐसे सेपरेट रखना है, लेकिन अंडर कमांड रखना है, तब जाके ठीक हो पाएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो है कुछ 2-4-5 साल में हो जाएगा, या 2-4 साल 5 साल का प्रोसेस है? नहीं, मेरे हिसाब से ये शायद 2-3-4 जनरेशन का काम है, क्योंकि जनरेशन जब चेंज होगी तभी कुछ टोन डाउन होगा, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हाँ जी ये 2-4-5 साल में कर ले, फिर तो हम एक और कयास खड़ा कर देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की ये एक वीकनेस है कि नंबर्स जहाँ शिफ्ट होंगे खेल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैं हिरोनमे की बात का जवाब देना चाहता हूँ। हिरोनमे, तुमने कहा ना बलूचिस्तान का मर्जर, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यूएस का। हमारी एक टेरिटरी है पोर्ट रिको, एक आइलैंड है, ये फ्रेंच के पास था, तो 1917 में ट्रीटी हुई और वो यूएस की टेरिटरी बन गई, स्टेट नहीं है। लेकिन वहाँ के सिटीजन जो हैं वो यूएस पासपोर्ट ले सकते हैं, वो इधर आ जाते हैं रहने के लिए। अच्छा, उसमें कॉमन फैक्टर पता क्या है? रिलीजन। अच्छा, दे आर क्रिश्चियंस, चाहे आइलैंड पे कुछ ना हो। आप समझे? अगर मैं समझ रहा बलूचिस्तान, हाँ हूँ, मैं समझ आपकी बात सुन रहा हूँ सर। हाँ, अगर आप टेरिटरी पे बना दो ना बलूचिस्तान को हमारी, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब आप उनको रोकोगे कैसे यहाँ आने पे? भारती जी, बलूचिस्तान नहीं सर, इतना मैं हमारे ये लिए बोल रहा था प्रॉब्लम कि नहीं है, बलूचिस्तान क्योंकि 1-1.5 करोड़ वहाँ पे जो पॉपुलेशन है मुसलमान बस। है, वो लोग केवल नाम के वास्ते मुसलमान है, वो मतलब वो आप रेडिकलाइज कैसे नहीं है। जानते? आप गए हैं वहाँ? आप तो गए नहीं है ना, आप वहाँ गए हैं क्या? हिरोनमे भाई, मैं गए नहीं हूँ, परंतु मेरे को हाँ, तो मतलब बाहर फेसबुक पे मेरे कुछ बोलना मित्र है। इतना आसान नहीं है। आपको आप पहले वहाँ जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद
तुम तो हिरोनमय बंगाल में भाई हो, देखिए, छोटे हो। बांग्लादेश का एग्जांपल, मेरे साथ हाँ। नॉर्थ डकोटा में एक लड़का काम करता था, ही बस उसका एक्सीडेंट हो गया था, व्हील चेयर, बंगाली, सॉरी बांग्लादेशी, ठीक है, मेरी उम्र का ही था, सैड, उसका एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में, व्हील चेयर पे था। लंच रूम में हम खाना खा रहे थे, पता क्या बोलता है, वी फ्रीड आवर सेल्फ, और उसके चेहरे पे एक ऐसी वो स्माइल थी, मैं वो टांगे पे खड़ा होता, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता। डेविलिश स्माइल। डेविलिश, वो व्हील चेयर पे था, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं कि हमारे जो इंडियन मैं तो सोल्जर्स बता मरे रहा हूँ हैं सर, वो गिव अप द लाइफ, और वो लोग का पट्टा कहता है मेरे को वहाँ लंच रूम में कि वी हमने वी सॉरी अबाउट माय फाउल लैंग्वेज कि वी नहीं फ्रीड नहीं आवर सेल्फ। क्या मैं कहा तू व्हील चेयर पे है, मैं तेरे से क्या बात करूँ, खाना वाना खाया जय हमने, दादा, फिर आगे जय हो गया दादा, भाई। एक और इंसिडेंट इसमें मैं जोड़ता हूँ, और मैं बांग्लादेश का भी नहीं जोड़ूंगा, मैं इंडिया का ही जोड़ूंगा। ठीक है, कश्मीर का बोलिए। बंदा दिल्ली में काम कर रहा, दिल्ली में काम करके ये बोल रहा है कि वी आर यूनाइटेड नेशन, वी आर अ यूनाइटेड नेशन, मतलब हम एक अलग देश हैं। मैं उससे कह रहा हूँ भी कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है, तो कह रहा नो, वी आर अ यूनाइटेड नेशन। अरे मैंने कहा बताओ, इंडियन इसका टू इसका जी, क्या मतलब, वो यूनाइटेड नेशन? मतलब यूनाइटेड स्टेट नेशन से मतलब जुड़ा हम हुआ एक एक अलग यूनियन कंट्री है। हैं। मतलब कि अगर आप कहीं दिल्ली में काम करते रहे हो और आपके साथ कोई भी कश्मीरी काम करता रहा हो, वो अभी भी ये कहेगा कि आप कहाँ से हो, तो आप कहेगा ना कि भाई मैं यहाँ इंडिया से हूँ या यहाँ से हूँ। नहीं, हम लोग तो भाई कश्मीरी हैं, मतलब एक स्पेशल फीलिंग है हम लोगों को। मतलब वो तो कहना ये चाह रहा है कि हम एक अलग नेशन है, बस यूनाइट हुए हैं तुम्हारे साथ, बस इतना ही है। इंडिया टू अच्छा जी, अच्छा, ये मैं बात है। एग्जांपल बताता हूँ। मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में 2015 में, तो हम लोग मेस में थे, तो हमारे कॉलेज में लगभग 10-12 बच्चों का कश्मीरी बच्चों का ग्रुप आया था पढ़ने, मतलब हर साल आता, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट काफ़ी स्कॉलरशिप वगैरह देती थी उस समय, क्योंकि मुलायम जी की सरकार थी, अखिलेश की, तो अभी भी शायद हो, अभी मालूम नहीं मुझे, पर उस समय था। तो आए थे लगभग 15-15 बच्चे थे, तो हम लोग मेस में थे, और आ रहा था T20 मैच, पाकिस्तान से मैच था। तो हम लोग उस समय 4-5-6 लोग थे, और वो लोग मतलब 10-15 पूरा उनका ग्रुप था। तो इंडिया, तो वो पाकिस्तान से मैच हो रहा था, तो मार रहे थे, मतलब पाकिस्तान वाले इंडिया को धो रहे थे। उस समय अफरीदी खेल रहा था, तो बाहर खुशी हो रहे थे वो खूब, ये वो। तो हमारे साथ एक मनोज पांडे करके लड़का था, तो वो गया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा क्यों भाई तुम लोग का इतना मचल रहे हो, उछल रहे हो, ये तो उससे होने लगी बहस। तो उसने बुलाया सीनियर को, और वहीं पे इतनी पिटाई की कि सबके सुझा दिए गाल। और फिर डीन के पास गया मैटर, वहाँ पे गए तो सारी बात हुई कि सर सर ये ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, ये लोग बताइए स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और बाप मान रहे हैं पाकिस्तान को। तो उसने भी कहा कि मैटर शांत करवा दिया, पुलिस वुलिस का क्या हो, फालतू में कॉलेज का बदनामी होती है। तो यही हम लोग पाए कि साले इन लोगों के अंदर अभी भी लगता है कि हमारे असली बाप वहीं बैठे हैं। चलो भाई हम लोग बंद करते हैं अब, 43 हो गया, 343। बस एक मिनट मैं कह दूंगा कि ये अभी कोई कह रहा था कि 3-4 जनरेशन लगेंगी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वो अपनी आर्मी एयरफोर्स को अभी भी सस्टेन कर रहा है। अभी वो ढूंढ रहे हैं उन्हें F-16 जहाज मिल जाए, जहाँ उनके लोग आटे के लिए लाइन पे लगे रहे। तो 10 साल लगता है मैक्सिमम, 10 ईयर्स, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद जी। नहीं दादा, संदीप दादा, ऐसा है, खत्म तो हो जाएगा, ठीक है, 10-20 साल में आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लैंड मास की बात करें, पाकिस्तान क्या है, एक लैंड मास का नाम है, या वहाँ रहने वाले सारे लोग हैं उनको आप पाकिस्तान मान रहे हैं? अगर आप सारे लोगों को मिला के पाकिस्तान मान रहे हैं, तो वो लोग थोड़ी खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान टूट जाने पे, नाम चेंज हो जाएगा बस। मैं एक पॉइंट ऐड कर सर दूं, पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, मजबूरी ये बात का में ख्याल रखिएगा। सर मजबूरी में हाथ खड़े करना और उसको अपनाना, दोनों में अंतर होता है सर। अभी पाकिस्तान वाले जो इंडिया हम इंडिया से हमें दोस्ती करनी चाहिए, नहीं, जब पेट में हम रोटी उनको, नहीं जा रही है तो मैं ये ये भाषा कहना है। चाह रहा था, और अभी रोटी चली जाए तो अभी हमें जो है फतेह करना है, दिल्ली में झंडा गाड़ना है, और गाय की मांस खानी है, यही सब बातें शुरू हो जाती है। सर दादा, अगर एंड कर रहे हो तो वीपी सर से एक चीज पूछी थी। आपको एंड करना तो आप हम लोग को बैक स्टेज कर दीजिए ना।
हाँ दादा, एंड करना तो आप एंड कर दीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था ऐसे नहीं हो मैं भी सकता जा रहा कि हूँ दादा, उनको इन बच्चे मर्जिंग के यंग साथ जनरेशन को उनको करने दो वोटिंग बात। राइट ना दिया जाए। बैक स्टेज कर दीजिए, फिर हम लोग बारी बारी से निकल जाएंगे। चलो हम कल इस टॉपिक को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे और हाँ जी, सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार। अभी भी दादा, सर आप वंदे मातरम।